Government of India in which minority concentration is there, whether a direction or a guideline will be provided so as to give priority to start or commence the Kendriya Vidyalaya and Navodaya Vidyalaya. Thank you very much, sir. सर, संप्रदाय के आधार पर कोई प्रेफरेंस नहीं। मेरा दो लाइन का सवाल है। जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो एलिजिबल है, उसको जो है वो तरक्की की धारा में शामिल होना चाहिए, ये हमारा संकल्प है। आप जो है वो सांप्रदाय का जो है वो झुंझुना बहुत दिनों में आपने दिखाया, किया कुछ नहीं। हमने बिना इस तरह के पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन के, राजनीतिक शोषण के बगैर भी हमने उनका सशक्तिकरण किया है। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। मोहम्मद जावेद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। गौरव दा सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर मैं किशनगंज से आता हूं, जहां लगभग 68%। हाँ, तो मैंने आपको प्रश्न पूछने के लिए जी सर एक मिनट दिया जाए सर। वहां पे सर एएमयू को, जिसके लिए आपने भी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा को रिक्वेस्ट किया था सर, हमारे रिक्वेस्ट के बाद माननीय मंत्री जी ने 2 जगह बॉयज और गर्ल हॉस्टल के लिए 50-51 करोड़ रुपया दिया, लेकिन किशनगंज में नहीं दिया सर। मेरा आपके माध्यम से ये मंत्री जी से जानकारी चाहिए, ये कब तक मिलेगा। और दूसरी बात ये है सर कि हमारी बहन महुआ जी ने 2 दिन कबल यहाँ कहा था कि 10,000 या 12,000 करोड़ का जो एयरपोर्ट का मिनिस्ट्री है, इसको बंद करना चाहिए। तो मेरा रिक्वेस्ट होगा इस सरकार से कि माइनॉरिटी जिसकी बजट 5 करोड़ है, जबकि हमारा एनुअल बजट 22 लाख करोड़ से ज्यादा है, तो ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बंद क्यों नहीं कर देते? क्योंकि माइनॉरिटी के बारे में ये कुछ करते नहीं है सर। ये बोलते जरूर हैं, लेकिन माइनॉरिटी के बारे सर, किशनगंज और सीमांचल की दुर्दशा ये है कि हर 2 आदमी 3 आदमी में गरीब है, माइनॉरिटी इलाका है सर। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हमारे यहाँ वो जो फाइनेंस मिलना चाहिए एएमयू सेंटर के लिए, वो लागू कराए, दिलाए और माइनॉरिटी हॉस्टल दिलाए। और एक मिनट सर, एक मिनट ऐसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी सदन में इंटरवीन करना चाहिए। मानो कोई भी योजना होती है, तो कोई भी योजना के अंदर मानो अन्य योजना हुई, पीडीएस हुई, तो बजट में उसको अंतर तो किया नहीं जाता। हिंदू को भी, मुसलमान को भी, सिख को, सबको मिलता है। तो बजट तो ऑल टू ऑल लोगों के काम आता है ना। आप 22 लाख करोड़ बात करो तो उसमें डिप्रेशन थोड़ी कर दिया कि केवल पार्ट एंड पार्सल दिया जा रहा है। अपन यहाँ पर सदन में सभी जाति धर्म के विकास की बात करें, लेकिन कम से कम उस विषय का ध्यान रखें। माननीय मंत्री जी हैं सर, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है वो मोदी जी ने नहीं बनाई है। ये तो आपकी जो है वो विरासत को हम अभी ढो रहे हैं। आपने अच्छा सुझाव दिया इस सदन के पटल पे खड़े होकर के कि माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बंद होनी चाहिए, और मिनिस्ट्री से उसका जो फायदा हो रहा है तो वो आपका अपना सुझाव है, आपको मुबारक हो। जहां तक सवाल है, आपने जो कहा कि जो सेंट्रल स्कूल्स हैं, हमने जो है वो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत केंद्रीय विद्यालय फाउंडेशन और उसके अलावा नवोदय विद्यालय, इनसे हमारा अरेंजमेंट हुआ है। और डिफरेंट प्लेसेस पे जहां पर गैप है, जहां पर जो है वो केंद्रीय विद्यालय स्थापित नहीं है, वहां पर उनकी स्थापना हो सके, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। जहां तक सवाल है, आपने कहा कि 2 चीजें हमने किशनगंज में राज्य सरकार की तरफ से, अपने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आप जरूर वहां के किशनगंज के लिए, क्योंकि अभी पहले तो किशनगंज ही जो है वो उस एमएसडी इसमें पीएमजेबीके के तहत आता था, अब तो संपूर्ण बिहार है। आप अपनी सरकार को भी, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो है वो सोशो इकोनॉमिक एजुकेशनल एम्पावरमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रस्ताव भेजिए, वो होगा। क्वेश्चन नंबर 316 राजश्री मलिक, माननीय मंत्री जी लेकर दें जी, सभापति। क्वेश्चन नंबर 305 रविंद्र कुशावाहा जी, क्वेश्चन नंबर 305
A statement is laid on the table of the House. माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर स्वच्छ वातावरण के लिए प्राकृतिक ईंधन के माध्यम से वाहनों को चलाया जाए और सरकार की जो योजना है कि यह इलेक्ट्रिक वाहन के माध्यम से हम देश में वाहनों को चलाने का आगे बढ़ाएं और जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि गांव गली मोहल्ले हर जगह बड़ी मात्रा में पेट्रोल पंप खोले जा रहे हैं, लेकिन सीएनजी के जो पंप हैं वो महानगरों में हैं। देहाती इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में सीएनजी पंप नहीं लगाए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों में लोग 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन चला रहे हैं और उनको सीएनजी से भराने के लिए बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ती है। तो हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि क्या ग्रामीण इलाके में सीएनजी पंप की स्थापना करने का विचार है क्या? Sir, I would like to inform the honorable member that the process of ensuring that CGD networks and through CGD networks CNG pumps is a process that started in the year 2009 और जब 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी उस समय भारत का केवल 3% एरिया और 9.6% जनसंख्या कवर होती थी। उस समय जीएस थे 31। जो पीएनआरजीबी जो रेगुलेटर है उसके स्थापना से पहले के हैं। अब तक नवंबर 2018 तक 10 राउंड बिडिंग की हो चुकी है और अभी 11th राउंड and 11A round are under progress and are being implemented. This figure has now gone up to 82% of our land area, geographical area, and 98% of our population. So the honorable member's question is been answered by these facts. कि शुरुआत हुई थी 2009 में जब सिर्फ 3% हमारा एरिया और 9.6% हमारी जनसंख्या कवर थी। 11वें राउंड में और 11A के राउंड के कारण 82% और 98% कवरेज हो जाएगी। ये अभी चालू है। जब बिडिंग होती है मिनिमम वर्क प्रोग्राम के तहत ऑफर्स आती हैं, इनका इम्प्लीमेंटेशन टाइम होता है कहीं 5 साल, कहीं 10 साल, पर सरकार की नीति यही है कि आखिर में हर एक इलाके में कुछ ऐसे इलाके हैं टोपोग्राफी के कारण, जैसे नॉर्थ ईस्ट हुआ, वहां तक शायद पाइपलाइन नहीं पहुंच पाएगी आसानी से। हम एक नेशनल ग्रिड के साथ उसको जोड़ेंगे। जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि देश भर में सारे देश को कवर करके, सारी पॉपुलेशन को कवर करके ये सीजीडी नेटवर्क्स और सीएनजी पहुंचवाया जाए डोमेस्टिक यूज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और कहां जहां पे कठिनाई होगी वहां पे हम जो सिलेंडर का सिस्टम है बड़े कैस्केड का, उसके द्वारा करेंगे। सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष जी, पूरे देश में आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम खास करके पूर्वांचल के बारे में, हमारा लोक सभा क्षेत्र बलिया और देवरिया में पड़ता है, मैं जानना चाहता हूं ये देवरिया बलिया के तरफ भी सीएनजी के पंप खोले जाएंगे क्या? धन्यवाद जी। मैं आपको आई कैन से गिव यू अ वेरी सिंपल आंसर टू द ऑनरेबल मेंबर। जी, खोले जाएंगे और दैट इज अ प्रोसेस विच इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इवन एज वी स्पीक। सब जगह तक पहुंचाया जाएगा। होता क्या है अक्सर कि जिसको सीजीडी नेटवर्क्स अलॉट किया जाता है मिनिमम वर्क प्रोग्राम के तहत, वो क्या करते हैं, वो ज्यादातर क्या करते हैं कि जहां पे जनसंख्या की कंसंट्रेशन ज्यादा हो वहां तक पहले ले जाते हैं। जहां पे जनसंख्या डाइवर्सिफाइड और स्प्रेड आउट हो वो बाद में आता है।
और आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है बलिया और देवरिया का, मैं बड़ी खुशी से बता रहा हूं कि ये 11वें राउंड में दोनों कवर्ड है। श्री रवि किशन जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मंत्री जी ने बड़ा विस्तार से उत्तर दिया, उसके लिए मैं उनको आभार प्रकट करना चाहता हूं। और मैं मंत्री जी से ये भी जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि 2009 से 2014 तक का उत्पादन और 2014 से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के बाद से लेके अब तक उत्पादन कितना रहा और कंज्यूमर कितने रहे। और साथ में मेरा प्रश्न ये भी है कि हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि प्रदूषण इस देश से मंत्री जी समाप्त हो जाए, उसमें सीएनजी की बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा संसदीय क्षेत्र निर्वाचन गोरखपुर शहर में मध्य में एक सीएनजी स्टेशन है, वहां पर है, लेकिन वाहनों की कतार बड़ी लंबी रहती है। जब भी मैं वहां से गुजरता हूं अध्यक्ष महोदय, तो ये शहर की जरूरत का प्रयास, अब जैसे कि जानते हैं गोरखपुर हब हो चुका है और बहुत सारे लोगों का, चूंकि नेपाल से जुड़ा है, बिहार से जुड़ा है, पड़ोसी नेपाल सीमा लगती है, वहां पर विभिन्न भागों से जो लोग आते हैं, वहां पर एक भी पंप नहीं है। जबकि वाहनों की सघनता को देखते हुए गोरखपुर शहर से बाहर जाने वाले विभिन्न राजमार्गों में अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सड़क मार्ग से गोरखपुर का रास्ता आगरा पड़ता है, एक्सप्रेसवे लखनऊ। तो महोदय मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि गोरखपुर इस वक्त सबकी नजर में है पूरे भारत में, तो सारे लोग वहीं जा रहे हैं, तो वहां ज्यादा स्टेशन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद। Sir, I want to thank the honorable member for having raised a specific question on and sought information on the quantum of progress from 2009 to 14 and 2014 to the date, and also for having raised the issue of Gorakhpur. The honorable member is aware I have a special attachment to Gorakhpur. The honorable member and the CM hosted us when we opened Kushinagar Airport, which is an international airport, and I am particularly personally aware of the kind of problem that is being outlined. But let me, before I give him an answer which he will be happy to hear, let me first share with him what progress has been made. आपने पूछा 2009 से 14 तक, मैं 9 पे नहीं शुरू करना चाहता, मैं 2014 पे शुरू करना चाहता हूं। और आपको ये जान के 2014 मई में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली, उस समय 2014 की मई में 34 सीजीडी नेटवर्क्स थे 66 सिटीज और डिस्ट्रिक्ट्स में। आज के दिन मैं जनवरी 2022 जनवरी के आखिर 2022 का आंकड़ा देख रहा हूं, ये 66 सिटीज इंक्रीज हुआ है, 612 सिटीज और डिस्ट्रिक्ट 750% इंक्रीज है, 750%। जो पीएनजी हाउस होल्ड्स हैं, मई 2014 में दे वर 25.4 lakhs, टुडे दे आर 88.98 lakhs, इज 250% इंक्रीज। और पीएनजी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूज के लिए मई 2014 में 28,000 कंज्यूमर थे, आज 47,332 है, 69% इंक्रीज। और जिस चीज के आप जिक्र कर रहे हैं सीएनजी स्टेशन, मई 2014 में 938 थे, आज 3,878 है, 313% इंक्रीज है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सिर्फ गोरखपुर में ही नहीं पर और जगह जहां पे भी सीएनजी की डिमांड बढ़ रही है और इंडिविजुअल पंप्स पे ये हो रहा है, ये हमारा फोकस है, वहां नंबर ऑफ सीएनजी स्टेशन हम कोऑर्डिनेट करके वो बढ़वा देंगे और बहुत जल्दी होगा। बाकी रही अवेलेबिलिटी ऑफ दी मीडियम गैस, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कुछ हमारे ऑनरेबल मेंबर्स शायद कभी कभी अभी गोरखपुर का हमारा टारगेट है मिनिमम वर्क प्रोग्राम, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट 36 का टारगेट है, जिसमें 18 लगे हैं, बाकी जो भी है वो भी जल्दी लगवा दिए जाएंगे। अभी ऑनरेबल स्पीकर, as everybody knows, because of an unsettled condition and military action in one part of the world, following the COVID crisis, the prices of LNG in the international market
if you compare the figure from April 21 to February 22, the price hike has been more than 37%, whereas our increase at the bunk has been only 5%. And let me also share with you that insofar as the LPG price, the Saudi CP is concerned, from April 20 to March 22, the price has gone up by 285%, and the increase in the last 6 months alone has been 37%. So I just want to place these facts before the honorable members and this august house so that they understand what the international situation today is. In spite of all that, the government is making every effort to make sure that the consumer at the point of consumption, आपने CNG की बात की, डोमेस्टिक कंज्यूमर की बात कर रहा हूं, CNG ट्रांसपोर्ट में भी लगता, ऑटो में भी और गाड़ियों में भी CNG की डिमांड आती है, कुछ इंडस्ट्री से भी। हमारी यही हमेशा कोशिश रहती है कि इसको ठीक तरह से बैलेंस प्रायोरिटाइजेशन करके सब कंज्यूमर्स के पास बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल अच्छे अफोर्डेबल प्राइस तक पहुंचाया जाए। शशि थरूर जी। Thank you very much, sir. But just a comment on that. I'll ask. The comment is that the minister talked about the fact that the prices have been held despite the international price increase, but there has been no reduction in taxation, which the central government has been gouging. But that's not my question, sir. I have a constituency-related issue here. In Thiruvananthapuram, we have no CNG vehicle registrations for the simple reason that it's impossible to actually refill or test the CNG stations. Apparently, in our country, something called hydrostatic testing is mandatory, a test procedure to examine CNG cylinders for leaks, structural flaws and corrosion, and this has to be done every 3 years, sir. Now, we have no such thing in Thiruvananthapuram. Kerala has 7,500 CNG auto rickshaws, but because of the absence of hydrostatic testing, they have to go and take their cylinders to Hyderabad or Nagpur in order to get them tested. So my question to the Honourable Minister, sir, is given this unfortunate situation in a state that is progressive and is willing to go towards more CNG, can you do something to install hydrostatic testing facilities in the state of Kerala so that people are able to have an incentive and in fact a practical approach to being able to have more CNG vehicles in our state and in my district in particular? Thank you, Mr. Speaker. Sir, I am not personally aware of the specific issues that might be relevant to the honourable member's constituency. But I have been reviewing this in its entirety, and I think that if there is an issue such as this which comes under PESO, which is under the Department of Industrial Policy and Trade, I would be happy to coordinate it with them, because as far as I know, this is an issue which should not be difficult to resolve, because if it is a question of a testing system, but I think the Honourable Minister, my senior colleague Shri Piyush Goyalji, I will be happy to sit with him and with the Honourable Member to see what it is that can be done there. But our overall policy is to award these areas and based on MWP to have the entire population covered, specifically in areas where it is not difficult because of the topography. And the beautiful state of Kerala comes under that category. There is no question of difficulty, some difficulties which we face in certain other parts of the country. So I will be happy to sit with him and with the, my senior colleague Mr. Goyal to see what we can do on this particular issue. Question number 306, Sri Anil Firozia. धन्यवाद अध्यक्ष जी। 306 Sir, a statement is laid on the table of the House. माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने हाइड्रोलिक कार्बन अवशेष के तय क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कोई समृद्ध लक्ष्य निर्धारित किया है? यदि ब्यौरा है तो क्या है? Sir, the honourable member has asked a question which I think goes to the heart of the energy security issue that we face. Sir, we have, I think, 26 sedimentary basins
and a total of something like 3.3 million square kilometers covered under these 26 sedimentary basins. Regrettably, because in the past we meaning the government of the day, has not devoted sufficient attention to increasing the area under exploration and production, over the years, the amount of sedimentary basin which has been exploited for exploration and production has remained static between 6 and 7%. I'm very happy to inform the honourable member that following Modi ji's government in May 2014, we took some concrete steps in May 2016 onwards. Today, the sedimentary area under exploration and production has gone up from 6, 7 to 10%. It is our expectation this will go up to 15% very shortly and go on to 30% after that. It should be our endeavour, especially since we import 85% of our requirements of crude and about 50-55% of gas, that we should become totally self-reliant in terms of our own listing. A number of steps have been taken. Some of these are listed in the annexure to the answer I have provided the honourable member. These are steps which relate to doing ease of business, which are steps where we have changed the method of the auction. Instead of production sharing, what we have done is, if it is very costly, it is costly to invest in exploration production, we are giving the people who do that a free run. If they find oil or gas and have a windfall gain, we would do that. A number of steps have been listed in the answer to the question itself, sir. And I'd be very happy if there are others. This is a very important and complicated subject, and our attempt all the time is to get the narrative out for everyone to understand what the issues are, how we are dependent on imports, and what we can do to rectify that. Thank you, sir. Very much, Mr. Speaker, sir. I know we are short on time. I just wanted to ask the Honourable Minister, one of the most significant developments which has taken place in the hydrocarbon area has been the commercial exploitation of shale gas and oil. What I wanted to know, Mr. Speaker, through you, from the Minister is that under the hydrocarbon exploration and licensing policy, are there any specific steps which have been outlined in order to incentivize or boost the exploration of shale oil or gas? And number two, have there been any significant discoveries of either shale oil or gas in the country in the previous few years? I would like to thank the honourable member for raising this question. Because of the relative neglect of exploration and production in the past, as I mentioned, our E&P has been static at 6 to 7%. I'm very happy to inform the honourable member this year our production of domestic gas will go up by 18%. So there are several. But the question was, is there a oil and gas? Shale oil, exactly. We are taking a number of steps. Some of these have been listed, as I said, in the annexure. I'd be very happy to sit down and say we are, in fact, encouraging all forms of energy sector. Now, shale got into a lot of difficulty in some parts of the world because fracking and the kind of environmental damage there is. But so, within those qualified parameters, we're taking a large number of steps in order to be able to increase the domestic oil and gas. Now, we encourage people to come forward, but we had, this is part of our overall E&P policy. We have so far not been able to establish shale in India so far, but there is shale. It has to be addressed, and we have also made certain steps, I would call that a policy, for seeing how we can exploit it. And I'd be happy to share those with you. प्रश्नकाल समाप्त. ओके सुरेश जी, मैंने एक मिनट माननीय सदस्यगणों, मुझे विभिन्न मुद्दों पर निम्नलिखित स्तंभ की प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है. टी.आर. बालू जी, के. सुरेश जी,
अब्दुल मजीद आरिफ जी, बेनी बैनन जी, मनीष तिवारी जी, मनीष टैगोर जी, के सुब्बा राव जी, एन.टी. एंटोनी, बी डन जी, टी.एन. प्रतापन, नामा नागेश्वर मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति दी है। सुरेश जी, क्या विषय था? Honorable Speaker, sir, today morning, 12 MPs, including women MP, had assembled in Vijay Chowk to protest march to Gandhi statue in Parliament House against the K-Rail Silver Line project which was proposed by Government of Kerala. The people of Kerala are believing that this project is not viable. 30,000 of families evicting this project. We members of the Parliament also strongly opposing this project. Last 6 months high-level agitation is going there in Kerala. The MP's protest march today MP's protest march started 10:45 from Vijay Chowk to Parliament House. But Delhi police, without any provocation, Delhi police came forward and blocked us. They are not allowed to enter the Parliament House. We told the police officers, we are members of Parliament, we are going to Parliament. But they said, no, you are not shouting slogan. So we told the police officers, we are the members of Parliament, it's our right to shout a slogan. But they are assaulted us, they are pushing us, they are manhandled us, and also unnecessary attacking, brutally attacked by our members, sir. Sir, the honorable members, we are not provocating anything against the police. We are only protesting the people cause in Kerala. But unfortunately, police officers, including they are very much aware. These police officers are very much aware. We are the members of Parliament, but they are didn't allowed to enter the Parliament House. They entered in the Parliament House premises and attacking us. These police officers entered the Parliament premises and attacking us. Sir, I would like to request honorable प्लीज only member please to ask them. आपने मुझे प्रश्नकाल के समय प्लीज सिट डाउन, आपने मुझे प्रश्नकाल के समय लिख के दिया है। मैं सारा विषय आपको दिखाऊंगा, चेंबर में आपको बुलाकर घटनाक्रम की बात करूंगा और उस पर मैं संबंधित अधिकारियों से वार्ता करूंगा। Sir, the problem is this is a question of privilege. Why? Because, one second please. It is quite unfortunate that the members of Parliament who are coming to the Parliament, what is the authority of the Delhi police forcibly preventing them to enter into the Parliament? Sir, one second. They have even come to the presence of the Parliament. Even on the main gate, they have come and prevented and blocked them. Okay. Sir, Baluji. No. D.R. Baluji, ये विषय मेरा है, मैंने देख लिया है। ये विषय मेरे से संबंधित है, ये सरकार से संबंधित विषय नहीं है, मेरे से विषय ये विषय मेरे से संबंधित है। आप मुझे लिख के दो, मैं देखूंगा। Last 4 years, ये सरकार से संबंधित विषय नहीं है। The urgent cess alone, the government has mopped up about 22 lakh crores, and taxes and dividends, they have collected about 26 lakh crores. What has happened, sir? They are not reducing the prices. See, at the same time, UPA government has extended 10 lakh crores subsidy. सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, आइटम नंबर 2, वीके सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं संशोधित सूची में के क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 3, श्री कृष्णपाल जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची की क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूँ। श्री आइटम नंबर 4, भानु प्रताप वर्मा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के आगे उल्लेखित कागजात को सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 5, श्री रामेश्वर तेली जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम से उल्लेखित दस्तावेज लोकसभा के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 3, कौशल किशोर जी। आइटम नंबर 6, श्री कौशल किशोर जी।
On behalf of my colleague Shri Kaushal Kishore, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 6 in today's revised list of business. आइटम नंबर 7 श्री जान बड़ला जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 7 में उल्लिखित कागजात सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 8 महासचिव। Sir, I have to report 5 messages received from the Secretary General of Rajya Sabha. 1. That Rajya Sabha has no recommendations to make to Lok Sabha in regard to the Jammu and Kashmir Appropriation Bill 2022. 2. That Rajya Sabha has no recommendations to make to Lok Sabha in regard to the Jammu and Kashmir Appropriation Number 2 Bill 2022. 3. Nomination of 7 members with the Committee on Public Accounts. 4. Nomination of 7 members with the Committee on Public Undertakings. And 5. Election of 9 members with the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. आइटम नंबर 9 संतोष कुमार गंगवार। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 14वें, 15वें और 16वें प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 10 श्री पीपी चौधरी जी। Sir, Speaker Sir, with your permission, I rise to present the 13th report, Hindi and English version of the Committee on External Affairs, 17th Lok Sabha, as listed against my name at serial number 10 in today's order paper. आइटम नंबर 11 श्री पीसी गद्दी गौदर जी। With your kind permission, I rise to present a copy of each of the 37, 38, 39, 40th, 41st, 42nd reports of Hindi and English versions of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing 2021-22 as listed against my name at the serial number 11 in today's list of business. Item number 12 again. Sir, with your kind permission, I rise to lay a copy each of the statements, Hindi and English versions, showing further action taken by government on the 21st, 31st, 32nd and 35th reports of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing 2021-22 as listed against my name at the serial number 12 in the today's list of business. Number 13, Shri Jagdambika Palji. Sir, I rise to present the 12th report of demands for grant 2020 and 23 of the Ministry of Housing and Urban Affairs, Hindi and English version of the Standing Committee on Housing and Urban Affairs listed against my name in today's list of business. Thank you. Item number 14, श्रीमती रमा देवी जी। सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या पर सूचीबद्ध सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अनुदानों की मांग 2022-23 के बारे में समिति 2021-22 का 21वां प्रतिवेदन, दिव्यांगजनों सशक्तिकरण विभाग के अनुदानों की मांग 2022-23 के बारे में समिति 2021-22 का 32वां प्रतिवेदन और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अनुदानों की मांग 2022-23 के बारे में समिति को 2021-22 का 33वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करती हूँ। आइटम नंबर 15, श्रीमती प्रोतिमा मंडल जी। Sir, I beg to lay on the table the following reports, Hindi and English versions of the Standing Committee on Health and Family Welfare. Number 1, 133rd report on action taken by government on the recommendations, observations contained in the 126th report on demands for grants 2021-22, demand number 44 of the Department of Health and Family Welfare, Ministry of Health and Family Welfare. Number 2, 134th report on demands for grants 2022-23, demand number 46 of the Department of Health and Family Welfare, Ministry of Health and Family Welfare. Number 3, 135th report on demands for grants 2022-23, demand number 47 of the Department of Health, Research, Ministry of Health and Family Welfare. And number 4,
136 report on demands for grants 2022-23, demand number 4 of the Ministry of Ayush. Thank you, sir. 16, Shri K. Raghuram Raju. Thank you, Chairman, sir. I raise to lay on table a copy of each of the following reports in both Hindi and Telugu versions, Hindi and English versions of Standing Committee on Personal, Public Grievances, Law and Justice. Number 1, 112th report on demands for grants 22-23 of Department of Personnel and Training. Number 2, 113th report on demands for grants 22-23 of the Department of Administrative Reforms, Public Grievances and Department of Personnel and Pensioners Welfare. Number 3, 114th report on demands for grants 22-23 of the Legislative Department. Number 4, 115th report on demands for grants 22-23 of the Department of Legal Affairs. And finally, 116th report on demands for grants 22-23 of the Department of Justice. Thank you, sir. Item 17, Shri Hardeep Singh Puri ji. Sir, I rise to move the following, that this House do agree with the 31st report of the Business Advisory Committee presented to this House on 23rd March 2022. प्रणय है कि ये सभा 23 मार्च 2022 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 31वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नियम 377 के अधीन मामलों हाँ पर इसको करते इसको नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखने हेतु जिनके भी पाठ स्वीकृत हुए हैं वो अगले 20 मिनट के अंदर सभा पटल पर प्रस्तुत कर रहे हैं। दिन भर के लिए क्यों? सर, एक बहुत ही दर्दनाक घटना है और इसमें किसी पर कोई आरोप नहीं है, अध्यक्ष सभापति महोदय। और बिहार के 11 मजदूर गोदाम में जल के मर गए, 11 के 11 शरीर। और दुर्भाग्य से इस 11 में से 9 मेरे संसदीय क्षेत्र के हैं जो सारण के हैं और 3 कटिहार का है। दुखद ये समाचार है कि ये गरीब वहां गोदाम में काम कर रहे थे, गोदाम बंद था और वो एकदम गोश्त हो गए, एकदम भुन गए और जल के राख हो गए इनकी शरीर। दुखद तो ये घटना है। पुलिस ने वहां कार्रवाई की, तेलंगाना की सरकार ने भी कार्रवाई की है और मेरी कमिश्नर से भी बात हुई, डीएम से बात हुई और हमारे मंत्री किशन रेड्डी जी का क्षेत्र है, उनसे भी सबने कार्रवाई किया। बहुत दुखद है और गरीबी की हालत में। दूसरा अच्छा विषय यह है जो मैं बधाई देना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री को कि सुबह संवाद मिलते ही उन्होंने संवेदना व्यक्त की और गरीबों के लिए बड़ी राशि की घोषणा की। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा तेलंगाना सरकार का, जिसने वहां इन मजदूरों का तुरंत उसकी गिरफ्तारी हुई। मजदूरों को उन्होंने तुरंत पोस्टमार्टम कराया और जहाज से तेलंगाना सरकार ने पटना में सभी का लाश आज सुबह भिजवाया है और उसके बाद तेलंगाना और बिहार की सरकार ने उन शरीर को हमारे क्षेत्र बचाया। मैं आपके माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इन गरीबों की मौत तो एक वेदना है ही है। 11 लोग मर गए अध्यक्ष जी जल के, लेकिन बिहार के 1 करोड़ मजदूर जो पूरे भारतवर्ष में रहते हैं, ये दर्द का विषय है बिहार के लिए और ये बड़ी चिंता का विषय है। मैं सदन का इसमें संवेदना व्यक्त करना चाहूंगा कि 11 गरीब सारण जिला के और 3 कटिहार के मर गए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। बहुत अच्छी चर्चा हुई कल। हमारे कई मित्रों ने, सत्तारूढ़ पार्टी के भी, विपक्ष के भी कई मित्रों ने इस चर्चा में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। मैं सभी माननीय भाई बहन सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने उद्योग और वाणिज्य जैसे सब्जेक्ट को, जिसको कई बार हम राजनीतिक लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, बहुत ज्यादा उसमें उत्साह नहीं दिखाते, उस पर भी उन्होंने गंभीरता से चर्चा की। लगभग 35 माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे, 14 राज्यों के सदस्यों ने विचार रखे और साधारणतः मेरा पुराना भी काम करने का ढंग रहा है कि सभी को जो विशेष इंडिविजुअल इश्यूज उठाते हैं
उसके बारे में हम अलग से पत्र से भी जानकारी अवगत करा देते हैं। इस वर्ष भी जिन जिन के स्पेसिफिक इश्यूज थे उनको मैं बजाय के मेरा समय एक एक इश्यू के ऊपर जाने के मैं एक परिपेक्ष देना चाहूंगा माननीय सदन को आपके माध्यम से अध्यक्ष जी कि वास्तव में सोच क्या है, दिशा क्या है और आगे चल के देश किस प्रकार से फिर एक बार सोने की चिड़िया बनेगा, फिर एक बार एक विश्व शक्ति बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, जो वास्तव में इस देश की सही जगह है। माननीय अध्यक्ष जी, जब ये सरकार 2014 में आई थी तब परिस्थितियां गंभीर थी। एक प्रकार से हमें फ्रैजाइल 5 की इकोनॉमी का दर्जा मिल गया था। विदेशी मुद्रा को देखें तो विदेशी मुद्रा में काफी कमजोर स्थिति थी। उस समय की सरकार ने महंगा फिक्स डिपॉजिट, जिसको FCNR-B कहा जाता था, जिसमें फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट रखने पे जो उस समय के ब्याज के दर थे उससे कई ज्यादा अधिक दर देके हमें पैसा लेना पड़ा विदेश से, जिसके कारण थोड़ा रुपया थमा, नहीं तो रुपए पूरी तरीके से लुढ़कते जा रहा था। उस समय भारत के ऊपर विश्वास भी कम हो रहा था विश्व का। भारत के उद्योग जगत में भी एक कॉन्फिडेंस का अभाव था। लोगों को चिंता थी कि हम निवेश करें तो वास्तव में निवेश का हमें लाभ होगा कि नहीं, देश में भी विदेशी निवेश में भी। एक प्रकार से बैंकिंग सेक्टर की हालत के बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है। अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर होते जा रही थी और स्वाभाविक रूप से ऐसी परिस्थिति में चाहे वो उद्योग हो, निर्यातक हो, चाहे व्यापार करने वाले हो, छोटे बड़े उद्यमी हो, सभी के मन में शंकाएं थी कि आगे चल के हमारे कारोबार का क्या होगा, हमारे बिजनेस का क्या होगा। ऐसी परिस्थिति में जब ये सरकार देश की जनता के अभूतपूर्व आशीर्वाद के साथ पूर्ण बहुमत से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आई, तब हमारे सामने दो पर्याय थे। एक पर्याय था कि हम शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस लाएं, बैंडेड सॉल्यूशंस जिसको कहा जाता है, टेम्पररी काम करके एक उत्साह का माहौल खड़ा कर दें, छोटे मोटी सब्सिडी, छोटे मोटे विशेष योजनाएं लाके लोगों को भ्रम में रखे कि जैसे सब कुछ बहुत ठीक हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी का काम करने का ढंग ऐसा नहीं है। वो कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं सोचते, क्योंकि उनके मन में बहुत पक्का विश्वास है कि शॉर्ट टर्म गेन विल ऑलवेज लीड टू लॉन्ग टर्म पेन। और इसका अगर हमें उदाहरण देखना है तो कई बार पूर्व में ऐसा हुआ है कि छोटे समय के लाभ के लिए हमने कुछ गलत नीतियां की, जिसका बड़े लंबे अरसे तक देश की अर्थव्यवस्था पे प्रभाव भी पड़ा और देश को नुकसान भी हुआ। एक उदाहरण देखिए तो जब विश्व में एक क्राइसिस आया था 2008-9 के दौरान, उस समय बजाय कि हम देश को मजबूत बनाएं, हमने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से ढील देके देश को लगभग 5-6 साल पीछे ढकेल दिया। और ऐसी अवस्था में जब ये सरकार आई तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करेंगे, हम आधारभूत बदलाव करके परिस्थितियों को सुधारेंगे। और पूरी तरीके से उनकी दिशा और उनका जो हम सबको निर्देश था वो था कि देश का, पूरे देश का सामान्य विकास होना चाहिए। विकास सिर्फ कुछ राज्यों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जो हमारे पूर्वी प्रदेश है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, या हमारे पूर्वोत्तर के प्रदेश है, इन सबके साथ जो परिस्थितियां रही है वर्षों तक, जिस प्रकार से विकास से वहां पे लोग वंचित रहे, प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि उन इलाकों पे विशेष जोर दिया जाए और पूरे देश का संतुलित विकास हो, सभी देशवासियों को मौका मिले, अवसर मिले। और उसके तहत देश की जो नींव है, देश की जो उद्योग जगत की, व्यापार जगत की नींव है, उस नींव को कैसे मजबूत किया जाए। उन्होंने हमें कुछ
मार्गदर्शन दिया, कुछ चीजें एक प्रकार से प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट के रूप में हम सबको समय समय पे सिखाया। और मैं आज सदन के समक्ष आपके माध्यम से और सभी माननीय मित्रों को बताना चाहूंगा कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लंबे अरसे तक भारत तेज गति से बढ़े, भारत एक विश्व शक्ति बने, उसके लिए कुछ मूल सिद्धांत क्या तय किए। और वैसे तो मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी रहा हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि कोई मैनेजमेंट स्कूल में या कोई ऐसी हमारी सबकी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं, या इतने सारे विद्वान सदस्य बैठे हैं, लेकिन शायद ही हम में से किसी ने इतने अच्छी तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने का, उद्योग जगत को प्रोत्साहन देने का प्लान बनाया हो, जिसमें अधिक बल दिया गया कि रूट कॉज एनालिसिस हो, गहराई में जाए, समस्या की जड़ में जाके उसका रीजन क्या है, क्या चीज है, क्या चीज लोगों को पीछे धकेल रही है, क्या चीज उत्साह को कम कर रही है। तो एक रूट कॉज एनालिसिस करके आगे के लिए रास्ता बनाया जाए। सबका साथ, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का हर एक विषय में, और आज से नहीं शायद 25-30 सालों से, चाहे वो पार्टी के नेता रहे हो या सरकार के नेता पिछले 20 साल में लगातार, और पहले ऐसे नेता जो गुजरात और केंद्र को जोड़े तो लगातार 20 साल तक एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के मुखिया के रूप में जिन्होंने काम किया, उन्होंने लगातार सबका साथ के ऊपर जोर दिया। ऑल स्टेक होल्डर्स आर टेकन इनटू कॉन्फिडेंस, और सब मिल के प्रयास करेंगे, सब मिल के देश को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ एक निर्णायक नेतृत्व। माननीय अध्यक्ष जी, आप तो जानते हैं, और आप तो ऐसे आसन पे बैठे हैं कि जहां निर्णायक नेतृत्व आप हमें भी सदन में दे रहे हैं, जो एक कई वर्षों से देश में अभाव था कि नेतृत्व के फैसलों के ऊपर लोगों को विश्वास नहीं आता। ऐसे भी किस्से हुए कि सरकार कुछ फैसला करे तो कोई और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी उसको खारिज कर दे, प्रेस के सामने फाड़ फूड़ के उसकी धज्जियां उड़ा दे। इस प्रकार की सरकार नहीं, एक निर्णायक सरकार, एक निर्णायक नेतृत्व जो ओन अप करे, जो निर्णय ले और फिर उसको ओन अप करे और उसके क्रियान्वयन के ऊपर फिर बड़ी अच्छी निगरानी रखे, मॉनिटरिंग करे, इम्प्लीमेंटेशन पे जोर देके इम्प्लीमेंटेशन एक एक विषय का हो रहा है क्या। शायद ही पहली बार मैंने अनुभव किया कि माननीय प्रधानमंत्री स्वयं हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो तक को लेके एक एक विषय के ऊपर गहराई से, एक एक विषय की गहराई पे जाके उसके ऊपर चिंता करे कि वो इम्प्लीमेंट हो। साथ ही साथ आउटकम ओरिएंटेड गवर्नमेंट, कि जो भी काम हो उसका आगे चल के देश को क्या लाभ होगा, लंबे अरसे तक क्या लाभ होगा, कानून व्यवस्था कैसे सुधारी जाए। और उसका तो हम सभी ने हाल में ही परिणाम देखा, जब उत्तर प्रदेश की जनता ने फिर एक बार, दूसरी बार इतनी भारी बहुमत के साथ माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दिया। तो रूल ऑफ लॉ को प्राथमिकता देना, पारदर्शी व्यवस्थाएं, ये कोई कमजोर स्थिति नहीं है कि भाई मैं तो केंद्र से काम करता हूं पर जनता तक, गरीब तक पहुंचते हुए 15 पैसे रह जाते हैं रुपए में से, बाकी सब दलाल, बिचौले, भ्रष्टाचार में चला जाए। इन्होंने सुनिश्चित किया कि हम पारदर्शी व्यवस्थाएं बनाएं, टेक्नोलॉजी के साधन को बड़े रूप में इस्तेमाल करें, और उसी के कारण चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, जैम ट्रिनिटी हो, जनधन, आधार और मोबाइल, अलग अलग तरीके से पारदर्शी व्यवस्थाओं से आज देश में लोगों को विश्वास है कि बिना भेदभाव के हर स्कीम, हर योजना का लाभ देश में हर एक को मिलता है। इसी प्रकार से उन्होंने प्रायोरिटाइज किया किन चीजों पर पहले ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं उसका एक छोटा उदाहरण लूं, क्योंकि मैं बिजली मंत्री के रूप में मुझे प्रधानमंत्री जी ने सेवा करने का मौका दिया 2014 में, तो सबसे पहले उन्होंने निश्चय किया कि जब तक बिजली देश भर में हर घर तक, हर गांव तक, हर खेत तक नहीं पहुंचेगी, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता।
जब तक हमारी माता बहनों को अच्छी सुविधाएं नहीं मिले, चाहे वो कुकिंग गैस हो, चाहे आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे वो एक अच्छा इज्जतघर शौचालय मिले, ये लगता है सामान्य चीज है, पर आज देश की मां बहनों को जो इज्जत मिली है इससे, ये मैं इसलिए परिप्रेक्ष्य रख रहा हूं अध्यक्ष जी, क्योंकि ये प्रायोरिटी में ये विषय लेने से देश का मनोबल बढ़ा और उसका प्रभाव हमें उद्योग क्षेत्र में भी, वाणिज्य के क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ इनोवेटिव फाइनेंसिंग को ट्रेडिशनल तरीके से नहीं, इनोवेशन लाए फाइनेंसिंग ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स में भी, और हर एक चीज के लिए लोगों को जिम्मेदार ठहराए, अकाउंटेबिलिटी पे बल। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये विषय सामने रखते हुए उद्योग मंत्रालय या वाणिज्य मंत्रालय ने अपने आगे के पूरे काम को आगे बढ़ाया और प्रोसेसेस को री इंजीनियर करना, हमारे काम को ग्लोबल स्टैंडर्ड तक लेके जाना, नए रोजगार के अवसर प्रदान करना, बनाना और भारत के उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन में खरा उतरने के लिए मजबूत चौड़े शोल्डर्स देना, चौड़े 56 इंच की छाती को लेके एक प्रकार से देश को तैयार किया कि कैसे देश में उद्योग जगत विश्व के साथ कम्पीट कर सके। आज उद्योग जगत सब्सिडी के आधार पे और कमजोर स्थिति में नहीं विश्व में जाते, एक मजबूती से विश्व में कंपटीशन में खड़ा होते हैं। मैं समझता हूं कि कल ही आप सबने देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पहली बार भारत के इतिहास में $400 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए 21 मार्च तक निर्यात के रूप में भारत से विश्व भर में सामान गया। और ये तो सिर्फ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, अब सर्विस एक्सपोर्ट का फिगर आना बाकी है। तो जैसे वो पिक्चर में था ना, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, तो अब सर्विसेज एक्सपोर्ट का भी फिगर आने वाला है। साथ ही साथ इसमें अगर विशेषकर ध्यान दें तो $50 बिलियन यानी लगभग 3,75,000 करोड़ ऐतिहासिक निर्यात हमारे अन्नदाताओं ने किया, फार्मिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में हुआ। ये भी कुछ माननीय सदस्यों ने विषय उठाया। आज रितेश जी को भी उत्साह आ रहा है कि शायद वो भी उठाएं। मैडम ने वैसे एक सदस्य ने माननीय अध्यक्ष जी कल भी उठाया था, पर हमारा विभाग ऐसा कमजोर काम नहीं करता है। मैं सभी सदन को बताना चाहूंगा, हर प्रोडक्ट का सर हमारे पास वॉल्यूम और वैल्यू एनालिसिस रहता है। मैं भी समझता हूं कि पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ी है, तो जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट है स्वाभाविक रूप से उसमें महंगाई का प्रभाव पड़ेगा ही। जैसे आज देश में पड़ रहा है, उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिस प्रकार से आसमान छू रहे हैं, उसमें स्वाभाविक है कि एक्सपोर्ट में भी प्रभाव पड़ेगा। जरूर कुछ प्रोडक्ट्स होंगे, जेम एंड ज्वेलरी है जिसमें वॉल्यूम भी बढ़ा तो है ही, साथ साथ में वैल्यू एक्सेप्शनली ज्यादा बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय महंगाई है, ये अलग बात है कि कई माननीय सदस्य इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं। कई माननीय सदस्य समझते नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव महंगाई पर देश में भी पड़ता है। पर अधिकांश प्रोडक्ट, और वो माननीय सदस्य को मैं दे भी सकता हूं, अधिकांश प्रोडक्ट में वॉल्यूम में भी भारी वृद्धि हुई है और वैल्यू में भी भारी वृद्धि। और अब प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट, चाहे वो कल कैश्यू के ऊपर बहुत, काजू के ऊपर बहुत चर्चा हुई, चाहे वो सीरियल प्रेपरेशन हो, गाड़ियां, मोटर व्हीकल्स में 50% वैल्यू और वॉल्यूम दोनों में वृद्धि, मीट में वृद्धि हुई है, चावल में 40% से अधिक वृद्धि, वैल्यू वॉल्यूम दोनों में। कारपेट जो हमारे बुनकर बनाते हैं, हमारे कलाकार, हमारे जो हैंडलूम सेक्टर के लोग हैं, वो हैंडमेड कारपेट्स में लगभग 25% वृद्धि हुई है वैल्यू में और 30% वॉल्यूम में, जो सीधा फारूक साहब कश्मीर को लाभ देते हैं। प्रोसेस्ड फ्रूट्स एंड जूसेस में 12 से 15% की वृद्धि वैल्यू वॉल्यूम दोनों में हुई। पल्सेस, उसमें वृद्धि 25% के करीब हुई। फ्रेश फ्रूट्स, इलेक्ट्रोड्स, एसेंशियल ऑयल्स,
लेदर, मैं एक एक चीज पढ़ते जा सकता हूं, पर वृद्धि सही माने में नए रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। वृद्धि सही माने में देश को आत्मनिर्भर बनाने का एक बड़ा अहम भूमिका निभा रही है, चाहे वो हमारे किसान हो, चाहे सूक्ष्म लघु या मध्यम वर्ग के एमएसएमई सेक्टर के हमारे मेहनती उद्यमी हो, चाहे हमारा स्टार्टअप सेक्टर हो जो तेज गति से विश्व में अपनी छाप बना रहे, चाहे वो हमारे बड़े उद्योग हो जो एक प्रकार से देश का ब्रांड, देश की क्षमता को पूरे विश्व में पहचान दिला रहे। हर क्षेत्र में वैल्यू और वॉल्यूम दोनों में कुछ क्षेत्रों को छोड़ के जो इन्फ्लेशन से प्रभावित है, अच्छी वृद्धि हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के समक्ष एक और खुशखबरी दी और ये उनकी सोच का एक और पहचान है। वर्षों वर्षों से हम भी इस सदन में चर्चा करते आए हैं कि सरकारी खरीद को कैसे ईमानदार बनाया जाए, पारदर्शी बनाया जाए। सरकारें शायद सभी ने कभी ना कभी राज्य या केंद्र में चलाई हैं, सबने अनुभव किया है कि सरकारी खरीद में किस प्रकार से बेईमानियां होती थी, किस प्रकार से एक राज्य कोई सामान खरीदे 2,000 रुपए का तो दूसरा राज्य उसको 5,000 रुपए का खरीदे। इन सबको मद्देनजर रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 5, 6, 7 साल पहले ये सोच रखी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, एक गवर्नमेंट का पोर्टल जो सरकारी खरीद में राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पीएसयूज सभी उसका लाभ ले सके, जिसमें जो चीज खरीदते हैं वो सब लिस्टेड है। जो चीज आप खरीदते हो उसके दाम पब्लिक में चले जाते हैं कि भाई आज एक राज्य ने इस दाम पे खरीदा, कल दूसरे राज्य ने दूसरे दाम पे खरीदा। तो हमारे देश में तो मीडिया बड़ी सतर्क रहती है, तो वो देखते रहते हैं कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो एक प्रकार से जनता के बीच जानकारियां देने से जनता और मीडिया हमारी निगरानी रखे, ये जेम के पोर्टल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। टेक्नोलॉजी का भी लाभ मिल गया सबको, स्पीड भी हो गया। कहाँ टेंडर्स महीनों महीनों तक लटकते पटकते रहते थे, कहाँ डिसीजन मेकिंग में कभी अधिकारी कभी मंत्री हिचकते थे, सब पारदर्शी कर दिया ई जेम पोर्टल के माध्यम से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुबह देश को एक खुशखबरी दी कि कल दोपहर को 2 बजे जेम पोर्टल, अकेले एक पोर्टल पे 1 लाख करोड़ की खरीद सरकारी व्यवस्थाओं ने जेम पोर्टल के माध्यम से, और तेजी से इसमें वृद्धि होती जा रही। पिछले 4 वर्षों में 1 लाख करोड़ हुआ था, इस वर्ष अकेले 1 लाख करोड़ क्रॉस कर गया। और मैं तो सभी को आमंत्रण करूंगा कि आप अपनी अपनी राज्य सरकारें, अपने अपनी पंचायत या लोकल बॉडीज को भी कहें कि जेम से खरीदें। और इसकी ताकत कैसे बनती है, जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि भाई समझो एक सरकार कपड़े यूनिफॉर्म खरीदती है अपने पुलिस के लिए और वो 5 लाख यूनिफॉर्म खरीदती है, तो एक दाम मिलेगा। पर अगर सभी सरकारें और केंद्र की सब फोर्सेस की यूनिफॉर्म उस पर आ जाएगी, तो देखिए कितना बड़ा मार्केट हो जाएगा, कितना इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ सकता है, और उससे कीमतें भी कम होगी, गुणवत्ता भी बढ़ेगी। और इसका मैं विस्तार से नहीं बोलूंगा, पर पूरे सदन को याद होगा, एलईडी बल्ब इसका एक सीधा सीधा उदाहरण है जहां पे हमने विश्व को टक्कर दी और इकोनॉमीज ऑफ स्केल लाके गुणवत्ता भी सुधारी। और आज देश में ये हालत है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि जो पुराने इनकैंडेसेंट बल्ब है, जिसको शायद लट्टू बोलते हैं, क्या बोलते, लट्टू, प्रधानमंत्री जी ने कहा था लट्टू बहुत ज्यादा बिजली खपत करते हैं, हमें एनर्जी एफिशिएंसी पे फोकस करना है, जनता के बिजली के बिलों को कम करना है। उन्होंने जब एलईडी प्रमोट किया तो एलईडी के दाम लगभग 85-90% कम हो गए, क्योंकि स्केल ऑफ परचेज इतना बढ़ गया। और आज ये परिस्थिति हुई सर कि 2-3 सालों में आज अगर हमें कोई पुराना बल्ब ढूंढने जाना पड़े या किसी को घर में लगाना हो तो एंटीक स्टोर में जाना पड़ेगा, एंटीक स्टोर में मिलेगा वो पुराना बल्ब।
सामान्य दुकान में तो एलईडी बिकते हैं। ऐसे ही जैव व्यवस्था सभी को एक मौका देती है पारदर्शी व्यवस्था का और खर्चा कम करने का, और वो खर्चे से हम शायद और गरीबों की सेवा कर पाए। और मैं सभी राज्य सरकारों को भी अनुरोध करूंगा कि इसका वो लाभ लें। सर, स्टार्टअप इंडिया, ये कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज से लगभग 6 साल पहले 16 जनवरी 2016 को ये स्टार्टअप इंडिया की स्कीम देश के समक्ष रखी थी। तब थोड़ी आलोचना भी हुई थी। साधारणतः लोगों को लगता था कि ये सिर्फ नाम के लिए एक स्कीम शुरू हो रही है या स्लोगन है। कई लोग आलोचना भी करते थे, लेकिन आज पूरे विश्व में भारत की पहचान बने हमारे स्टार्टअप के युवा युवती, जो पूरी कड़ी मेहनत से नए नए आइडियाज से टेक्नोलॉजी का साधन इस्तेमाल करके आज विश्व में 3री नंबर पे भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गए। हमारे विभाग अकेले में 65,000 से अधिक स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड है। उसके अलावा लाखों होंगे जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, और 90 से अधिक उन स्टार्टअप्स में यूनिकॉर्न बन गए, यानी $1 बिलियन, 7,500 करोड़ से अधिक जिनकी वैल्यूएशन है, ऐसे 90 स्टार्टअप भारत के हैं। और माननीय अध्यक्ष जी, कोविड काल में भी हमारे युवा युवतियों की क्षमता देखिए, उनकी ताकत देखिए, उनकी सोच कितनी बड़ी है कि उन्होंने कोविड काल में 40 से अधिक स्टार्टअप पिछले वर्ष में, जबकि पूरे देश में इतनी समस्याएं थी, 40 से अधिक स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने पिछले 12 महीने में 2021 के। अध्यक्ष जी, वर्षों से चर्चा होती थी कि भारत का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्केल का क्यों नहीं है, हम छोटे क्यों रह गए। मुझे भी टेक्सटाइल का भी विभाग देखने का, सेवा करने का मौका माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। कई बार इस सदन में भी चर्चा हुई है कि हमारा टेक्सटाइल का निर्यात का शेयर बढ़ क्यों नहीं रहा है। कुछ ये अलग बात है कि हम गलत उदाहरण लेते हैं, क्योंकि बांग्लादेश लेस डेवलप कंट्री होने के नाते उसको जीरो ड्यूटी एक्सेस है कई मार्केट्स में, जो भारत को नहीं है। उसके लिए हम अलग अलग देशों से अब चर्चा कर रहे हैं, और दोनों तरफ एक माननीय सदस्य ने कहा कि एफटीए में ऐसा तो नहीं हो रहा है, वैसा तो नहीं हो रहा है। मैंने कई बार कहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हम देखते हैं हमें लाभ मिले, लेकिन साथ ही साथ कुछ वस्तु होती है जो हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं होता है, या कंपेरेबल देखें तो विदेश से लाना भी अच्छा हो सकता है। तो आत्मनिर्भर भारत कोई देश के दरवाजे बंद करने का स्कीम नहीं है। आत्मनिर्भर भारत है कि जो सामान्य वस्तुएं भारत में अच्छी बन सकती हैं वो भारत में ही बने, उसको बल दिया जाए, लेकिन साथ ही साथ हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी भारत की साख ऐसी बनाएं कि हम मजबूती से कम्पीट कर सके दुनिया में, कॉन्फिडेंस से जाए विदेश में, भारत का नाम लेके, भारत का तिरंगा लेके, और अपना सामान विश्व भर में पहुंचाएं। लेकिन हमें स्केल का लाभ कई सेक्टर्स में नहीं मिला। कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां हम छोटे रह गए। जिन सेक्टर्स में बढ़त हुई उसमें अच्छी बढ़त हुई, जैसे स्टील है। आज स्टील में हम कंपेटिटिव है, पूरी दुनिया में हमारा स्टील जाता है, लेकिन कुछ स्पेशलिटी स्टील्स हैं जिसमें भारत में रिक्वायरमेंट भी रिलेटिवली कम थी, तो हमने स्केल नहीं प्राप्त किया। ऐसे ही सेमी कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की ग्रोथ हमने वर्षों तक कभी चिंता नहीं की, जब तक ये सरकार आई, जिसके कारण लाखों करोड़ का सामान सिर्फ विदेश से आता रहा। प्रधानमंत्री जी ने विशेष चिंता की कि मोबाइल भी भारत में बने, और मैं शायद परसों ही पढ़ रहा था, एप्पल जैसी कंपनी 10,000 करोड़ का एक्सपोर्ट भारत से कर रही है। ये ताकत आज भारत की बनी। सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज पूरे इंडस्ट्री ने इस बार अनुभव किया। सरकार ने तेज गति से इसकी पूरी स्टडी करी और 76,000 करोड़ 76,000 करोड़ अकेले सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भारत में लाने के लिए
एक स्कीम देश के समक्ष रखी, सेमिकॉन स्कीम। इसी के साथ साथ 14 क्षेत्रों में अधिकांश क्षेत्र ऐसे हैं जो लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार देंगे, जिसमें फूड प्रोसेसिंग है, जिसमें ऑटो कंपोनेंट्स हैं, जिसमें टेक्सटाइल के क्षेत्र में जो फैब्रिक, टेक्निकल टेक्सटाइल्स या मैनमेड फाइबर्स, दुनिया तो आगे चली गई पर भारत का शेयर 2-3% ही रह गया। ऐसे प्रोडक्ट्स, बैटरीज हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना चाहें, और आपने देखा होगा आज के पेपर में मैं पढ़ रहा था कि इस वर्ष शायद 4 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकने जा रही है और उसका ग्राफ एकदम ऐसे तेजी से चढ़ते जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें बैटरी लगेगी और शायद हमारे एक माननीय सदस्य तो बैटरी की काफी जानकारी भी रखते हैं, पर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी विशेष चीज है जिसमें अगर आज भारत ने अग्रसर कदम नहीं उठाए, तेज कदम, फिर वो भी हम विदेश में डिपेंडेंट हो जाएंगे। ऐसे सोच समझ के और सभी इंडस्ट्री के साथ सलाह मशुरा करके 14 क्षेत्र, सेमीकंडक्टर के अलावा 14 और क्षेत्र में अध्यक्ष महोदय लगभग 2 लाख करोड़ रुपए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के माध्यम से अलग अलग क्षेत्र में देने का निर्णय लिया। और आज जिस प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है वो दर्शाता है कि अब भारत बड़े स्केल पे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स को कैप्चर करने के लिए काम करने जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां भारत में सामान बनाएंगी। टेक्नोलॉजी भी अच्छी आएगी, स्केल बड़ा बनेगा तो हम अच्छे भारत का ब्रांड बना पाएंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि कुछ लोगों ने गलतफहमी फैलाने की कोशिश की, पूछा भी गया कि एमएसएमई के लिए विशेष क्यों इसमें रिजर्वेशन नहीं, बड़ी कंपनियों के लिए क्यों? उसी की बात कर रहा हूं मैं। माननीय अध्यक्ष जी, एमएसएमई जो क्षेत्र है वो ऑलवेज जब बड़ी कंपनी आती है तो उसके इर्द एक एंसिलरी और एक इकोसिस्टम के रूप में लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, जिसको हम इनडायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ पीएलआई स्कीम कहते हैं। तो अगर एक बड़ी बैटरी मैन्युफैक्चरर आते हैं, बड़े स्केल पे बनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और भारत में एक्सपोर्ट भी कर पाएगा, भारत में सामान को सस्ता भी रख पाएगा। लेकिन उसके इर्द कई सारी फैक्ट्रियां लगेंगी जो उसके अलग अलग कंपोनेंट सप्लाई करेगी, स्वाभाविक रूप से एमएसएमई को बल मिलेगा। लेकिन अगर हम वो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का स्केल ही छोटा रखें तो हम ना कंपीट कर पाएंगे विश्व बाजार में, भारत का सामान भी महंगा होगा तो हमारे लोगों को, कंज्यूमर्स को भी महंगा देना पड़ेगा। तो ये एक पार्टनरशिप है, बड़ा उद्योग, छोटा उद्योग मिलकर जब काम करते हैं तभी देश आगे प्रगति करते हैं, तभी देश में तेज गति से विकास होता है। सर, हमने इसी प्रकार से कंप्लायंस बर्डन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे बहुत सारे कदम उठाए और पूरा देश और विश्व जानते हैं कि गत 5-7 सालों में जिस प्रकार से भारत की रैंकिंग सुधरी है, कहाँ 140 से ऊपर रैंक पे होते थे, आज 60s के रैंक पे आ गए। और अगर कोई एक हमारा पड़ोसी देश गड़बड़ नहीं करता तो शायद अगली रैंकिंग में हम 50 के नीचे आ जाते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसके लिए हमने कई सारे कानून को डिक्रिमिनलाइज किया, कई सारे कानून जिसमें अनाप शराब तकलीफ दी जाती थी, खासतौर पे एमएसएमई सेक्टर को, उसके ऊपर कार्रवाई की कि उसको डिक्रिमिनलाइज करके उद्योग को एक विश्वास मिले, उद्योग को कॉन्फिडेंस दे कि भारत में जो काम कर रहे हैं हम उसमें विश्वास करते हैं। और ये सिलसिला पहले दिन से चला। आपको ज्ञात होगा माननीय अध्यक्ष जी कि सबसे पहले ही महीने 2 महीने में हमने निर्णय लिया कि हर एक चीज को नोटरी के पास जाके क्यों स्टैम्प कराना पड़े, सेल्फ सर्टिफाई करें। हमें विश्वास है भारत के हर नागरिक पे, ऐसे ही हमें विश्वास है भारत के हर उद्योग के ऊपर। और इसीलिए ये तय किया गया कि डिक्रिमिनलाइज किया जाए, जहां लॉस को कर सकते हैं, जहां कंप्लायंस बर्डन कम कर सकते हैं वो किया जाए। उसके लिए एक नेशनल सिंगल विंडो तैयार की गई है और सभी राज्य, कई राज्य तो जुड़ गए हैं,
बाकी राज्यों को भी मैं आप सबके माध्यम से भी मैसेज देना चाहूंगा कि वो भी इसमें जुड़े, जिससे एक उद्यमी जब कुछ काम करना चाहे एक नेशनल सिंगल विंडो पे आ जाए और सभी प्रकार की अप्रूवल्स बड़े सरल तरीके से, तेज गति से उनको साधारण रूप से कम समय में मान्यता हर प्रकार की मिल जाए। इसी तरीके से कुछ मान्य सदस्यों ने बात की आईपीआर रेजिम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। हमने जिस प्रकार से गत वर्षों में आईपीआर की हमारे पूरे इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन किया है, उसमें एक विशेष निर्णय ये लिया कि जो हमारे एमएसएमई है, जो स्टार्टअप्स हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, सरकारी हो या निजी क्षेत्र में हो, हमारी महिलाओं को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सबको भारी छूट दी। पेटेंट रजिस्ट्रेशन, कॉपीराइट सब में लगभग 80% तक छूट दी, यानी 20% रिचार्ज लगेगा। और इन सब स्टेप से माननीय अध्यक्ष जी 90 और पूरी चीज को ऑनलाइन भी कर दिया। आपको जान के खुशी होगी 95%, 95% आज पेटेंट और ट्रेडमार्क एप्लीकेशन ऑनलाइन आती है, टोटली ऑनलाइन। किसी को धक्के नहीं खाने पड़ते कि ऑफिस में जाओ और अलग अलग प्रकार की तकलीफें। ये स्थिति आज से 8 साल पहले 25% थी, आज वो 95% हो। इस डिजिटाइजेशन के माध्यम से किसी को आईपी ऑफिस नहीं जाना है आज के बाद। अगर कोई सवाल जवाब भी हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी हमने कोविड में सीख लिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सवाल जवाब होता, तो किसको कोई धक्के नहीं खाने पड़े। आप सबको जान के खुशी होगी कि लगभग 1940 से 2015 तक कितने हो गए, 75 वर्ष, 1940 से 2015 तक 11 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे ट्रेडमार्क में। गत 5 वर्षों में 14 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन से पास। पेटेंट्स में भी 2013-14 में 4,227 पेटेंट्स ग्रांट हुए थे। पिछले वर्ष 2021 में कोविड के बावजूद हमने 28,390 पेटेंट्स किए, 7 गुना ज्यादा। तो मैं समझता हूं कि अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। आज लगभग 5 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को 2000 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आईपीआर के बारे में भी सिखाने के लिए काम किया गया, जिसका अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, जिसका अच्छा उत्साह युवा युवतियों में देखने को मिल रहा है। मैं समझता हूं कि जो एक वर्षों से समस्या थी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग की, उस समस्या के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब से उनकी चिंता थी कि कैसे प्लानिंग होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। कभी एक जगह रेलवे लाइन लगी तो पूरे पोर्ट तक नहीं गई, कभी कोई रोड हाईवे बना तो आखिरी लास्ट माइल तक कनेक्ट नहीं हुआ, कोई हाईवे 6 लेन का बनता था, बीच में किधर 3 लेन का हो जाता था, बॉटलनेक बन जाता था। इस प्रकार से प्रोजेक्ट्स भी डिले हो रहे हैं, टाइम ओवररन, कॉस्ट ओवररन, एक इनएफिशिएंट सिस्टम चलते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कल्पना हम सबके समक्ष रखी, जिसको हाल में दुर्गाष्टमी के दिन, और अच्छा संजोग है कि दुर्गाष्टमी के दिन ये किया गया, और मुझे लगता है पश्चिम बंगाल के सांसद भी इस बात से खुश होने चाहिए कि प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान की योजना का लॉन्च पिछले वर्ष दुर्गाष्टमी के दिन जब किया गया और जब देश के समक्ष उस कल्पना को रखा गया, तो जो उत्साह आज राज्य सरकारों के अधिकारियों को भी जब हम बताते हैं, निजी प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बताते हैं, तो आंख चौंधिया जाती है कि ऐसा भी भारत में हो सकता है। और मैं 2-3 मिनट में थोड़ा उसका कल्पना देता हूं। हम पहले प्लानिंग जो करते थे, और हमारी बहन महाराष्ट्र से यहाँ हैं, उनको भी ध्यान होगा, जेएनपीटी पोर्ट बना। जेएनपीटी पोर्ट देश का एक बड़ा विशाल पोर्ट है, महत्वपूर्ण पोर्ट है।
लेकिन उसकी आखिरी जो 10-12 किलोमीटर थी वो दशकों तक टूटी फूटी बनी रही, कभी उसको खत्म ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो हाईवे की कल्पना हुई थी वो उसके बाजू तक जाती थी, पोर्ट को नहीं कनेक्ट करती। कई बार हम ये रोते हैं कि सड़क बनी, नई सड़क बढ़िया, थोड़े दिन बाद उसको खोद दिया। क्यों? क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक वायर डालनी है नीचे, कोई पानी की पाइप डालनी है, कोई आईटी का ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी लानी है, कोई सैनिटेशन का ड्रेन डालना है। नई सड़क 3-3 बार खुदती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कल्पना की, जियो स्पेशल मैपिंग का इस्तेमाल, यानी स्पेस टेक्नोलॉजी को इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे इस्तेमाल करना और जोड़ना, वो काम उन्होंने किया, जिससे देश में जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी जानकारियां हैं, उसके अलग अलग मैप्स बनाए गए, जिसको पीएम गति शक्ति में लेयर्स ऑफ डेटा बोलते हैं। ऐसे आज 400 से अधिक लेयर्स ऑफ डेटा है। एक है कि देश में कहां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक है देश में कहां हाईवेज जा रहे हैं, कहां रेल रोड जा रही है, नदियां कहां हैं, कहां एनवायरनमेंट की वजह से फॉरेस्ट के रिस्ट्रिक्शंस हैं। अलग अलग सूचनाएं देश की अलग अलग मैप्स के माध्यम से तैयार की गई। ऐसे 400 से अधिक मैप है और हर हफ्ते 2 हफ्ते में 1-2 मैप ऐड होते जा रहे हैं। और ये सब मैप टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे की जानकारी निकाल सकते हैं। अब इसका लाभ देखिए कैसे है, बड़ा लॉजिकल है। एक रेलवे की नई पटरी लगनी है। अब रेलवे की पटरी की प्लानिंग होती है, दफ्तर में अच्छा प्लान बन जाता है, फिर 2-2.5 साल तक उसकी सर्वे होती है कि भाई रास्ते में कोई अड़चन तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है। सर्वे के समय हमने देखा है कई बार अलग अलग इन्फ्लुएंसेस भी आते हैं। और हाल में अभी कुछ चर्चा हो रही थी, मैं टीवी पे देख रहा था कि, और आज सुबह भी शायद अभी एक मित्र ने वो विषय उठाया कि एक राज्य में रेलवे की कोई प्लान जो बनी है, उसमें उनके राजनीतिक मित्रों के लिए प्लान को भी डाइवर्ट किया गया। अभी शायद उसके बारे में चर्चा आज सुबह भी हो रही थी। जो भी है उस लाइन के बारे में था। ये भी पेपर में आज मैं पढ़ रहा था कि कुछ मित्रों को एकोमोडेट करने के लिए उसकी लाइन चेंज कर दी गई। इन सब चीजों से बचने के लिए अब जब पीएम गति शक्ति में रेलवे का प्रोजेक्ट डाला जाएगा तो बता देगा कि रास्ते में कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो नहीं आती है, रास्ते में कोई फॉरेस्ट तो नहीं आते। अगर कोई नदी है तो भाई नदी की चौड़ाई कितनी है इस रेलवे लाइन की जो जहां जा रही है। थोड़ा सा अलाइनमेंट शिफ्ट कर दो, शायद 1 किलोमीटर के ब्रिज के बदले 200 मीटर से काम चल जाए। थोड़ा अलाइनमेंट चेंज कर दो तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या एनवायरमेंट फॉरेस्ट को आप बचा सकते हो, जिससे सालों साल आपका प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा। फिर जब प्रोजेक्ट प्लान हो जाए उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसके माध्यम से मॉनिटर हो सकती है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी से क्या क्या प्रोजेक्ट में गति है, वो गति हम सबको देखने को मिलेगी। उस गति पे निगरानी भी होगी और कार्रवाई भी होगी, कोई काम अच्छा नहीं करेगा। ऐसे करके प्रोजेक्ट्स टाइम पे बनेंगे, निर्धारित राशि में बनेंगे और देश की जो वर्षों तक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां हैं उसको हम पूरा कर पाएंगे। और उसी के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो आज 100 लाख करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट सरकार ने देश के समक्ष रखे हैं, ये प्रोजेक्ट इस पीएम गति शक्ति के माध्यम से तेज गति से लगे, इसका काम किया जा रहा है, जिससे प्रोजेक्ट जनता के लाभ, जनता के काम में आ सके। ज्यादा हो गया भाई, अब कितना कुछ माननीय सदस्यों ने अगर आपको बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं समझता हूं जब एक मौका मिलता है तो हम सबने भी देश की दूरगामी आउटकम्स के ऊपर, एक विजन के ऊपर चिंता करनी चाहिए।
बजाय कि हम चिंता सीमित रखें और वो भी बेबुनियाद बातों पे कि बजट कम है, बजट क्यों नहीं बढ़ा, अब ये इतना नहीं देख पाते हैं कि इस सरकार ने कभी बजट की कमी के कारण कोई प्रोजेक्ट, कोई काम को रुकने नहीं दिया, थमने नहीं दिया। अब मैं देख रहा था कुछ माननीय सांसदों ने बात की कि हमारे फलाने बोर्ड में कम हो गया, फलाने बोर्ड में पैसा कम है। जिसको जितना पैसा लगता है उतना उसको पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए, जिसको हम सब मिल बैठ के सरकार में तय करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि एक विशेष परिस्थिति में कभी कोई प्रोजेक्ट, कोई स्कीम में ज्यादा पैसा लग गया तो वर्षों वर्षों तक बस उसी आंकड़े को लेके हम बैठे रहेंगे। डायनामिक स्थिति है, हमें लगातार इसके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए किसमें कितना पैसा चाहिए। हो सकता है कि आज एक विशेष योजना में ज्यादा जरूरत पड़े, अगले साल दूसरी योजना में जरूरत पड़े। जैसे कि अब आज गेहूं का निर्यात है, गेहूं का निर्यात अध्यक्ष जी 2 लाख टन होता था आज से 2 साल पहले, पिछले वर्ष बढ़ के 20 लाख टन हुआ, 10 गुना बढ़ गया। इस वर्ष वो 70 लाख टन से अधिक हो रहा है गेहूं का निर्यात एक आइटम। और अगले वर्ष अभी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और मैं मीटिंग कर रहे थे यहाँ आने के पहले, अंदाजा बनता है कि 150 से 200 लाख टन तक गेहूं का निर्यात भारत से होगा इसका, और हमारे किसानों को अच्छा मूल्य मिलेगा और भारत के शक्ति भी पूरे विश्व में देखने को मिलेगी। तो हर चीज का समय होता है, समय और परिस्थितियों के हिसाब से बजट निर्धारित होता है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि हम यही चिंता न करें कि बजट एस्टीमेट, आप देखेंगे सब में बजट एस्टीमेट से रिवाइज एस्टीमेट ज्यादा है, यानी पैसा की जरूरत पड़ती है तो ये सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी या वित्त मंत्री कभी कटौती नहीं करते, जिसकी जरूरत है उसको मिलेगा। मैं आपको लेकिन एक उदाहरण जरूर देना चाहूंगा। सरकार की सोच, प्रधानमंत्री जी की सोच पुराने जमाने से भिन्न कैसे। अब रबर को ले लीजिए, आप सब यहाँ पे माननीय सदस्य बड़ी संख्या में रबर की चिंता कर रहे थे, कई माननीय सदस्यों ने बात भी की। अब ये बेबुनियाद है कि कोई हम जो कानून में परिवर्तन की बात कर रहे हैं उससे कोई कमजोर कर रहे हैं, हम सरल कर रहे हैं। जो किसानों को, जो रबर प्लांटेशन, टी प्लांटेशन, उनके जो कानून है उनको सरल कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कमजोर नहीं कर रहे। और ये भी अभी इट्स ओपन फॉर डिस्कशन में आप अपने अपने सुझाव जो दे रहे हैं उसको भी हम मद्देनजर रखेंगे। अभी कोई निर्णय तो हुआ नहीं है, सब स्टेक होल्डर से चर्चा चली। लेकिन अध्यक्ष जी, रबर का जब सवाल आता है तो एक तरीका ये है कि सरकार भाई उसको सब्सिडाइज करे और रबर प्लांटेशन लगे। हमारी सरकार ने उसका नया तरीका ढूंढा जो सही माने में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक अच्छा उदाहरण है। कल ही माननीय किरण रिजिजू ने नॉर्थ ईस्ट के सभी माननीय सांसदों के साथ मेरी बैठक रखी थी, जिसमें मैंने, वैसे तो इसकी जानकारी कई दिनों से केरल में भी हम दे रहे हैं, सभी जगह दे रहे हैं। हमने माननीय अध्यक्ष जी इंडस्ट्री को बुलाया, टायर इंडस्ट्री को। हमने कहा भाई आपको ही रबर लगता है, हमारे किसान ज्यादा रबर उत्पादन करें, इससे आपकी इंडस्ट्री को भी लाभ होगा, लाखों किसानों को भी लाभ होगा, उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी सुधरेगी तो देश का भी नाम बढ़ेगा, शान बढ़ेगी। तो हमने इंडस्ट्री को प्रोत्साहित किया, बिना सरकार का 1 रुपया लगे कि वो 1100 करोड़ रुपए लगाएंगे टायर इंडस्ट्री भारत की। और मैं धन्यवाद करूंगा कि जब भी कोई ऐसा विषय आता है तो भारत का उद्योग जगत पूरी ताकत के साथ देश के साथ और सरकार के साथ खड़ा हो। 1100 करोड़ वो खुद लगाएंगे, जिससे 2 लाख हेक्टेयर, अध्यक्ष जी छोटा नहीं है, 2 लाख हेक्टेयर में अब रबर प्लांटेशन निजी निवेश से बना पाएंगे। वो 7 साल तक इसको सपोर्ट करेंगे और फिर इसका जो रबर बनेगा उसको पारदर्शी तरीके से ऑक्शन के माध्यम से, जैसा आज बेचते हैं, हमारे रबर प्लांटेशन चलाने वाले छोटे बड़े सभी कारोबारी या किसान उसको बेच के फिर तो वर्षों वर्षों दशकों तक
उनकी कमाई सुनिश्चित होगी। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये नई सोच ये सरकार देश के समक्ष लाती है। एक माननीय सदस्य ने बड़ा अजीबोगरीब बात की, जो आप मेरे ऊपर आलोचना कर रहे हैं कि मैं ज्यादा परिपेक्ष दे रहा हूं और आपके छोटे सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूं, तो मैं आपको लिखित भेज दूंगा, चिंता मत करिए। और जिन्होंने भी रेलवे वगैरह में इतनी सारी डिबेट्स हुई हैं, जो प्रश्न उठाए, सबको पत्र मिला है जवाब के साथ। एक माननीय सदस्य ने कहा कि बड़े रेट हो रहे हैं देश में और उसके कारण भारत का उद्योग निवेश नहीं कर रहे देश में। मैं तो बड़ा हैरान हो गया। रेट का और इन्वेस्टमेंट का संबंध मुझे तो नहीं समझ में आता। हाँ, अगर कोई चोरी करे तो ये सीधा चोरी नहीं हो सकती है कि हम राजनीतिज्ञ हैं या बड़े उद्योग के हैं तो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा कोई देश में प्रावधान है क्या? कोई कानून है क्या ऐसा कि राजनीतिक हो तो आपके गलत काम के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तो आप बड़े उद्योगपति हो तो आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। जो गलत काम करेगा वो सजा भुगतेगा उसकी। और इस देश में इसीलिए प्रधानमंत्री जी को इतना आशीर्वाद, इतना प्यार, इतनी लोकप्रियता दी है, क्योंकि उनको पहली बार एक प्रधानमंत्री दिखता है जो बिना भेदभाव के बड़े से बड़े व्यक्ति को अगर वो गलत काम करे उसमें कार्रवाई भी करने को तैयार है और पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराने को तैयार है। इसी प्रकार से एक कहा गया कि बड़े बड़े अमीर लोग, हाई क्लास पीपल, प्रिफर टू पुट वन फुट आउटसाइड, thus making them NRI। अब हम तो सोचते हैं पूरी दुनिया जिस प्रकार से निवेश कर रही है भारत में, वो दर्शाते हैं दुनिया भारत में आके काम करना चाहती। हाँ, अगर कोई गलत काम करता है और फिर देश से भागता है तो उनके लिए भी हम भगोड़ों के लिए भी कानून लाए कि भगोड़ों को भी कैसे वापस आया जाए। लेकिन अगर कोई आदमी मौके ढूंढ रहा है, अवसर ढूंढ रहा है, तो मेरा मानना है आज भारत से बेहतर अवसर दुनिया के कोई कोने में नहीं मिलेगा। इंडिया इज द डेस्टिनेशन। और मैं तो लगातार इस विषय में देश और विदेश में भारत के उद्योग और विश्व में इस चर्चा में लगा रहता हूं। पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है, पूरी दुनिया के निवेशक भारत में आना चाहते हैं। यही तो कारण है कि 7 वर्षों तक लगातार हर वर्ष पिछले रिकॉर्ड तोड़ के अधिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आया है, जिसके कारण अध्यक्ष जी, जो कमजोर विदेश मुद्रा की स्थिति से मैंने शुरू किया था 2013 की, जिसके कारण देश को फ्रेजाइल 5 और एक कमजोर अर्थव्यवस्था करार कर दिया गया था, आज हमारे पास $630 बिलियन से अधिक, और $630 बिलियन बहुत बड़ी संख्या होती है, बड़ा अमाउंट होता है सर। भारत का कभी भी ट्रेड डेफिसिट, गुड्स और सर्विसेज मिला लें और उसके साथ FDI और रेमिटेंसेस जोड़े तो हमें $70-80 बिलियन से ज्यादा की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। कोविड जैसे गंभीर समय में भी हमें कभी विदेशी मुद्रा की तंगी नहीं आई, ना निवेश की तंगी आई, क्योंकि आज विश्व को भारत में एक मजबूत और विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था दिखती है। विश्व को और निवेशकों को आज 135 करोड़ लोगों की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत दिखती है। उनकी आशाएं, अपेक्षाएं एक अच्छा जीवन की, जिस प्रकार से आज लोगों में एक डिमांड थ्रस्ट है, लोग नई नई चीज चाहते हैं। जैसे कि 3 करोड़ से अधिक लोगों को जब हमने घर दिया प्रधानमंत्री आवास योजना से, तो उस घर में वो मशीन भी लगाना चाहते हैं, एयर कंडीशनर भी लगाना चाहते हैं, फ्रिज भी लगाना चाहते हैं। तो हम PLI स्कीम के माध्यम से AC यहां पे बने, LED लाइट यहां पे बने। तो एक जिसको कहते हैं चारों तरफ से प्लानिंग जब करते हैं तो प्लानिंग ऐसी होती है कि निवेश भी आए भारत में, उद्योग भी भारत में लगे, भारत की डिमांड भी मीट करे और विश्व में भी भारत की आन बान और शान को बढ़ाए। और इसके माध्यम से हमारे युवा युवतियों को उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आज सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागता है हमारा युवा, वो जॉब क्रिएटर बनते हैं, जॉब सीकर नहीं। आज
लाखों करोड़ों लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नए नए रोजगार के अवसर मिलते हैं। मैं आईटीपीओ का सर प्रोजेक्ट प्रगति मैदान का रिहैबिलिटेशन उसको अति आधुनिक विश्व स्तरीय बना रहे हैं। सर हमें आदमी नहीं मिलते हैं, कारीगर नहीं मिलते हैं। शॉर्टेज ऑफ मैन पावर की वजह से रोज काम में तकलीफ आती है। आज लोगों के पास अवसर है, लोगों के पास कमाई के अलग अलग तरीके हैं और इसी के वजह से आज देश तेजी से प्रगति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष जी, एक कहा गया कि नेचुरल रबर के जो रेट्स हैं इंपोर्ट ड्यूटी के, वो आप क्यों नहीं बढ़ाते? आप तो जान के हैरानी होगी कि भारत WTO में जब हमने हस्ताक्षर किए, ज्वाइन किया, तब हमने अलग अलग वस्तुओं पे बाउंड रेट्स एक्सेप्ट किए। अब नेचुरल रबर पे भी एक बाउंड रेट है WTO में, और वो तब तो हमारी तो सरकार नहीं थी, मोदी जी की सरकार नहीं थी, बीजेपी की सरकार नहीं थी, एनडीए की सरकार नहीं थी। 1 जनवरी 1995 1995 किसकी सरकार थी अध्यक्ष जी? जिसने भारत के हाथ बांध दिए, जिससे भारत में अगर हमें जरूरत पड़े कि नेचुरल रबर पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़े, जैसे कुछ मान्य सांसदों ने डिमांड की, ये बाउंड रेट किसने इस देश में लाए? 1995 में लाए। एक जरूर कहना चाहूंगा कि काफी मान्य सदस्यों ने बात की, अलग अलग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे भारत ने बहुत तेज वृद्धि की है। कोविड के बावजूद हमारे किसानों ने उत्पादन भी बढ़ाया और निर्यात भी बढ़ाया। जैसा मैंने कहा, 50 बिलियन का निर्यात अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 3,75,000 करोड़ एक ही वर्ष, और यह आगे बढ़ता जाएगा क्योंकि अब हम गुणवत्ता पे ज्यादा ध्यान दें। माननीय प्रधानमंत्री जी का महीना पहले जब फोन आया कि गेहूं के बड़े अवसर है दुनिया में, कैसे बढ़ा रहे हो, तो मैंने बताना शुरू किया ये बोलते बस सबसे जरूरी बात तो तुमने देखी नहीं। मैं भी चौंक गया। उन्होंने कहा गुणवत्ता, क्वालिटी। जो भी गेहूं भारत से जाए वो ऐसी क्वालिटी की हो कि परमानेंट हमारे किसानों को एक मार्केट मिल जाए और विश्व में जो लोगों का स्वाद है वो भारत की गेहूं का स्वाद बन जाए। इसी प्रकार से चावल, चाहे बासमती हो या नॉन बासमती, आज पूरे विश्व में किधर चले जाओ तो प्रीमियम पे मिलता है भारत का चावल, प्रीमियम पे। ऐसे हमें, और इसके लिए एक पूरी मुहिम चलाई जा रही है, चाहे वो फूड स्टैंडर्ड्स हो या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड्स हो। क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी, ये दो विषयों के ऊपर ये सरकार पूरी तरीके से संकल्पित है कि हमें भारत को एक ऐसा दर्जा दिलाना है विश्व में कि भारत का बना हुआ माल आप आंख बंद करके बोल सकते हो यह अच्छा माल है। भारत की ब्रांड विश्व में प्रसिद्ध हो, भारत की क्वालिटी ग्लोबल स्टैंडर्ड की हो, और इसी दिशा में एक प्रकार से एक पहला पड़ाव इस वर्ष 400 बिलियन यानी 30 लाख से अधिक निर्यात होने से ऐतिहासिक जो उपलब्धि देशवासियों की हुई है, इसको सही माने में मैं समझता था कि शायद ये सदन जब चर्चा हो रही है इसके बारे में खुद को शाबाशी दे, चाहे विपक्ष हो, सत्तारूढ़ पार्टी हो, सवाल नहीं है। इसमें हम सब एक प्रकार के स्टेक होल्डर्स हैं। जो चीजें अच्छी होती हैं उसमें राजनीति क्यों करनी? उसमें तो हम सब मिलके हमारे किसानों को, हमारे MSME उद्यमियों को, हमारे छोटे बड़े उद्योगपतियों को, हमारे जो स्टार्टअप्स में काम करते हैं, हमारे टेक्नोलॉजी सेक्टर्स, चाहे सॉफ्टवेयर हो, IT, BPO, इन सबको हम क्यों नहीं शाबाशी दें? क्यों नहीं पूरा सदन मिलके थपथपाए अपने टेबल को और देश में एक संदेश दें कि बिना भेदभाव के कोई भी राजनीतिक दल हो, हम सब गर्व करते हैं हमारे निर्यातकों पे, उनका भी उत्साह बढ़ेगा, उनको भी भविष्य में और ताकत आएगी। वो भी हिम्मत से हम सबके पास आएंगे
कि भाई कुछ दिक्कत होती है तो कोई भी हमारा माननीय सांसद उसको लेके आ सकते हैं। तो मैं समझता हूं अब समय आया है कि जिस प्रकार से विश्व देश की तरफ उत्साह और पॉजिटिविटी के साथ देख रहे हैं, हम भी थोड़ा एक ओपन माइंड से अपने देश की उपलब्धियों पर गर्व करें, अपने देश की तेज गति से जो बढ़त हो रही है उस पर गर्व करें। जो भी क्षेत्र भारत में अच्छा काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं राजनीति से उठकर हम सभी ने, पूरे सदन ने इसकी प्रशंसा, जिससे देश में एक उत्साह बढ़े और इसका उत्साह का लाभ राज्यों को भी मिलेगा। उससे जीएसटी कलेक्शन जो ऑलरेडी महीने के बाद महीने रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं वो और ज्यादा बढ़ेगा। लोगों को अच्छा सामान, अच्छी गुणवत्ता का सस्ते दाम पे मिलेगा। हर प्रकार से ये हर देशवासी का सपना पूरा करने के एक माध्यम है। मैं समझता हूं नेशन फर्स्ट, हमारा देश पहले, ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है, इस सोच के साथ हम सब अगर जुड़ते हैं तो ये देश और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। इस अटल विश्वास के साथ हम अपने काम में निरंतर लगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नो नो I raise a very serious concern. The government is trying hard to grant BS to Kaplam. Kaplam is unprocessed rubber. The BIS is needed to import the Kaplam. In our neighboring rubber producing countries, 25 rupees only per kg for Kaplam. If the government gives BS to the Kaplam, the Kaplam is imported to our country, very serious issue. 10 years back, आपको 240 6 घंटे चर्चा करने के लिए समय दिया था, 4 घंटे तय था। समर्थ बोल रहे हैं सब। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने शुरुआत में ही अपनी बात शुरू करने के पहले ही आप सबको कहा, आश्वस्त किया, सबका लिखित में जवाब सबने विषय उठाए। मेरे पास तो आखिर विभाग का तो काम है, इतने सारे पेपर्स, हर एक व्यक्ति का जवाब है, लेकिन क्या मैं उससे देश का मनोबल और उत्साह बढ़ा पाऊंगा? क्या उससे आपको परिप्रेक्ष्य आएगा किस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है? मैं समझता हूँ उद्योग और वाणिज्य को राजनीति में ना घेरे, इसको देश के समृद्धि का ध्यान बनाए। आपके सब विषयों का हम आपको जरूर जवाब देंगे। श्री सुरेश कोडीकुन्नन ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर 3 कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। मैं अब सभी कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान हेतु रखूंगा। प्रश्न ये कि माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत सभी कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इस पक्ष में आ गए, जो सदस्य इस विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए। अब मैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि अनुदान की मांगों की सूची के स्तंभ 2 से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 10 और 11 के सामने दर्शाए गए मार्क्स शीर्ष के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में संधाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु अनुदान की मांगों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधी राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में वाणिज्य उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगे पारित हुई। गौरव गोगोई जी, क्या कहते हैं आप? बहुत ही धन्यवाद आपका, आपने मुझे ये मौका दिया है। बहुत ही संक्षेप में अपनी बात रखना चाहूंगा।
हमारे आदरणीय लीडर ऑफ जो पार्टी श्री अधीर रंजन चौधरी जी, उनका जो दायित्व बनता है, हम सभी का दायित्व बनता है कि जब देश के किसी भी कोने में अगर किसी के साथ नाइंसाफी हुआ है, जुल्म हुआ है, तो जुल्म के समय उनके साथ जाके हम अपनी संवेदना प्रकट करें। यही उनकी मंशा थी कि वो रामपुर हाट में जाके वहां पे जो परिवार, पीड़ित परिवार है पश्चिम बंगाल में, उनको वो सहानुभूति देने के लिए गए हैं। लेकिन वहां की राज्य सरकार की जो पुलिस है 90 किलोमीटर दूर बोलपुर में उनको बांध करके रखा है। ये क्यों वहां की राज्य सरकार अपनी संवेदना प्रकट करने जा रहे हैं, ताकत देने जा रहे हैं, इंसाफ देने जा रहे हैं, क्यों उनको रोका जा रहा है? सर, ये बहुत ही आज की तारीख में बहुत ही गलत हम चाहते हैं, लोकतंत्र पर ये एक प्रहार है। Sudeep ji, no. Sir, this issue was discussed yesterday. Honorable Prime Minister has also made some comments which we appreciate. I was called by Mr. Amit Shah and I met him just now and we had No, please, no. सुदीप जी आप बोलिए। सुदीप जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आइटम नंबर 20। Sir, I had a talk with Amit Shah ji just आप मेंशन कर देना। and he categorically gave us a hearing. He also responded that ये विषय पर कोई राजनीति नहीं है। He agreed to this and उन्होंने बताया कि दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करना होगा, फर्म पनिशमेंट टू बी गिवन। आइटम नंबर 20। एक उस व्यक्ति अरेस्ट हुआ, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री संबंधी अनुदान की मांगा। आप सभा में पतन व पोत एवं परिवहन जलमार्ग संबंधी अनुदान की मांग संख्या 78 को चर्चा का मतदान के लिए लिया जाएगा। अब मैं उपस्थित जिन माननीय सदस्यों ने पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग संबंधी मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रचारित किए गए, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चा भेज दे, जिससे कि उन कटौती प्रस्तावों की संख्या लिखी हो, वे प्रस्तुत करना है। इस प्रकार प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्ताव की कम संख्याओं में दर्शाए गए वाली सूची कुछ समय पश्चात सूचना पट पर प्रदर्शित कर दी जाएगी। यदि सदस्यों को सूची में कोई विसंगति मिले तो उसकी सूचना तत्काल सभा पटल पर रखा जाए। TN प्रतापन जी, प्लीज जाइए अपनी सीट पे, बैठ जाइए प्लीज, अपनी सीट पे जाइए प्लीज। ये सदन है, प्लीज जाइए अपनी सीट पे। नो माननीय सदस्य। Honorable Speaker, sir, it was well. नो माननीय सदस्य, नो। TN प्रतापन जी, Sir, House not in order. आपको जो करना है यहाँ सदन के अंदर TN प्रतापन जी बोलेंगे, आप आपस में चर्चा न करें। नो, कोई रिकॉर्ड में नहीं हुआ, आप आपस में बात करते रहो। नो। It was World Happiness Day on 20th March last Sunday. Sir, हाउस ऑर्डर में बोलो सर, हाउस ऑर्डर में बोलो सर, हाउस ऑर्डर में बोल दो सर। प्लीज बैठिए, बहुत हो गया, बैठिए प्लीज बैठिए। मैडम, माननीय सदस्य प्लीज बैठिए। TN प्रतापन जी, ऐसा नहीं चलेगा सदन। Honorable Speaker, sir, व्यक्तिगत बातें इंकित नहीं होती और व्यक्तिगत बातों में संयम और मर्यादा रखनी चाहिए। ये सदन है। TN प्रतापन जी, it was World Happiness Day on 20th March last Sunday. As per United Nations Sustainable Development Reports, there is a global happiness index of 146 countries. Sir, our rank is 136. We are in the last 10 countries with happiness. Our neighboring countries are performing better than us. Nepal is at 85.
Bangladesh come at 99. One second, Pradhanji, 1 second. Let the house be in order, please. 1 second. Yes, please, those members. Yes, Pradhanji. Let all the members are requested to please maintain the order of the house. Please. Those who wish to go out, please go out, please. Minister sir. Yes. Yes. It was World Happiness Day on 20th March last Sunday. As per United Nations Sustainable Development Reports, there is a global happiness index of 146 countries. Our rank is 136. We are in the last 10 countries with happiness. Our neighboring countries are performing better than us. Nepal is at 85. Bangladesh comes at 99. Pakistan is 103. Our rank is 136. Happiness report is prepared by 6 factors. GDP, life expectancy, corruption, economy, fraternity and freedom are those 6 factors. In global hunger index and in press freedom index also, we are in a very poor position. Every moment since 2014, we are falling down. Our dignity torn apart in front of the world. Please, Sudipta. This government has looted happiness of our people. Madam, please. He is speaking now. Two such governments is speaking now, please. as to their budgets. What should we comment? Yes, I have something to register, and I would like to speak in my mother tongue, Malayalam. Sir, നമ്മുടെ തുറമുഖങ്ങൾ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട 11 തുറമുഖങ്ങൾ അദാനിയുടെ കയ്യിലാണ് സാർ. സർ, നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന കാലത്ത് നടന്ന 2014 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാനമന്ത്രി യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ഹെലികോപ്റ്റർ സർ അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഹെലികോപ്റ്ററാണ് യാത്ര ചെയ്തത്. Please try to avoid the names, please. അതിന്റെ പ്രതിഫലമായി സർ അദാനിക്ക് എയർപോർട്ടുകൾ കൊടുത്തു സാർ. No, please, you cannot make an allegation like No, sir, allegation. No, please. No, sir. Pradhapan, if you want to make any allegation against the Prime Minister or against any minister, please wait. Please give it in writing in advance. Notice should be given. Without that, it cannot be. That will not be there on the records. Please. നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോർട്ടുകൾ 11 സാറിന് അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ കയ്യിലാണ്. സാർ, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ മന്ത്രി പോർട്ടിൽ 7,100 സാർ 21,000 കോടി രൂപയുടെ ഹെറോയിൻ, 7,900 കിലോ ഹെറോയിൻ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായി. സാർ, ഈ അതിർത്തിയിലുള്ള നമ്മുടെ സമുദ്രാതിർത്തിയുള്ള പോർട്ടുകൾ ഈ വ്യക്തികൾക്കും ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയെ അത് ഗുരുതരമായി ബാധിക്കും. സാർ, അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പോർട്ട് മിനിസ്റ്ററോട് പറയാനുള്ളത്, പോർട്ടുകൾ ഈ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്കും കോർപ്പറേറ്റ് മുതലാളിമാർക്കും കൊടുക്കുന്ന നടപടി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. സാർ, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, പോർട്ടുകൾ പലതും ഈ കോർപ്പറേറ്റ് മുതലാളിമാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ പോർട്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും അതുമായി അനുബന്ധ തൊഴിലാളികളും ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുകയാണ്. സാർ, നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. സാർ, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് വിഴിഞ്ഞം. സാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെയറിന് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അവിടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പ്രക്ഷോഭം നടക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യ പ്രധാനപ്പെട്ട പോർട്ടിലെല്ലാം
ഇതുപോലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അവിടെ നിന്നും അവഗണിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം നടന്നു വരികയാണ് സാർ. അതുകൊണ്ട് പോർട്ടുകൾ പൊതുമേഖലയിൽ നിലനിർത്തുക, പോർട്ടുകൾ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. സാർ, ആഫ്റ്റർ ആദിവാസി കമ്മ്യൂണിറ്റി, ട്രഡീഷണൽ ഫിഷർമെൻ ആർ മോസ്റ്റ് unprivileged community in our country. Their life is getting miserable day by day due to many reasons. Repeating natural calamities, unscientific coastal developments, and other problems related with climate change are some important issues that our fishers are facing. Going out to the sea for fishing is very risky and dangerous. Sir, I was born in a traditional fisherman family. My father and elder brother were active fishers. I also used to go for fishing in the sea. Therefore, I know how dangerous every time our fishers are going to sea. But they are not living a better life at any point of their lifetime. We shall have a complete welfare package aiming traditional fishers in marine and inland sector. Now our blue economy concept is an exploitation of the efforts of our fisher folk. Our economy will have benefits, but we shall give priority to our traditional fishers first. Hundreds of fishers and boats are detained in Pakistan, Sri Lanka, Indonesia, Seychelles, etc. Government shall interfere diplomatically for their unconditional release. Sir, ഇത്രയും ദുരിതപൂർവമായ ജീവിതം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഈ പുതിയ പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പോർട്ടുകളിൽ നിന്നും അന്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പുതിയ പോർട്ടുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും പോർട്ടുകളിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയും മത്സ്യമേഖലയെയും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വേണം സാർ പോർട്ടുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ. സാർ, കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോർട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് സാർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോർട്ട്. സാർ, മുജരിസ് പോർട്ട് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുൻപ് തമിഴ് സംഘകാലത്ത് തന്നെ ഉള്ളതാണ് സാർ മുജരിസ് പോർട്ട്. ഈ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ, അറബികൾ, ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും സ്പൈസസ് വ്യാപാരത്തിന് വേണ്ടി പായക്കപ്പലിൽ വന്ന സ്ഥലമാണ് സാർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോർട്ട്. സാർ, ആ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോർട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സാർ 10 കോടി രൂപയാണ് നേരത്തെ നൽകിയിരുന്നത്. സാർ, കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോർട്ട് മധ്യ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോർട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ്. ആ പോർട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പ്രത്യേകമായ പാക്കേജും സൗകര്യവും നൽകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. സാർ, ഇനി ആ പോർട്ട് പൊതുമേഖലയിൽ നിലനിർത്തണമെന്ന് കൂടി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് സാർ. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ വാട്ടർവേസ് സാർ ഇന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചയാണ്. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്രങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു വാർത്ത, കൊല്ലം പോർട്ട്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെയറിന്റെ സ്വന്തം കൊല്ലം പോർട്ട് അടക്കം കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോർട്ടുകളെല്ലാം, പൊന്നാനി പോർട്ട് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട പോർട്ടുകളിലും ഈ ചരക്ക് കപ്പലുകളുടെ ഗമനാഗമനം നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സാർ, ഒന്ന്, പോർട്ടുകൾ യഥാസമയത്ത് ഡ്രഡ്ജിംഗ് നടത്തുന്നില്ല, പോർട്ടുകൾ യഥാസമയത്ത് വാർപ്പുകൾ നടത്തുന്നില്ല, അവിടെ ആവശ്യമായ ഡെവലപ്മെന്റ് യഥാസമയത്ത് നൽകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പോർട്ടുകൾ, കൊല്ലം പോർട്ട് ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ പോർട്ടുകളും ഡ്രഡ്ജ് ചെയ്യാനും അവിടെ ചരക്ക് ഗതാഗതം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നടത്താനും നിലവിൽ കപ്പലുകളെല്ലാം അവിടെ ചരക്ക് കപ്പലുകൾ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്ന അവരുടെ ഗമനാഗമനം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി അടിയന്തരമായ സഹായം പോർട്ടുകൾക്ക് നൽകണം. കേരളത്തിലെ പോർട്ടുകളെ, സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പോർട്ടുകളെ പ്രത്യേകമായി പരിഗണിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് സാർ. സാർ, ഇനി നമ്മുടെ ജലാശയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചാണ് സാർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. സാർ, നമ്മുടെ ജലാശയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ടൂറിസം ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല. നമ്മുടെ ഭൂഗർഭ ജലത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ആധാരശിലയാണ് സാർ നമ്മുടെ ജലാശയങ്ങൾ. ഇന്ത്യ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയും വലിയ വരൾച്ചകൾ നേരിടുകയാണ്.
ഇന്ത്യയുടെ മഹാഭൂരിപക്ഷം ഗ്രാമങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും ശുദ്ധജലം സമ്പൂർണ്ണമായി ലഭിക്കുന്നില്ല. കൃഷിക്കും കുടിവെള്ളത്തിനും അനിവാര്യമായ നമ്മുടെ ഭൂഗർഭജലം നിലനിർത്തുന്നതിന് നമ്മുടെ ജലാശയങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുക തന്നെ വേണം സാർ. അതിന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ യമുനാഘട്ടിൽ പോയി. യമുനാഘട്ടിൽ പോകാനുണ്ടായ കാരണം ഈ സീസണിൽ നമ്മുടെ സൈബീരിയയിൽ നിന്നുമുള്ള പക്ഷികൾ വരും സാർ. ആ സൈബീരിയയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ സീഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മനോഹരമായ പക്ഷികളുണ്ട്. അത് യമുനാഘട്ടിൽ, കാശ്മീരിനടുത്തുള്ള യമുനാഘട്ടിൽ പോയാൽ സാർ അത് നമുക്ക് ഈ രാവിലെയും സന്ധ്യയ്ക്കും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഞാൻ കുടുംബസമേതം യമുനാഘട്ടിൽ പോയി, അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി സാർ. യമുനാഘട്ടിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി കണ്ടാൽ ദയനീയമാണ് സാറ്. അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോരുമ്പോ എനിക്കുണ്ടായ വൈകാരികത ഞാൻ ഇതുമായി പങ്കുവയ്ക്കാണ്. But when I reached Yamunaghat, I felt very sad because Yamuna is a river which thousands of people worship as God and love as their mother. This holy river is filled with toxic waste. The color turned black and any living organism cannot survive. It hardly flows with very bad smell also. This is the same condition of almost all rivers in our country. Millions of rupees spent every year to clean and protect rivers in India. But the reality is no river in the country is clean. Sir, ഇതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം ജലാശയങ്ങളുടെ സ്ഥിതി. നമ്മുടെ ഭരണശിലാ കേന്ദ്രത്തിലെ പാർലമെന്റിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും പുണ്യ നദി എന്ന് പറയുന്ന അമ്മയെ പോലെ ഇന്ത്യയിലെ വിശ്വാസികൾ കാണുന്ന യമുന നദിയുടെ സ്ഥിതി ഇതാണ്. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിലൂടെ നദികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്. സാർ, അതൊന്നും പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നദികൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേകമായ ഇടപെടൽ കുറെ കൂടി ഗൗരവമായി വേണം. സാർ, കേരളത്തിലെ കാര്യം സാർ, കേരളത്തിലെ നദികളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നദികൾ 44 നദികളുള്ള കേരളത്തിലെ നദികൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സാർ ദേശീയ ജലപാതയുടെ ഭാഗമായി അങ്ങയുടെ കൊല്ലം കോട്ടപ്പുറം ജലപാത ഫസ്റ്റ് ഫേസ് അത് ഇംപ്ലിമെന്റേഷനിലാണ് സാർ. അതിന് സെക്കൻഡ് ഫേസും തേർഡ് ഫേസും കൂടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കോട്ടപ്പുറം മുതൽ ഈ കോഴിക്കോട് കല്ലായി വരെയാണ്. കോട്ടപ്പുറം മുതൽ കോഴിക്കോട് കല്ലായി വരെയുള്ള ഈ ജലപാത കേരളം 3 സ്ട്രക്ചർ അതിന്റെ ആദ്യ ഫസ്റ്റ് ഫേസിന് ആവശ്യമായ പണം നൽകണം സാർ. അതിന് ഈ ഫസ്റ്റ് ഫേസിന് ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആവശ്യമില്ല. ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത കോട്ടപ്പുറം കോഴിക്കോട് കല്ലായി കനാലിന്റെ ഈ ദേശീയ ജലപാത തേർഡ് ഫേസിന് ആവശ്യമായ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സാർ അവിടെ പാലങ്ങൾ, അതേപോലെ തന്നെ ഫുട് ബ്രിഡ്ജസ്, അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ലോക്കലുകൾ സാർ, ഇതൊന്നും പുതുക്കി പണിയാൻ വേണ്ടി ഭൂമി അക്വിസിഷൻ, ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആവശ്യമില്ല. ആ സ്ഥലത്ത് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ പണം ഗവൺമെന്റ് അനുവദിക്കണം എന്നുകൂടി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ ധനാഭ്യർത്ഥനകൾ എതിർക്കുന്നു സാർ. താങ്ക് യു ശ്രീ ടി എൻ പ്രതാപൻജി. നൗ ശ്രീ ദിലീപ് ശിക്കയ്യൻ. अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज इस बजट वेज मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर अपना पक्ष रखने का हमको अवसर प्रदान किया। मैं अनुदान की मांगों को समर्थन करता हूं और इस सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत बनाने की हमारे संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित किया है। साथ ही में आई वुड लाइक टू थैंक्स और ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, because as the country knows, the country's maritime sector plays a crucial role in its overall trade and growth, with 95% of the country's trade volume and 65% of the trade value
being undertaken through maritime transport. The long and contiguous coastline spanning 7,500 kilometers and extensive navigable inland waterways provide an excellent opportunity to tap an environment-friendly, water-based model transport which can complete rail and road-based cargo management. To make India one of the top maritime nations in the world, Ministry of Port, Shipping and Waterways, MOPSW, has prepared a Maritime India Vision 2030, MIV 2030. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji unveiled and launched the vision document during Maritime India Summit 2021. Maritime India Vision 2021 would involve an investment of over rupees 3 lakh crore and unlock annual revenue potential for major ports immediately. So what are the aims and objectives of MIV 2030? Speaker sir, rupees 1.25 lakh crore investments planned in augmenting the infrastructure of major ports. First, to develop mega capacity ports in high potential areas of Gujarat, Maharashtra, Orissa, West Bengal, northeastern states, and other clusters at an investment of over INR 80,000 crores rupees. Increase the transshipment volumes of Indian cargo at Indian ports from 25% in 2020 to more than 75% by 2030 by operationalization of the port and development of transshipment zone at Galathea Bay in Andaman Nicobar Islands. Sir, the vision is promoting waste to wealth through sustainable dragging and domestic ship recycling. Enhance cruise infrastructure by developing dedicated cruise terminals at 12 selected major ports. Promote development of 5 themes for cruise tourism, that is pilgrim, heritage, Ayurvedic and wellness, island tourism and regional international circuit, international circuit, India, Sri Lanka, Myanmar and Thailand. Sir, facilitate global cruise liners to make India their home port. Strengthening the maritime institutions to enhance India's training and development capabilities at par with global standards. This would also help in increasing India's share of seafarers from 12% to more than 20%, sir. So, this is the major aims and objectives of MIV 2030. So, how we can achieve this goal? What are the parts? What are the vision of our Honorable Prime Minister and what the ministry done in last 7 years? Sir, we have 3 Act, as you know, the Major Port Authorities Act 2021. That Act, ये संशोधन किया गया था अध्यक्ष महोदय, जिसके कारण ये 2020-21 में ये मेजर पोर्ट्स अथॉरिटीज एक्ट 2021 हमने इसको संशोधन किया, जिसके कारण अध्यक्ष महोदय, द लेजिस्लेशन प्रोवाइड्स फॉर रेगुलेशन, operation and planning of major ports in India to face their administrative control and management upon the boards of major ports authorities. Next, the legislation ensures that the major ports transit from present service model to landlord model, whereby the ports would provide basic facilities which would be run by PPP on design, build, finance, operate and transfer DBFOT model, sir. The legislation empowers major ports to perform with greater efficiency
on account of increased autonomy in decision making and by modernizing their institutional framework. The legislation also provides authority to abolish tariff authority for major ports, TAMP, and empowers the board of each major port authority to fix its own tariff. It is to be noted, sir, the port authority will fix its own tariff scale of rates for usage of port assets and services by the users. Similarly, PPP concessionaires in public-private partnership projects have been given the power to fix tariff based on market conditions and such other conditions as notified. Speaker, sir, the next act which was जो कानून 2021 में हमने संशोधन किया, इनलैंड वेसल्स एक्ट 2021, इस कानून में भी to promote inland water transport across the country, the government has enacted new Inland Vessels Act 2021. The act replaces the Inland Vessels Act of 1917. Noted, sir, the act was enacted in 1917 and will promote, among others, development of trade, commerce through seamless movement of vessels across the country. The 1917 Act had provisions for restrictive movement of mechanically propelled vessels within the jurisdiction of the state government, requirement of endorsements, limited applicability and validity of certificates, non-uniform standards and regulations that varied from one state to another led to hindrances and hurdles in seamless navigation across states, development of the sector. The new legislation will cater to modern and contemporary needs and development of the inland water transport sector. It will help realize the potential of Indian water transport and promote it as a supplementary and eco-friendly mode of transport to congested road and rail network for movement of cargo passengers. The third act, Marine H2 Navigation Act 2021. The act received the assent of the President on 30/7/2021. The act replaces the old Lighthouse Act which was enacted in 1927. Noted, sir. This was enacted in 1927. After 6 years, हमने ये संशोधन किया. The act replaces the old Lighthouse Act 1927 and incorporates the global best practices, technological developments, and India's international obligations in the field of marine H2 navigation. The new act will facilitate harmonized and effective functioning of H2 marine navigation and vessel traffic services along the Indian coastline. Sir, this is three act which was enacted and which was जिसके कारण हम सब लोगों ने आज Yes, दिलीप सर क्या yes sir? No sir. हमने पास किया no. All these legislations are passed by this house. So I would share some few achievements. Yes, please. Some few achievements of the department in last 7 years under the visionary leadership of Narendra Modi. Please come to that. The comparative statement. I want किसी को मिर्ची लग सकता है, लेकिन मैं अनुरोध कर सकता हूँ किसी को मिर्ची न लगे. जो काम हुआ है 7 साल में उसको सुनने का भी एक उनका भी धैर्य होना चाहिए. Sir, the comparative statement I am laying before also in the table. Due to various interventions for ease of doing business made by the ports under the ministry, India's ranking in trading across borders improved from 132 in 2014 to 86 in 2020, sir. Next, the cargo handling capacity of the major ports doubled to 1,560 million metric tons per annum MMTPA
from 800 million metric tons per annum in 2014. Mind, sir. 800 MMTPA in 2014, and we have achieved in last 7 years 1560, almost doubled and more than doubled, sir. The cargo handling capacity of the non-major ports also increased to 1,000 million metric tons per annum MMTPA from 689 MMTPA in 2014, sir. In 2014 it was 689, and in our regime it is increased to 1,000 million metric tons per annum, sir. Turnaround time of vessels container reduced substantially to 27.38 hours in 2021 as compared to 41.76 hours in 2014, sir. Next, average draft in various ports also improved from 12.5 meters in 2014 to 14.5 meters in 2021. The plan is afoot to increase it to 18 meters by 2030 to enable the ports to handle capsize and bigger vessels. The dragging cost per annum, which was 2,500 crore, has been substantially reduced to rupees 819 crore per annum due to several policy interventions for improving business practice and transparency in administration, sir. Total operational income of the major ports also increased, sir. It is from 9,162 crore in 2014 to rupees 14,690 crores in 2021, sir. It was 9,000 crores, and in our regime, in our leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, it increased to 14,700 crores in 2021. The number of cruise passengers also increased manifold since 2014 from 1 lakh to 4,68,000 in 2020. Inland waterways, sir. The total number of inland waterways increased from 5. It was 5 in 2014, sir. It is increased to 111 in 2021, sir. An amount of rupees INR 1,619 crores was spent. 58 crores per annum, sir. For the development of national waterways since financial year 1986 to 2013-14. However, with growing focus towards inland water transport sector, expenditure of approx INR 4,644 crores has been incurred during last 8 years. That is since financial year 2014-15 until financial year 2021-22. The multi-modal terminals on national waterways increased from just 1 to 2014. It was in 1. 2014, the multi-modal terminals, 1. Only 1 in UPS regime. It is increased to 4 in 2022. The inland water cargo increased manifold in these 8 years, sir. From 16 million metric ton in 2013-14 to 96 million metric ton till February 2022 during 2021-22, sir. Leaves Kheji, how much more time required? 5 minutes, sir. 5 minutes. Okay, sir. Please. Please conclude within 3 minutes, please. Okay, sir. Ports of call under Indo-Bangladesh Protocol route increased from 5 in 2014. It was only 5 in 2014. Indo-Bangladesh Protocol road ports of call. It is increased to 13 in 2020, sir. This is the achievement, sir. This is the success story of our shipping, port and inland waterways department, sir, under the leadership of Narendra Modi ji, sir. सर नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ? मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूँ. थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट 95% ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इज सराउंडेड बाय द फॉरेन कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज. हमारे पहाड़ है, जंगल है, सब है,
लेकिन हमारे संपद भी है, संभावनाएं भी है। हमारे पास गंगा से लेकर ब्रह्मपुत्र, बराक से लेकर इधर सारे बांग्लादेश के हमारे जल हमारे पास में है, लेकिन हमारे पास में वो साधन नहीं था, वो हमारे प्लानिंग नहीं था, परिकल्पना नहीं था, विजन नहीं था हमारे सामने, जिसके कारण हमने कुछ नहीं कर पाया था। Shipping, waterways, ports, opening speaker from Assam. Yes, yes. Because Northeast get a major share in this success story. Sir, inland waterways की जो कनेक्टिविटी, इसके माध्यम से, जो जल परिवहन विभाग के माध्यम से हमारे साथ पूरे पूर्वोत्तर को जोड़ने के लिए मोदी जी ने जो हमको जो उत्साहित किया है, हमको जो सपोर्ट किया है, ये काबिल तारीफ है सर। मोदी जी केवल भारत का प्रधानमंत्री है ऐसा नहीं है, अभी वो विश्व के नेता भी बन गए हैं और पूर्वोत्तर के एकमात्र अभिभावक के रूप में पिछले 70-75 साल में मोदी जी ने अपना भूमिका निर्वाह किया है सर। पिछले 7 सालों में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरगामी प्रयासों के कई नतीजा है कि आज देश के 24 राज्यों में फैले 111 वाटरवेज को नेशनल वाटरवेज घोषित किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत के लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है और देश भर में लॉजिस्टिक कॉस्ट को एक मजबूती प्रदान, इकोनॉमिक सिस्टम में एक मजबूत करना है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करना चाहता हूँ, इनलैंड वाटरवेज की संख्या 19, वो तो हम भूल दिया है। देश में वाटरवेज कार्गो मूवमेंट में सबसे ज्यादा लाभ किस क्षेत्र में हो रहा है? लो कॉस्टिंग, इको फ्रेंडली, फ्यूल एफिशिएंट, रिडक्शन ऑफ रोड एंड रेल कॉग्निशन एंड टाइम सेविंग, ये सबसे बड़ा हमारे फायदेमंद विषय है। आज नॉर्थ ईस्ट में महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि आजादी के बाद चित्तागंग पोर्ट जो बांग्लादेश में स्थित है, आजादी के पहले भारत में ही था। चित्तागंग पोर्ट बांग्लादेश में चला गया, पाकिस्तान में चला गया, मतलब जो नहीं जाना चाहिए था। हम भारत के विभाजन को भी हम दिल से हमने सपोर्ट भी नहीं किया था, फिर भी करना पड़ा। कुछ ऐतिहासिक इसका भूल है, वो बाद में हम चर्चा करेंगे। आपका 5 मिनट हो गया ना, समाप्त कीजिए। मैं महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि आजादी के बाद चित्तागंग पोर्ट भारत सरकार के अधीनस्थ नहीं था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के कुशल कूटनीतिक प्रयासों से भारत बांग्लादेश के बीच समझौता हुआ और पहली बार कार्गो शिप हल्दिया कोलकाता होकर सोनामुड़ा त्रिपुरा तक पहुंचा, जो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही बड़ा उपलब्धि है सर। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम के सदिया से बांग्लादेश सीमा पर 891 किलोमीटर 891 किलोमीटर वाटरवेज 2 का राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का निर्माण भी अपने अंतिम चरण में है, जिसकी घोषणा 1988 में हुई थी। इसमें 2025 तक हमने इसको पूरा करेंगे। 90% काम हमारा पूरा हो गया है अध्यक्ष महोदय, ये भी हम बताने के लिए हम आज गौरव महसूस कर रहा हूं। इसका ट्रायल भी हमने चालू कर दिया है। अभी हाल ही में गुवाहाटी में हल्दिया से लेकर के 2000 टन लोहे हम वहां से असम के पांडु घाट तक लेके गया, जहां हमारे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी खुद उपस्थित थे, असम के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी उपस्थित थे। अंतर्देशीय जलमार्ग एल्टनजी ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक के लिए उपयुक्त, ये हम सब लोग असम पूर्वोत्तर के बारे में समाप्त कीजिए, समाप्त कीजिए प्लीज। समाप्त करता हूँ मैं। लास्ट में आप बार बार समाप्त करने के बोल रहे, समाप्त करने का विषय नहीं है ये, इसको आगे बढ़ाने का विषय है। आपने 5 मिनट को हम जैसे आगे बढ़ाते हैं, आपसे 5 मिनट मांगा, 5 मिनट हो गए। जी, इसको बहुत आगे बढ़ाने का विषय, आगे बढ़ाएंगे भी। प्रधानमंत्री जी ने आग्रह रखा है कि हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट, हमारे इस जल मार्ग से, कार्गो से हम जितना भी हमारा देश की अर्थनीति को जोर दे सकते हैं, बल दे सकते हैं, ये डिपार्टमेंट के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने आग्रह रखा है। हमारे सामने लक्ष्य तय किया है, हमको $5 बिलियन हमको ये इनकम करना है अगले 5 ट्रिलियन नहीं, हमारे लिए 5 बिलियन बोला है, हमारे डिपार्टमेंट के लिए। अच्छा। 5 ट्रिलियन देश के लिए है, पूरा देश के लिए है। हम लोग अभी तक $3 ट्रिलियन पे पहुंचा है मोटामोटी। $5 ट्रिलियन तक हमको जाना है, लेकिन $5 बिलियन हमको एक्सपोर्ट हमको करना है, ये हमारा आग्रह है। तो मैं फिर से एक बार
इस सदन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी को, सर्बानंद सोनोवाल जी को, माननीय केंद्रीय मंत्री जी को, पूरे सदन को आज इसका लाभ पूरा देश को मिल रहा है। और स्पेस इको फ्रेंडली और देश के अर्थनीति को मजबूत करने वाला, आत्मनिर्भर भारत बनाने वाला ये विभाग के जरिए हमने जो अचीवमेंट हमने अभी तक किया है, इसको सपोर्ट सब लोगों ने करना चाहिए। किसी को इसके विरोध में अगर किसी को कुछ काम करना है तो बोलिए, लेकिन इस डिपार्टमेंट के विरोध में, काट मोशन के विरोध में, इस प्रस्ताव के विरोध कुछ मत बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। Dr. V. Kaladiti ji, please try to avoid the slogans at the end of the speech. Thank you very much, sir, for permitting me to speak on the demands for grants under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways 2022-23. Sir, shipping is not anything new to India, sir. Ancient India has had documented several kingdoms which have had trade routes where they have traveled to seas, through the seas. They have traveled to several countries abroad, like countries like Indonesia, China and Rome. And from the ports of Pumbuhar and Arikamedu in Tamil Nadu, we have had so much of trade relationships. And these trade relationships have been exemplified by the visit of two Chinese premiers, sir, who had visited Mahabalipuram. This shows the relationship that the ports of the southern state of Tamil Nadu which have had in the past. The Premier Zhou Enlai and Xi Jinping, they both have visited Mahabalipuram and they show the ties which they have had during the ancient period. So even during the British India, there was a British India shipping company, and that was playing a monopoly. And in 1906, a freedom fighter from Tamil Nadu, Chidambaram, he had started his own Swadeshi shipping company where he got two ships, and these were having trade routes from Tamil Nadu and Sri Lanka. But the British government did their best to close down the company, got him arrested, and he was sentenced to 2 life terms. And he was sadly forgotten by probably most of the people. And luckily, the Thoothukudi port has been named after him, sir, which is doing an extremely good job of doing their port activities. In fact, during the Republic Day parade of in India over here, the last January, Tamil Nadu government had proposed to send a vehicle to portray all these leaders, sir. Vavu Chidambaram, Subramania Bharatiya, Venu Nachiyar. But sadly, the government did not permit that. But probably taking advantage of this, our Honorable Chief Minister, he has made these vehicles go all over Tamil Nadu and exemplifying their role in the freedom struggle, sir. In fact, Subramania Bharati, regarding the shipping, he has even sung a song where he has said, Velli Pani Marayin Meedu Lavuvom, Adi Melai Kadal Muruvadum Kappal Viduvom. It translates to, we'll stroll on the snow-clad mountains and seafare on the high seas. So he has been another freedom fighter who, through his poems, has kindled the interest right from children to adults about the freedom struggle, sir. So the earlier speaker was talking about the amount of growth which has been happening in the ports. He was saying that the amount of development which has happened in the last 7 years, I probably have to agree with him. But the question I have is, how much of these are happening through the government ports and how much of these are happening through private ports? In fact, if you take the statistics and see, you will find that the Adhrani port special economic zone is the one which is having the highest amount of growth. So all the statistics, the earlier honorable member from Mangaldoy, he has spoken. I would like to really question how much of that has come through the Indian government. Because if you see the amount of money which is being spent for the Sagar Mala project, the proposed expenditure is almost 6 lakh crores. And they have claimed that there are so many projects which are going to be implemented, but sadly the ports which are there in Chennai, there are 2 government ports. One is the Madras port and the other is the Ennur port, Kamarajar Ennur port. So both these ports are operating only in the range of about 40 to 60% capacity. And just a few kilometers away from this port, we have Krishnapatnam Ahrani port. So for this port, they have given a proposal to the government of India where they want to increase it to 3 times. So this is a project which involves acquiring about 6,000 acres of land.
6,000 acres they are going to acquire, 2,000 acres from reclaiming from the sea, 2,000 acres from the marshlands, and 2,000 acres which belongs to the private people. So they are planning to acquire this and give it to one particular person, and there are so many issues in expanding this port because adjacent to this Krishnapatnam port there is a Pulikat lake. So environmental clearances cannot be provided for this, but somehow this project is being proposed and mooted by the government to benefit a single individual, sir. So this is totally unfair because not only will it affect the ecology over there, it will also affect the fishermen over there whose livelihood is at stake. So when you are claiming that there is so much of growth, I understand development is good and growth is good, but should it be happening to an individual private sector and rather than for the government of India and for the country? So similarly, the earlier speaker also spoke about the 7,500 kilometer coastline which we have and how best we can utilize this to enhance our economy. No doubt we can do that, but how many new ports major ports have been constructed in the past? Because this project has been implemented from 2015 to 2035. That is 20 years. Only 7 years are passed. Almost 33% of your time is gone, but how much of development has happened? If you look at the budget allocation for this ministry, they have given 2,244 crores, out of which 750 crores is the capital expenditure. So when you are talking about a 6 lakh crore project, like the Sagarmala project, and you are saying that the capital expenditure is only about 750 crores, I am wondering how long is it going to take for us, whether it's going, even by 2050 or 70 also, whether the Sagarmala project will be completed. So I would like to urge the government to take steps to ensure that the Sagarmala project be taken up in this current year itself with a lot bigger allocation. The reason why I say that is, after a pandemic, whenever there is a pandemic or whenever there is a recession, it is ancient traditions, or even kings those days, they used to build roadways and temples and all those things during recession or during a drought so that the people can be employed and probably your labor also can come out much cheaper. So taking up all these projects, be it road project or railway project or shipping projects, all these things, if the government can give a little bit of push, the huge unemployment which is being faced in this country can be mitigated to a certain extent. So I hope that the government will look into that and ensure that the port activity are taken up at a fast track pace. And also talking about the waterways, 14,500 kilometers of inland waterways we have. And the previous speaker had said that the previous government had only 5 national waterways, whereas now there are 111 national waterways which have been announced. I would like to say that the National Waterways 4, which connects Andhra, Tamil Nadu and Pondicherry, it is running for about 1,000 odd kilometers, sir. But even a DPR I don't think has been made ready for the project yet. I would like to ask the Honorable Minister, because several times I have written to the Inland Waterways Authority of India, asking them about the status of the National Waterways 4 project, which will be a huge benefit for the 2 states of Andhra and Tamil Nadu and also the Union Territory of Pondicherry. So I would urge the government to ensure this National Waterways is implemented at the earliest. The work should be started and completed at the earliest. So this will not only help in this period of unemployment. The other thing, the main reason why we want this is, whenever you are talking about transportation, it is a known fact that shipping is the cheapest mode of transport. If it costs you, say, roughly 50 paise to transport a ship, the cost of transporting it by road or rail is twice or even 4 times higher. So that way, the cheap mode of transport should be utilized and should somehow be made possible, and this benefit should come to our state. So I hope really that this government will look into it, sir. And also the previous speaker was talking about several bills. I would also like to talk about a bill where the Maritime bill, this is something which is against fishermen. The fishermen in my state, and I'm sure the fishermen in Kerala also, will find that the new Maritime bill, there is a proposal which is, I don't know, I mean, like, I've been told about this, I've been reading in the media, where they say that the fishermen are going to have licenses which are going to become expensive and punishments which up to imprisonment. So fishermen are like agriculturists, sir. They are, in fact, they are probably a little bit more. They are doing something like a farming in the sea, laying their lives at risk. So there are so many people who have gone fishing and who have died.
And even recently there was an incident where Tamil Nadu fishermen had gone and they were stranded in Burma during the cyclone, and we had to bring them back, and they had gone through such a horrible period in the sea. And they are the ones who have put India on the map, being the second largest fishing nation in the world. So when they have done so much, I don't think it is fair that the government is proposing to bring in a bill where they are going to be making their jobs and lives more difficult by passing this bill. So I hope that the government will look into this and ensure that the fishermen are taken into consideration, sir. And regarding this Ahrani port, this Katapalli port, sir, the reason why they are expanding to such an extent when adjacent ports, Madras port and Ennur port, both are operating only at 40 or 50% capacity. So when the capacity is so low, why is it that a private enterprise is being promoted to grow to 3 times, 300% growth, with giving about 6,000 acres of land, 4,000 of which is government? Why is the government giving the land? So I would like to make sure that this port is not given clearance, and I would like to ensure that the environmental impact assay should be done and proper care should be taken. And even the people over there, they are claiming that their consultations are not being held, where they are not called, they are poorly informed, and they are planning to have a consultation. And we have been insisting on the local collector over there to ensure that the meeting should be held fairly, where everybody's views should be taken into consideration. And if that is done, nobody will give a sanction for this, and I hope that the government will listen to reason and stop this project, sir. Thank you very much. Honorable Member Dr. Pratima Mandalji. Sir, I rise to participate in the... Just a minute. Honorable members, those who want to give written speech may hand it over at the table of the House. Yes, please. Ma'am. Sir, I rise to participate in the discussion on the demands for grants under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways for 2022-23. Sir, India is strategically located on the world shipping route with a coastline of approximately 7,517 kilometers. Maritime transport handles around 70% of India's trading in terms of value. It has 12 major and 200 non-major ports. As compared with other ports across the world, the numbers are not encouraging in India. Due to the lack of a deep sea port with 20 meters draft, mother vessels coming to India from anywhere in the world has to unload its cargo at transshipment ports like Colombo or Port of Singapore to load them into small ships and then sell it to Indian ports. This puts an extra burden of around rupees 16,000 per TEU. Not just these, all the ports are saturated and this leads to poor functioning. Sir, there have been a sharp indication that the design of existing ports is inadequate to meet the current requirement for quick turnaround and handling of increased volumes. This causes delay in the feeding and evacuation of cargo and productivity of vessels. So there are around 14 institutions providing naval architecture degree to about 700 graduates per year in India, whereas the current country needs about 10 times more naval architecture and shipbuilding engineers per year. It is also predicted that there will be an 8% increase in the demand every year, with many of the students leaving India. The shortage of skilled architects will affect the industry. The intake capacity must be increased and women must be protected in the field. So instead of modernizing the ports, the government's 8 lakh crore Sagarmala project is causing some irreversible damage. Environmental effects on the coast with issues like coastal erosion as well as severe problems of degradation are being noticed. So governments are projecting or highlighting about the Sagarmala project, but the drawbacks should not be overlooked. Sir, around 352 ports have been identified to be implemented as major ports. A target of 3,200 million tons of port capacity to handle
3,000 million tons of cargo was said to be reached by 2020. But in 2021, the total capacity stood at 2,562.85 MTPA. Not only this, the development of road network, electricity and overall infrastructural development is also the need of the hour. The port productivity and efficiency also depend upon the quality and reliability of road and rail connectivity and adequate shortage and handling facilities. The lack of expressway connectivity between major ports as well as industrial clusters and high fuel cost make hinterland transportation inefficient and slow. Also, the container freight stations and business need to be organized efficiently through good management practice in space utilization. Sir, India has domestic industries which can produce some of the raw materials required in shipbuilding. Especially, India has competitive steel manufacturing, light engineering and IT industries, which can offer the required products at economical cost. Thus, this should be boosted. Rather, the Minister must highlight the government steps in this regard. Sir, in the 2020-21 budget, the Honorable Finance Minister had announced that by 2024, the ship recycling capacity of the country would be doubled. The Minister had asked for a 60% raise in this year's budget in order to fulfill the aim, but the raise is negligible. Rather, the worrying thing is the fact that 48% of Alam's capacity remains unutilized. The main reason is non-compliance with environmental norms. Until and unless that is done, it will never get any ship enter from Europe, and at this rate the target will never be reached. Sir, rupees 100 crore was allocated towards shipbuilding research. What has been the outcome of the project? And there has been no mention since. Also, the allocation of rupees 100 crore to Sagarmala indicates that government is relying heavily upon the private sector for its implementation, which is unacceptable. So, talking about the problems faced by the shipping industry, the Adg Shipyard Scam comes to the forefront. It is the same company to whom BJP government of Gujarat had allocated 1.21 lakh square meter of land at Dahej, Gujarat at 100% reduced rate. Despite the adverse report of CAG, the land was sold at 700 per square meter instead of rupees 1400. The company was caught in one of the highest scams, that is rupees 22,892 crore in 2016. But the FIR was lodged very recently in February of 2022. So why the delay? What is the current status of this case? And how is the government planning to bring back the lost amount? I would like to request the Honorable Minister to address this issue in his reply. Along with this problem, the current problem faced by the traders revolves around the ongoing war, as there have been sanctions on the Russian ports which are importing to the Indian market. Not only that, huge number of obtaining containers are stuck in Russia, leading to a dearth of the same. Freight rates have gone high, perishable items of export like fruits such as grapes are getting destroyed. In such a scenario, the traders as well as farmers are severely affected. I would like to request the Honorable Minister to look into the matter and also enlighten the House on the steps taken by the government to combat the effects of war on the shipping and its dependent industries. Over here, I would also like to ask the Honorable Minister whether 21 standard sailors near the Black Sea were rescued or no. This I say so because I didn't get any update regarding the same matter. Sir, the shipping and port industry is plagued with regulatory and permission-related obstacles. Here I would like to take the opportunity to mention that Government of West Bengal has created a single window channel for all the works related to the non-major ports. Even the Tajpur port, which will be completed within 3 years, due to the sincere effort of our Honorable Chief Minister Mamata Bandyopadhyay, will boost the economy of the state. Sir, similar steps should be taken for the major ports falling under the responsibility of the central government. The Waterways Authority of India has found 25 out of 111 national waterways fit for cargo or passenger movement. National Waterways 44 on River Ichamoti is one of these. I would like to know from the Honorable Minister about the current status of the construction work of the said. According to the detailed project report, it should have been completed within
24 months since the beginning of the construction. Moreover, there are ferries already running in the areas along Boshihat and Itinga. So what will be the future of these ferries once Waterways is constructed? And once the cargo transportation becomes operational, there is bound to be water pollution. How will that be taken care of? Sir, in 2020-21, share of major ports declined to 54%, while that of non-major ports increased to 46%. In the upcoming future, the major ports will be handling more cargo, and the government in its 2021 bill is centralizing the power even more. Need of the hour is to decentralize and give the state government their due share of power for a better future. Sir, with this, I am concluding my speech, and with a thanks to the chair for allowing me to complete my speech, and I hope that Honorable Minister will address my questions which I have raised here. Thank you, sir. Honorable Member Sri Ravu Sri Krishnan. Thank you, sir. Thank you very much. We should all be happy that our economy is in the top 5 across the world, sir. But we should be really concerned with regards to the position of ports and maritime industry, which is standing at 18th in the world, sir. It needs a lot of improvement, because Government of India is talking about 5 trillion economy, PLI scheme, Atmanirbhar Bharat, manufacturing hub. If all these things has to happen, this position of ours has to increase, sir, and our facilities in the seaports and marine industry has to increase, sir. Ministry has been allocated 33% less budget, sir, when compared to last year. So when we are saying that this infrastructure has to be increased, I don't know how it is going to be achieved, sir. Even for the Sagar Mala projects, which is the flagship of this government, it was only provided 360 crores, sir, while which is a mere 52% of its projected requirements, sir. For the development of minor ports, there is a huge shortfall, sir. Demand by the ministry was 128 crores. Allocation was only 52.79 crores, sir. India has around 12 major ports and almost 200 minor ports, sir, with combined capacity of 2,400 million tons of cargo, sir. GOA is planning to develop major ports in AP, Telangana, West Bengal and Maharashtra, but it has been planning for so many years, sir, but nothing has been happening, sir. If we want to make world-class logistics, we cannot dump all the responsibility on the private players, sir. It's easy to dump everything on them and wash our hands off, but GOA, Government of India needs to handhold if we are planning for the ports of the future, sir. Coming to some of the suggestions, because I'm coming from Andhra Pradesh, which has a huge coastline, and some of the suggestions I have, some of the clarifications I need, sir. To start off with the suggestions, Gati Shakti project is evolved, sir, to connect to improve road and rail connectivity, but we need separate plan to develop Gati Shakti to connect all major and non-major ports, sir. Dredging and keeping the channel depth of large vessels is a high-cost exercise, sir. This is one of the major concerns of the persons who are running the seaports, sir. It needs liberal support from the Government of India, sir. We see this happening day in, day out in the Vizag port, sir. Because it's one thing to build a world-class port, sir, but you have to operate it at a world-class level as well. If that has to happen, this needs to be supported by the Government of India, sir. We should plan for more multi-mode logistics parks, sir, not just by NHAI, but also by Indian Railways strategic locations, sir. It will improve the efficiency of our supply chains. This is another suggestion I want to make. And Pratima Mandal, ma'am, has also spoken about it just now with regards to the mother vessels or mainline container vessels not calling the Indian seaports, sir. Singapore, Sri Lanka, UAE, Malaysia, these are the only countries that are attracting these, sir. Somehow these mother vessels are not coming to India. It is a cause of the concerns. Because these are not coming to India, the shipping cost has been increasing, and there is a huge delay in the shipping of these containers as well, sir.
And this is the main problem why they are not coming is there's a delay in Indian ports, sir, and there's a draft constraints, sir, high tariffs, sir, high bunkering charges, sir. These are some of the issues that our ministry has to resolve, sir. This will make our imports cheaper and our exports competitive across the world, sir. And this government is talking a lot about the one nation, one card. Recently we have passed a bill combining both Aadhaar card with the voter ID card, and we're talking all of that. But sir, coming to the ports, there are many different types of service providers in the ports, sir. Be it in government or private ports such as custom house agents, freight forwarders, stevedores, truck operators, loading and unloading agencies. We should also think of one nation and one registration policy for all these different type of service providers, which should help these service providers to operate in any Indian port, sir. Uniform KYC and registration policy for these service providers should be provided, sir, should be made, and they should all be brought under one platform, sir. I hope the ministry will do it as soon as possible, sir. And we have seen, if you go to the Delhi airport, we see there's a Aero City, and even in the Hyderabad airport, we see a Aero City, but we should also plan for the port cities as well, sir. Development of port cities with a separate industrial and warehouses and residential zones are the need of the hour, sir. These would support the growth of ports in organic and inclusive manner, sir. There's a talk of the central government is talking a lot about the coastal berths for a lot of years, sir, but nothing has been seen, sir, in the last few years. There's almost 7,500 kilometers of coastal line available in the country, sir. But we need to give impetus to develop coastal belts in all major and non-major ports and increase coastal movement, sir. This is the need of the hour, sir. And also, with regards to there's a huge talk. There's a lot of members who have spoken about inland cargo movement, sir. For that to happen, we need to have a barge policy, sir. The barge policy is not evolved in our country. It needs to be evolved and it needs to be brought out as soon as possible, sir. And there are another major suggestion is, sir, there are more than 20 ministries of government of India and state governments have to give approvals for the functioning of a new port, sir. The shipping ministry should come out with a single window policy wherein all requisite approvals for smooth operating of a port shall be given in a time frame manner, sir. Other day we were listening to Gadkari ji, sir. He was talking about how he has brought almost 50 services with 50 services under the RTO into the digital format, sir. Maybe ports ministry also will take a leaf out of his book and try to implement it, sir. As a member of parliament from Andhra Pradesh, sir, it is a major demand coming from Andhra Pradesh, sir. This has been a promise made by this house during the state bifurcation, sir. That is the establishment of a major port at Dugirajapatnam, sir. But due to the non-feasibility, they have changed the location to the Ramayapatnam, sir. For the construction of the port, AP government has already identified 3,000 acres of land there, sir. We have been requesting it for so many years. We have been pursuing for this for so many years. We request the central government to make the port at Ramayapatnam the promise you have made in this house, according to AP Regulation Act, as soon as possible, sir. Thank you very much. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पतन, पोता, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर बोलने का मौका दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि जल यातायात लंबी और छोटी दूरियों के सबसे सस्ता साधन है। प्राचीन समय में समुद्री जहाज भारत का एक बड़ा उद्योग माना जाता है, जिसे पूर्वी समुद्रों को रानी कहा जाता था। अध्यक्ष महोदय, भारत में समुद्री क्षेत्र दुनिया के सबसे पुराने क्षेत्रों में से एक है और सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भी हमें मेसोपोटामिया जैसी अन्य सभ्यताओं के साथ ही बड़ा मात्रा में व्यापार किया है। आज भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह और 200 से अधिक अन्य बंदरगाह है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं संबंधित मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि अधिकारियों के आंकड़ों के अनुसार भारत में जहाज की मरम्मत के लिए 45 ड्राई हाक है,
जिसमें 5 प्रमुख बंदरगाह का द्वारा संचालित 9 ड्राई हाक शामिल है। हालांकि देश के 8 प्रमुख बंदरगाहों में से कोई भी ड्राई हाक सुविधा नहीं है, जिसमें मोरमुगांव पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, न्यू मंगलोर, चेन्नई, कामराजार, वियो कलकत्ता बंदरगाह के चिंदबरनार और हरदिया शामिल है। तो मैं मंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो 8 प्रमुख जो बंदरगाह जो है उसमें जो ड्राई हाक जो सुविधा नहीं है वो सुविधा करने से मैं आपसे मेरी विनती है। अध्यक्ष महोदय, ड्राई कॉम्प्लेक्स 2019 में से वैश्विक नौसैनिक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 1.89 थी। भारत के जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत उद्योग 2019 और 20 के आंकड़ों के अनुसार आज भारत में 30 शिपयार्ड है, जिसमें 7 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है और 23 जो निजी क्षेत्र के है। हालांकि 9009 से अधिक सरकारी आदेश सार्वजनिक क्षेत्र से शिपयार्ड को दिए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने जहाज निर्माण के लिए उद्योग पर एकाधिकार वहां पे स्थापित किया है, जिसका परिणाम स्वरूप निजी क्षेत्र के व्यवसाय को वंचित कर दिया है, जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, जब जहाज की मरम्मत की बात आती है तो निजी क्षेत्र के शिपयार्ड सामान्य रूप से अधिक कुशल पाई जाती है। ऐसा क्यों, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि निजी क्षेत्र को ज्यादा फैसिलिटी दी जाती है और जो सार्वजनिक क्षेत्र को हो जिस तरह से उसको बढ़ावा देना चाहिए, दुर्भाग्य से उसको बढ़ावा नहीं दी जाती है। वर्तमान में भारत में 700 से अधिक स्वदेशी जहाज निर्माण कंपनियां हैं। हालांकि आज भारत की जहाज निर्माण क्षमता का उत्पादन वैश्विक जहाज निर्माता उत्पादन का सिर्फ 0.045 है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, समुद्री परिवहन की समीक्षा को देखते हुए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में छोटे बंदरगाहों द्वारा संचालित संयुक्त मात्रा में जनवरी 2022 में सालाना आधार पर 9.3%, दिसंबर 2021 में 12.96, नवंबर 2021 में 9%, अक्टूबर 2021 में 8% गिरावट आई है। इस पर भी मंत्री महोदय ने ध्यान देने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, कोकण सहित महाराष्ट्र में विभिन्न भागों में पत्तनों के विस्तार हेतु ठोस नीति एवं धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता है। सागरमाला कार्यक्रम के तहत कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु स्थलीय राज्यों के समुद्र नदियों राज्यों के बंदरगाह जैसे जोड़ने हेतु ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग से लेके यहाँ से पालघर जो मेरा मतदार संघ है, वहाँ पे कई जगह पे वहाँ जेटी और जो अपना डिफेंसिव वाल की बहुत आवश्यकता है, और ताकि जो कोकण के भागों में जो पतनों के विस्तार हेतु वहाँ पे जो धनराशि दी जाती है काफी कम देने की वजह से वहाँ पे जो सुविधा होना चाहिए वो दुर्भाग्य से नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, जब हम पतन परिवर्ती की बात करते हैं तो हम यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारे देश में कुल 3 तरह से यातायात किया जाता है। अंतर्देशीय जल यातायात, इंडियन वाटर ट्रांसपोर्ट, तटीय शिपिंग, कोस्टल शिपिंग, और तीसरा जो है भारत में बंदरगाह पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो अध्यक्ष महोदय, अंतर्देशीय यातायात जल यातायात प्राचीन समय से भारतीय यातायात प्रणाली में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। इसकी लंबाई करीबन 14,545 किलोमीटर है तथा गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, इन सभी नदियों में से हम जहाजों द्वारा यातायात करते आए हैं। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न भागों में जल मार्गों के विकास हेतु धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता है, जिससे इन सभी जल यातायातों का कार्य शीघ्रता से पूरा किया जा सके। जैसे कि अध्यक्ष महोदय, हमारे महाराष्ट्र में नवी मुंबई से लेके थाना जो है, कांडला बंदर है और वसई विरार जो क्षेत्र जो है, वहाँ पे करीबन ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से कम सर 3 या 4 घंटा वहाँ पे जो ट्रैफिक में लगता है। तो नवी मुंबई से लेके यहाँ से वसई विरार तक
करीबन आधा घंटा में हम वहां पे पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां पर जो जल सुविधा होनी चाहिए वो जल सुविधा न होने से वहां पे काफी दिक्कतें होती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अंतर्देशीय जल परिवर्तन में सुधार के लिए शुरू की गई विभिन्न योजना परियोजना के कार्यों को समय पूरा किए जाने हेतु कोई ठोस नीतियां अपनाई जाने, इस योजना का जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। मुझे विश्वास है मंत्री जी उसके ऊपर आप ध्यान दें। अध्यक्ष महोदय, भारत की एक बहुत बड़ी तटीय क्षेत्र रेखा है। वर्तमान में 12 मुख्य बंदरगाह है और 184 छोटी कार्य योग्य बंदरगाह के तटीय क्षेत्र के साथ भारत में मुख्य बंदरगाह है चेन्नई, कोचीन, इंदौर, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कांडला बंदर, मरगुमाओ, मुंबई, न्यू मंगलोर, पारादीप और विशाखापट्टनम है। अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँ कि महाराष्ट्र राज्य के कोकण सहित सभी प्रमुख बंदरगाह को निजी बंदरगाहों को जैसे कुशल बनाए जाने हेतु कोई नीति अपनाई जाने की आवश्यकता है, जिस पर भी मंत्री महोदय ने उसके ऊपर विचार करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरी अपना मंत्री महोदय से विनती है कि मेरा मतदार संघ में जो 7 पाटी बंदरगाह छोटा बंदर है वो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फिशिंग एक्सपोर्ट किया जाता है। तो मेरी मंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि वहां पे एक छोटा बंदरगाह होने की बहुत जरूर है। अध्यक्ष महोदय, मैं अंतर्देशीय जल यातायात अब कार्यात्मक समस्या का सामना कर रहा है। बोटों की मुक्त आवाजाही कारकों के उथला पानी, तंग चौड़े चैनल, 2 मिनट सर, स्थायी गाद और किनारों का कटाव, नौवहन सहायता का अभाव, भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता का अभाव से इनके बीच नदियों में मार्ग को लेकर होने वाले झगड़े, जिस पर मैं चाहूंगा कि सरकार उसके ऊपर सही ढंग से ध्यान दे। अध्यक्ष महोदय, पुरानी पोतों के आधुनिक के प्रति अपर्याप्त मात्रा में साधन की अनुपलब्धता और राशि की कमी के कारण रुके हुए कार्य को पूरा किए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। वैसे अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्य के अकार्यशील और निष्क्रिय नदीय पथों को पुनर्जीत करने या नदी पथों के विकास हेतु ठोस नीति अपनाई जाने की आवश्यकता है, जिस पर मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री आलोक किस्मत। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे डिमांड फॉर ग्रांट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज फॉर 2022-23 पर बोलने का मौका दिया। महोदय, भारत या किसी भी देश के विकास के लिए समुद्री परिवहन एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर है। यह न केवल सामाजिक बल्कि आर्थिक विकास करने के लिए भी आवश्यक है। महोदय, पोर्ट, शिपिंग और जलवायु मंत्रालय के कार्य क्षेत्र में शिपिंग, शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, शिप पोर्ट्स तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वाटरवेज शामिल है। महोदय, भारतीय बंदरगाह बुनियादी ढांचा संरचना के विकास और माल ढुलाई आवाजाही के मामले में काफी पीछे है। सकल घरेलू उत्पाद में जहां रेलवे की हिस्सेदारी लगभग 9% है और सड़क परिवहन की हिस्सेदारी 6% है, वहीं बंदरगाहों का हिस्सा लगभग 1% है। वर्तमान में देखा जाए तो भारतीय मात्रा की दृष्टि से देश के निर्यात पर व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा संभालते हैं। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए सरकार ने वर्ष 2017 में सागरमाला परियोजना की शुरुआत की। सागरमाला परियोजना देश की 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के आसपास बंदरगाहों के इर्द गिर्द प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विकास को बढ़ावा देता है। साथ साथ 14,500 किलोमीटर जलमार्ग के ट्रेड रूट को भी सभी कठिनाइयों को दूर करने में अहम रोल निभाता है। माननीय महोदय, सागरमाला प्रोग्राम के 500 प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 143 प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है और 190 प्रोजेक्ट का काम प्रोग्रेस में है तथा 167 प्रोजेक्ट को वर्ष 2035 तक पूरा करने का लक्ष्य है। अतः महोदय, डिमांड फॉर ग्रांट्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज का अनुमोदन इस सदन से आवश्यक है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज देश के सभी क्षेत्रों में मजबूती के साथ विकास हो रहा है। आज हम फिशरीज, शिपिंग, टूरिज्म, डीप सी माइनिंग,
ऑफशोर एनर्जी रिसोर्सेज, मेरीन रिसर्च, ओशियन कंजर्वेशन और ओशियन साइंस के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी है, जिसके विकास हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं विकास करके। महोदय, आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के शुभारंभ की है, जिसमें अगले दशक में मैरीटाइम सेक्टर द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों के साथ साथ प्रत्येक हितधारक से संबंधित रणनीतियां शामिल है। वर्तमान में देश के पास लगभग 13 मिलियन संयुक्त टन भार के साथ देश जाने वाले और तटीय परिचालनों में लगे हुए 1493 जलयानों का बढ़ता हुआ वाणिज्यिक समुद्री बेड़ा है। देश का विदेशी व्यापार मात्रा के संबंध में लगभग 95% समुद्री परिवहन के माध्यम से वहन किया जाता है और इस सामान का लगभग 92% विदेशी ध्वज वाले जलयानों द्वारा वहन किया जाता है। व्यापार और विकास पर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस द्वारा समुद्री परिवहन 2021 की समीक्षा के अनुसार डेड वेट टनेज यानी जहाज जितना वजन ढो सकता है समुद्र में भारत का स्थान विश्व में 19वां है और हम विश्व डेड वेट टनेज के लगभग 1.25% के हिस्सेदार हैं। इस वर्तमान में डिमांड फॉर ग्रांट्स के इन पहलुओं पर भी ध्यान देना आवश्यक है। महोदय, भारतीय पोत निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए सरकार ने कई बड़े बड़े कदम उठाए हैं। सरकार ने 10 वर्षों के लिए 2016 से 2026 के बीच भारतीय शिपयार्डों को पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति का अनुमोदन की है। भारतीय शिपयार्डों को वर्ष 2016-17 से शुरू करने से कम 10 वर्षों के लिए उचित मूल्य जो भी कम हो के 20% की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता की यह दर प्रत्येक 3 वर्षों में 3% तक घटाई जाएगी। इसके लिए सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए का बजट अनुमोदित किया है। महोदय, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे को प्राप्त करने के लिए आज देश में प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय योजना को शुरू किया गया है, जिसके 7 इंजन हैं। वह है सड़क, रेल, हवाई अड्डे, पतन, सार्वजनिक परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक के जरिए देश के विकास की ओर बढ़ना है। प्रधानमंत्री गति शक्ति लोगों, किसानों, मछुआरों की सहायता और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र गोपालगंज के नारायणी रिवर फ्रंट की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जो गंडक नदी के किनारे डुमरिया घाट पर है। अगर सरकार नारायणी रिवर फ्रंट गोपालगंज के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देती है तो यह एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल बन सकता है। अध्यक्ष माननीय महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी आग्रह करता हूं कि बिहार की पटना में मां गंगा से संबंधित सभी लंबित परियोजनाओं को टाइम बाउंड मैनर में पूरा किया जाए। मैं इन्हीं आग्रह के साथ मैं डिमांड फॉर ग्रांट्स का सपोर्ट करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं महोदय। धन्यवाद। Honorable Member C.E.T. Mohammed Bashir. Sir, thank you very much. Sir, this maritime transport, ports, shipping and waterways, inland navigation and all these things are foremost pillars of the socio-economic infrastructure of this nation. That's why I am quite happy in participating in this discussion. Sir, with regard to port, Vizhinjam port is in our state. It is coming up. Work is in progress. Also, there was some problem with connectivity with the NH. Honorable Minister intervened in that, and finally it has been settled nicely. Things are progressing. I humbly submit that more expeditious action should be taken with regard to the completion of this project. And sir, now the other thing, Pandani port is in my place. It is encircled with certain formality kind of things. It is a private participation also. There are some hurdles, Minister may be aware of it. I hope that we will attend that also. Sir, with regard to certain suggestions, with regard to port, number one, establish strong linkage with private ports and ports under
government, that is major or minor ports. And this linkage will have a lot of benefits. Joint ventures can be done and many things can be done in this. The other thing is, sir, second point, optimum utilization of unutilized land with the ports. That's an area which we have to work a lot. Sir, even experts say that joint venture can be done there also. Even solar energy generation, that kind of things also can be done in this unutilized land or the property. Similarly, sir, with regard to new ports, all are demanding for that, and of course there are that is our ambition also. But what I would like to say is that we have to give priority for the development of the existing ports, sir, because we know that a lot of challenges are taking place, international competition is taking place with regard to ports. In that way, increasing the depth of the major port, existing port, that's what I'm saying. All these kind of improvements should be done as far as the existing ports are concerned. We must give a priority for that also. My next point is, sir, connectivity of the port to rail and road. So that's a very important thing. Unfortunately, that is not taking place, sir. Ministry of Ports, Ports, Shipping and Waterways, once in a report they said that out of 98 road connectivity projects, only 13 projects have been completed. Out of 91 rail connectivity projects, only 28 projects have been completed so far, as correctly pointed out by the committee. So what I am saying is, we must have a dedicated mechanism in this regard. Because without a road connectivity, accessibility, or rail connectivity, the real purpose of the port can be saved. That is to be done. An importance should be given to that also. Similarly, sir, the potential for shipbuilding and ship repair, that also may be given due consideration. Then my next point is, sir, our potential for cruise tourism. We are having near about 7,517 kilometers of coastal belt. There this kind of tourism we can develop very much. Honorable Minister, everybody may be aware, in the Scandinavian countries, they are making a lot of wealth out of this kind of things. We are having enough protections. What I am suggesting is optimum utilization of this kind of thing should be encouraged, and we must take emergent steps in this regard also, sir. Sir, when I am talking about this port and other things, inland waterways, there also may be knowing that we are all having a lot of thing in this. Now what is happening, sir? Whether it is waterways in the states or the national level, there are many hurdles, sir. The main thing is, all these waterways are under different kind of pressure. What I am saying is, there is a new type of crime, that is water crime. When I say that, water crime, the terminology, when I am using that terminology, you may ask, what exactly is water crime? Sir, what is happening in our sea? Our sea is roaring with sorrows. Sea pollution is taking place. Whether it is oil kind of things, and whatever it may be, its quality maintaining is a very important thing, sir. Sir, our rivers are really dying inch by inch. That also is a concern. Similarly, sir, the beautiful face of our backwaters, lakes are becoming ugly because of the pollution. Then you remember, you may be knowing, sir, our Kerala tradition, our backwaters, there are enough potentiality there. Sir, Kerala's ABCs, A for Ayurvedic, B for backwaters, and C for culture. There also we can see this kind of thing. Yes. Our sea pollution, I told, sir. Kindly give me some few minutes, sir. Our sea pollution, it's a plastic. Sir, this plastic, one day sea can be called as what is called plastic ocean like that. That also is happening this way. Sir, in this waterways, all kind of pollution, toxic, hazardous chemicals, chromium, metal, pesticide flowing from the agricultural fields, lead, mercury, magnesium, dirt and silt, all these things are flowing,
and it's getting polluted more than. Sir, our river. Sir, recently I read an article. Title of the article is what? Yamuna is not a river, but it's a dirty tree. Things are taking place in that way only, sir. So what I am suggesting is purification and quality maintaining of this wealth, the blessing of the God, that is to be done with due care. Sir, our country is proud of saying that all ancient civilizations have been grown in the bank of the rivers. But this kind of things are taking place, and we must have a control over that. Man-made calamities is happening, sir. Unless we address this issue, we cannot solve the issues as we expect. Coming one more thing, sir. In Kerala, we are having near about 46 rivers. There are also many things are there. River regeneration is taking place. Well, that's good. Sir, I am representing Panani constituency where Bharat is running, Nala is running. I humbly request the Honorable Minister to take care of that. In the rejuvenation program of the river, Bharat also may kindly be included. Towards the end, sir, I would like to say only one thing. Deep sea fishing policy of the government. Something needs to be reconsidered. There are lots of anxiety among the fishermen. I humbly request the minister to think about that loudly. This ministry has a role of a guardian in the sea. Fishermen's interest, that also is coming under this ministry. Of course, Fisheries ministry is there, but there it too has got a prominence in this. Sir, my suggestion is only this. We must dedicate ourselves to protect all these goals. With all these wishes and prayers, I conclude my speech, sir. Thank you very much. Thank you very much. Honourable members, we have moved. Thank you, sir. So, on behalf of my party, Biju Janata Dal, I would like to appreciate the innovations and interventions in the field of shipping, ports and waterways, and their need for their continuous development, as they play a pivotal role in economic development of a nation that has a coastline of about 7,500 kilometers, sir. I would like to go back in history and highlight how old our maritime roots are. It dates back to the Harappan civilization, sir. Vedic texts have several references to naval and commercial expeditions and sea voyages which our ancestors undertook. Indian ships in the ancient times and sea voyages which our ancestors undertook. Indian ships in the ancient times sailed to the distant shores of Africa and Arabia in the west and harbors of Southeast Asia in the east. In fact, sir, that ancient eastern coast trade route is still celebrated in the form of Bali Yatra in my state, Odisha, sir. I would like to highlight a few important issues and bring them to the notice of the ministry so that sustainable growth includes the development, productivity, enhancement, increased logistical connectivity and financing of investments is taken care of. While the emphasis on PM Gati Shakti and the government's national master plan for multimodal connectivity is laudable, the current budgetary allocation seems misaligned with this intent, sir. The demand for grants for this year has not grown much from the last year's allocation, a tepid increase of just ₹7 crore overall from the 1,702 crores in the budget estimates last year to the 1,709 crores this year. So this brings forth the concern that the ministry is perhaps somewhere failing to consistently utilize the funds being allocated to it, sir, which is leading to lower and stagnant budgets year after year. As a global superpower, our port connectivity and water-based infrastructure is as important as our roads and other infrastructure, sir. To that extent, a stagnant budgetary allocation does not correctly represent India's ambition as a water superpower and should be improved in certain areas. So I would like to list some of them to you before Honorable Minister, sir. So, Sagarmala program, our government's flagship project to improve logistics across the country and to use waterways and develop coastlines to facilitate the movement of goods at minimal cost has not been given the boost required to truly propel its growth. The demand for Sagarmala grants and capital expenditure is merely ₹412 crores, sir,
which is barely more than a revised estimate of last year. Similarly, out of the 44 projects under Sagarmala, no funds have been issued for 31 projects. Such delay in issue of funds will lead to inefficiencies, which will only further increase the cost in the future. With such limited resources, the ministry will be forced to act more conservatively, which may stall the growth and progress and evolving fast-paced infrastructure that Sagarmala set out to achieve. This brings me to another point under this topic, sir. So there has been no demand raised for allocation of funds to the Sagarmala Development Company. Even in the revised estimates of last year, Rupees 100 crore had been allocated to SDCL. SDCL has been involved in various strategic investments of the government in the past, and even now has been entrusted by ministry to focus on conducting detailed studies to suitably modify the National Perspective Plan for CEZ, which is Coastal Economic Zones. No investment in SDCL further shows the government's reluctance to use the entity to create SPVs and speed up the process of achieving the goals Sagarmala has set out to do. So my second point is minor ports and R&D funds. Our country has a vast coastline, and uniform progress of the goal of Gati Shakti can only be seen if minor ports are given equal weightage of attention as the other ports in the country are being. They already face tough competition from private ports, and now considering that the budget demand for improvement of minor ports is nearly zero, sir. A sharp drop from last year's allocation. Where the BE was nearly rupees 134 crore, minor ports are likely to come under considerable hardship, sir. The budget could have been used to further modernize these ports and make them important logistical bases in the connectivity scheme. Earlier little piece masters in the jigsaw and ignoring our minor ports may be a crucial miss by the government. This problem is intensified by only a token demand of rupees 1 crore for research and development of ports, while we all know that investing in cutting-edge research and best practices is the hallmark of any growing economy. This problem is echoed in the case of shipbuilding R&D, as while BE 2022-23 is 11 crore higher than the RE 2021-22, yet still 38 crores less in comparison to the actual expenditure in 2020-21, sir. I hope more funds are allocated under these headings, as it will only bolster the system and keep us modern and in line with global development. The government needs to ramp up finance for research and development across the industry, sir. So decrease in IEBR for Paradip Port Trust. So for the last few years, Paradip Port has given the authority, the Arch Port has given the authority to raise their own capital resources from the market through IEBR, which is internal and extra budgetary resources. However, the allocations for this, especially in the case of Paradip Port, has decreased from rupees 206 crore under actual expenditure of 2021-22 to only rupees 162 crores under the current demand, sir. Paradip is one of the best and most functional and active ports in the entire country. As clear from cargo growth and its corporate social responsibility contributions, which have been increasing year after year, sir, as still one of the fastest growing ports and one that handles the bulk of the cargo on the eastern seaboard, providing more headroom in the form of increased IEBR, could have allowed the port to grow further. So my next point is delay in obtaining environmental clearance. This is very, very crucial, sir. A vast number of projects sanctioned in 2018 are still awaiting EC. And even projects sanctioned in 2016-2017 are yet to begin the process as of 2021. I urge upon the government through you, sir, to intensify efforts on this front while maintaining all environmental standards so that the benefits of sustainable development can be achieved. So the next is increase in cargo handling capacity with a minor increase in traffic handles. In the past few years, we have been very successful in increasing the cargo handling capacity of both major ports and non-major ports also. In fact, cargo handling capacity of major ports in the country has increased about 79% between the years 2014-2015 and 2020 and 21,
with an annual growth rate of 10.2%, while non-major ports have increased by about 52%. However, this rapid increase in the cargo handling capacity has not been reflected in the actual traffic being handled at the ports. There has been only a minor increase in traffic handles. For instance, in major ports, only 16% between 2015-2016 and 2019-2020, and in non-major ports, around 30% between 2015-16 and 2019-20. To further to the same example, sir, while the capacity of major ports in million tons per annum has increased from 700 tons approximately in 2011-2012 to more than 1500 tons in 2020-21, the traffic in million tons has remained at around 600 tons, more or less the same figure it was 10 years back, long back, sir. The government should bring in new policies to ensure that ports and their available capacities are promoted, incentivized, and fast-tracked so that maximum capacity available is used on a regular basis. Some other crucial points, sir, I'll finish very quickly, sir. Only about 63% of the funds allocated on the head capital outlay on inland water transport for financial year 2021 and 22 have been spent till 7th February 2022. Out of the RE 2021-22 allocation of rupees 410 crores under the head Directorate General of Lighthouse and Lightships, the ministry has only been able to spend rupees 280 crores, that is about 68% of the total allocation till 7th of February. Yes. So the financial allocation under National Oil Spill, Disaster Contingency Plan and Green Port Initiative is unclear. I'll conclude, sir. Sir, this is something, sir, which I would like to end with a very special and genuine request on behalf of 4.5 crore ODRs and my party Biju Janata Dal. So not directly related, although, to the demand for grants, but I want to request, which I have been saying again and again in this house, and many of my colleagues, both in Rajya Sabha and Lok Sabha, have repeatedly been saying this. So I would like to request Honorable Minister through you of Ministry of Shipping to rename the Paradip Port after legendary Biju Patnaik, sir. Sir, Paradip Port is the brainchild of late Sri Biju Patnaik. He envisioned it as the gateway to Odisha's prosperity. He braved immense struggles like non-availability of road communication, electricity, and rejection of proposal by Planning Commission for building an express highway connecting mining areas of Keonjhar and Sukinda. Determined Biju Babu had an inward. Yes, sir. I'm concluding, Please. sir. Concluding, sir. Thank you for giving me a lot of time to speak, sir, because this is really very, very genuine matter, and particularly this matter is very emotionally connected to Odisha, sir. And I'm sure everyone will agree with me. Biju Babu cannot be limited within Odisha only or India. He is an international figure, a daredevil. So he braved immense struggles like non-availability of road communication, electricity, rejection of proposal by Planning Commission, and determined Biju Babu had an inward impelling faith that once the construction of the port and expressway was completed, he could influence the center to convert them into central projects. That it did and could. Such was the daredevil spirit of our legendary Biju Babu. He has immensely contributed to the freedom struggle and ushering in development through industrialization in India. As a chief architect of modern Odisha, he has founded many innovative projects including Paradip Port, which has become one of the largest ports in the country and #1 handling cargo in 2020. From 2008, we have been requesting the Union Ministry for this tribute. Against all odds, Biju Babu created the Paradip Port. Renaming it after him would be a befitting tribute to him. Odisha's rich maritime history and honor sentiments of 4.5 crore ODR. So please, it's a humble request through you with folded hands, sir. Kindly let us not delay this request. We have been demanding for Bharat, for Biju Babu. We have been demanding for the renaming of Paradip Port in the name of Biju Babu since many years. I request Honorable Minister would really feel comfortable to answer this while he is replying. Thank you so much. Jai Hind, Jai Jagannath, Vande Utkal Janani. Sir, I must thank you in the first place that you gave me an opportunity to take part in this important debate. Sir, Goa is a small state, and there are 4 important rivers. Out of there, 2 rivers come in my constituency. We have got one major port, which is out of the 12, that is Manmagoa Port, and we have got Panaji, a minor port out of those 200.
minor ports we have in India. Sir, my colleagues have raised various points on these issues. I would like to confine only to my state of Goa. What I find of late is astonishing. Centre is usurping the powers of the states and local bodies. Centre should not encroach upon the powers of the local bodies. In fact, Centre has created a state within the state of Goa. Sir, to cite an example, the Union government has recently constituted a new board of Major Port Authority for Marmagua Port. No consultation whatsoever has been made with Goa government. This shows the authoritarian streak of the central government. This is certainly not acceptable. This is a blatant move to diminish the powers of the state and the Marmagua port. This process is aimed at ensuring local laws redundant within its jurisdiction. How can the state forego its domain and powers that are there under its domain and discretion? This act of the Union government also aimed at renaming and replacing the Port Trust of 1963. Sir, most of our rivers are navigable to the point they rise. Goa being a small state, Port Trust or Marmagua Port is very important for us. Earlier, all our iron ore is to be exported to that, and today, though iron ore is not there, a lot of passenger boats used to come to the harbour. Also after COVID-19, the passenger boats are not there. Today, we are mostly exporting our pharmaceutical goods that are normally manufactured in the state. But what happens is, there are so many jetties in the Marmagua port, and these jetties have been given to the private sector. Today, what is happening? We are importing lot of coal in the state, which people don't want, and I as a member of parliament, I am also against, because right now we know, in the world, India has got 35 out of the 50 most polluted cities, and we don't want to add one more. We don't want Vasco, which is totally populated. We don't want that to be the 36th polluted town or state or city in the world. So we want coal not to be stopped, but we don't want our Marmagua port or Goa to be a coal hub. Because Goa is a touristic place, lot of tourists come and visit Goa, and because of this pollution, I'm sure it will tell on the tourism of the state. Sir, what is totally bad for the state is that the jurisdiction of the port has been increased from the port to one Betul, all our beaches in the south. Nothing can come up there without the permission of the Port Trust. Normally what happens in Goa, soon after rains, people are given shacks on the shore, little inside, for tourism. So this time, when the government gave them permission, the Port Trust or the authority objected, and then it was delayed. Then government came forward and did refer it to them, and it went ahead and the shacks permission were given. What I want to tell is, so this thing just started, it will continue. So my request, again in the interior, from the port, there is one about 10 kilometers inside, there is San Jacinto Island which is totally populated. Now the jurisdiction of the port goes from the port to, on the eastern side, to the San Jacinto Island, and on the southern side, it goes up to Betul. In between, there are so many beaches that come. Again, there's a fight between the local bodies
and the quotas, or now the new port that has come. What I want to tell you is, sir, as it is, the income of these local bodies is very meager. And tomorrow, if all this is usurped by the authority, they will not be able to function at all. Second thing, now this port, Marmagao port, comes in the jurisdiction of the Vasco municipality. Today they can build anything inside without mind. But just beyond also, they don't need permission of the municipality. This is totally wrong. So what will happen is, some other structures will come, something else will come, and the state will not be aware at all. So my request is that, as in my case, it comes in my locality as a South MP of the South. Many of the MPs must be also facing the same thing. Today there is no representation in the authority for any local person. So if it comes in the area of the certain MP, that MP should be put in that authority, so that tomorrow whatever happens, the state is aware, because it should not be against the interest of the local people, because the MP is representing lakhs of people in that state. Second thing, also 2 members of the state should be included there, because whatever is happening, the state should be aware, so that they also safeguard the interest of the state in whatever expansion that is taking place. And third thing is, when porters were there, a lot of local people were getting employment. Now with this authority, and also, sir, with this authority, and after so many jetties have been privatized, there will not be employment for the locals. So I will request the Honorable Minister to take this into cognizance, and please see that the interests of the local people are maintained. Thank you, sir, for giving me this opportunity. Thank you. Honorable Member Shri Janardhan Singh. माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने मुझे पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के अनुदानों के मांगों पर बोलने का आपने अवसर दिया। महोदय, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी और इस विभाग के माननीय मंत्री और राज्य मंत्री जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप जल परिवहन को और आसान, सुगम बनाने के लिए लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, और जिसका लाभ आज भी और आने वाले दिनों में भी व्यापक स्तर पर, खास कर करके जल मार्गों के किनारे बसे हुए बस्तियों को भी व्यापक मात्रा पर होने वाला है। सभापति महोदय, भारत सरकार ने कई एक ऐसी परियोजनाएं चालू की है जिसके वजह से जल क्षेत्र से हम मालों का आवाजाही भी कर सकते हैं, उसका ढुलाई भी कर सकते हैं और मंगाने का भी काम कर सकते हैं, और छोटे मात्रा में यात्रियों को भी आने जाने का हम सुविधा देने का काम कर सकते हैं। जल मार्ग आज सभापति महोदय सबसे कम खर्चे में माल ढोने की बात हो, चाहे यात्रियों के आने जाने की बात हो, वह सुविधा प्रदान करती है। लेकिन अभी हमें और इस पर प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी हमारे देश में इसे जल मार्ग, जल यातायात को और बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सागर माला परियोजना, एक महत्वपूर्ण योजना को चालू करने का काम किया है, और जिसका एक बड़ा लाभ इस देश को आने वाले दिनों में होने वाला है। सभापति महोदय, मैं आपको और आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूं, मैरीटाइम में इंडिया शिखर सम्मेलन जो 2021 में आयोजित किया गया था, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल उसमें सम्मिलित हुए, और उसमें लगभग 1,90,000 प्रतिनिधियों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया,
जिसमें 11 देशों के से लोगों ने उस सम्मेलन में भाग लेने का काम किया और इसका एक बड़ा व्यापक असर रहा। और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि इस सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने कि हम 15 साल के दौरान समुद्री नौवहन क्षेत्र में 82 अरब डॉलर यानी 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश हम बंदरगाहों के उत्थान के लिए और विकास के लिए करने का काम करेंगे। और आपने सभापति महोदय इस सदन में ही वित्त मंत्री जी ने अपने बजट पेश करते हुए बंदरगाहों के उत्थान और विकास के लिए जो अलग एक बड़ा लक्ष्य रखने का काम किया है। और इसका लाभ मैं आपको बताऊं कि भारत के तटीय सीमा के साथ 18 उनके विकास के साथ 18 प्रकाश स्तंभ भी इस क्षेत्र में लगाने का काम किया जा रहा है, जिसमें खास करके वैसे मछुआरे हमारे जो मछली मारने के लिए दिन में तो निकल जाते हैं, रात में उन्हें वापस आने में लिए कोई ट्रेस नहीं मिलता है। और ये बड़े ऊंचे स्तंभ यह बनाए जा रहे हैं, प्रकाश स्तंभ, जिसका उन मछुआरों को आने जाने में भी व्यापक स्तर पर लाभ मिलेगा। और ये इसके लिए विभाग और सरकार ने एक बृहद योजना, विस्तृत योजना बनाई है और 15 से लेकर के भारतमाला परियोजना चालू किया, उससे लेकर के और आगे तक के दशकों तक की योजना बनाई है और इसका लाभ आज पूरे देश में दिख रहा है। आज सभापति महोदय, मैं यह बताऊं कि क्या इसमें आत्मनिर्भर भारत की बात हो, आत्मनिर्भरता भी व्यापक है, इसमें जल परिवहन के माध्यम से हो रहा है। हमें अलग से काम करने का, छोटे या बड़े जो बगल में उससे बड़े जहाज हमारे आते हैं उसके आसपास के लोगों को इसका व्यापक स्तर पर लाभ मिलता है। महोदय, आजादी का अमृत महोत्सव आज यह पूरा देश अभी मना रहा है और इस अवसर पर भी इस जल परिवहन मंत्रालय ने एक बड़ी अपनी योजना रखी है और इसमें जो बंदरगाह है उनके बुनियादी ढांचों को बढ़ाने के लिए और उस अवसर पर वहां के स्थानीय स्तर के लोगों के विकास करने के लिए योजनाएं, कई एक योजनाएं भारत सरकार और यह मंत्रालय बना रही है और उसका लाभ आने वाले दिनों में मिलेगा। यह सागरमाला परियोजना के द्वारा हम बंदरगाहों को आधुनिकीकरण भी करने का काम कर रहे हैं। सभापति महोदय, यह पहले संभव नहीं था, पहले नहीं हो रहा था, लेकिन आज यह पूरा का पूरा यह संभव हो रहा है और इसका लाभ हम इस माध्यम से भी ले रहे हैं। हमें जल परिवहन के माध्यम से हमें लागत भी कम होता है, पॉल्यूशन भी कम होता है और हमें ढुलाई भी ज्यादा से ज्यादा करने का हम काम कर सकते हैं, करने का काम हम करते हैं। महोदय, मैं आपको बताऊं कि अभी इधर नए कितने बंदरगाहों का अभी शुभारंभ भी हुआ है। मैं पटना में भी एक बंदरगाह अभी जो पटना से लेकर के गुवाहाटी तक 200 मीट्रिक टन खाद्यान्न चावल लेकर के हो गया है, वह 25 दिनों में यात्रा पूरी करेगी और उसमें लागत जोड़ा गया तो जिसने रेल से, रोड मार्ग से जो लागत होता उससे बहुत कम लागत में वह सामान वहां पहुंचेगा, सही तरीका से पहुंचेगा और पोल्यूशन भी उसका कम होगा। स्वयं विभागीय मंत्री वहां जाकर के इससे पूरे परियोजना का उद्घाटन करने का काम उन्होंने किया है। महोदय, मैं आपको बताऊं कि इतना ही नहीं, आगे मैंने अभी आपको शिपिंग स्तर पर शिपिंग टैक्सी भी चलाने का काम अभी बंबई में अभी माननीय हमारे मंत्री ने जाकर के वहां शुरू किया है और उसका लाभ भी वहां के लोगों को, जिसका एक बड़े दिनों से जिसके इंतजार था, उस इंतजार को पूरा करने का काम इस सरकार ने करने का काम किया है। हम बंदरगाहों को जिस तरीका से हम विकसित भी कर रहे हैं, उस तरीका से लोगों के सुविधा को भी देने का हम काम कर रहे हैं। महोदय, पटना में कालू घाट एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो जिसका शिलान्यास माननीय मंत्री जी ने पिछले महीनों में किया है, वो आगे आने वाले दिनों में वह करेगा। वह पूर्वी भारत को, मैं कहूं कि वहां से बिहार से लेकर के पूरब के सारे राज्यों को वह बंगाल होकर करके गुवाहाटी तक जाएगा, जो समुद्र तट से जुड़े हुए राज्य है, वहां से माल ढुलाई के साथ साथ वह बांग्लादेश तक के भी, वहां के पूरे
जो उनकी आवश्यकता है उनको पूरा करने का काम, उनको चाहे ढुलाई की बात हो और चाहे उनके यातायात, छोटे यातायात है उनको पूरा करने का काम, यह कालू घाट जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बन रहा है वहां से लेकर के और जो गुवाहाटी तक जाएगी वह पूरा करने का वह काम करेगी। यह बंदरगाह 900 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी और इसमें मैं बताऊं कि इसके माध्यम से हम अलग से भी लोगों को उसका लाभ देने का हम काम कर सकते हैं। महोदय, मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन में स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इसमें हम ज्यादा से ज्यादा दिलचस्पी लेकर के और देश के लोगों को इस जल मार्ग से जो आज तक विकसित नहीं हुआ था उसको विकास करने के दिशा में हम हर पहलू पर काम करने का काम करेंगे और इसका लाभ हमें लगता है कि देश में पर्यावरण को भी कंट्रोल करने में सभापति महोदय मिलेगा, यात्रा को भी पूरा करने में मिलेगा और इसके साथ यह हमें पूरा का पूरा माल भी सुरक्षित तरीके से, सुगम तरीके से वहां पहुंचने का भी काम होगा। हमने प्रधानमंत्री जी ने इस माध्यम से वह तटीय क्षेत्रों में जहां तटीय क्षेत्र के लोग हैं उनके कॉरिडोर में भी वह आपको मैं बताऊं कॉरिडोर के भी किसानों को अलग से खेती करने के लिए उनके लिए अलग से प्रोत्साहन करने का काम किया है और छोटे छोटे भी किसान उससे लाभान्वित होंगे और उनके माल भी वह छोटे स्तर पर भी उनके माल एक जगह से दूसरे जगह तक जाने का वह काम करेगा। यह आपको यह सदन को मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से। सभापति महोदय, मैं एक आध बातें मैं अपने क्षेत्र के लिए जिसे माननीय विभाग के मंत्री जी ने जिसकी मंजूरी देने का काम किया है उसको मैं आपके सामने मैं सिर्फ रखना चाहता हूं। राष्ट्रीय जल राजमार्ग 40 के विकास करने के लिए वह सैद्धांतिक रूप से विकास विभाग ने स्वीकृत कर लिया है। जो आपके घाघरा नदी से जो बलिया और सारण को जोड़ती है वह मांझी से वह शुरू होकर करके अयोध्या तक वह जल मार्ग से यात्रा और छोटे कार्गो टर्मिनल की स्थापना के लिए विभाग ने स्वीकृति दी है और उसका हमें लगता है कि मैं माननीय मंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि आप उसको जल्द से जल्द पूरा करने का आप काम करें जिससे कि वहां के लोगों को इसका लाभ मिल सके। क्योंकि इसके लिए आपने स्वीकृति भी दी है, उसके राज्य मार्गों के जो चिन्हित किया है उसको भी करने का काम किया है और इसका लाभ है पूरे बिहार के और बलिया उत्तर प्रदेश के भी लगभग 335 किलोमीटर की यात्रा होगी। यह यात्रा पूरे हम करेंगे और इसका लाभ हमें मिलेगा। हमारे माननीय सांसद बलिया हमारे बड़े भाई वीरेंद्र सिंह मस्त जी बैठे हुए, हमें उनको अंदर में इसके प्रति यह सद्भावना होगी कि आप निश्चित रूप से आप मार्ग जब शुरू करेंगे तो बलिया से लेकर माने बिहार से लेकर के और उत्तर प्रदेश के लोग भी सही मायने में अयोध्या तक की भी यात्रा सुगमता से एक धर्म स्थल को भी जोड़ता है। मांझी राम घाट से वह शुरू होगा और अयोध्या आकर के वह टर्मिनल पूरा होगा और मैं उसमें यह भी आग्रह करूंगा कि छोटे उसमें आप कार्गो का भी काम पूरा करने का काम करेंगे, यह हम आपसे आग्रह करता हूं। महोदय, जहां हम लोग गंगा को मां कहते हैं, हमारे क्षेत्र में समुद्र नहीं है लेकिन गंगा सरजू घाघरा है जहां से हम जलमार्ग के माध्यम से यह परियोजनाएं शुरू कर रहे हैं और इसका लाभ भी आगे लोगों को देने का हम काम करें। और जहां गंगा को हम मां कहते हैं वहीं अगर आप आगे चले जाए पूर्व में तो ब्रह्मपुत्र को पिता हम कहते हैं और इस तरीका से हमें उसका एक अपने स्तर से एक धार्मिक भी महत्व है, उस धार्मिक महत्व को भी हम पूरा करने का काम करेंगे। और जिस तरीका से सागरमाला परियोजना के माध्यम से यह सरकार पूरे जलमार्ग को भी विकसित करने का काम कर रही है, मैं पूर्ण रूप से हृदय से इस उनके डिमांड फॉर ग्रांट्स में जो इन्होंने राशि के मांग किया है उसका मैं हृदय समर्थन करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि सरकार मंत्रालय जो मैंने कहा है कि राष्ट्रीय जल मार्ग 40 को तुरंत से तुरंत पूरा करे, ऐसे आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को हृदय से बधाई करता हूं, विभागीय मंत्री राज्य मंत्री को बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for giving me an opportunity for the Ministry of Ports, Shipping, Waterways and Fisheries. It is the nodal ministry to administer
shipbuilding, ship repair, major ports, national waterways, inland waterways. Sir, I would like to share some tourism passenger jetty project pending in the central government under Sagarmala project. Radio Club, that is Apollo Port, the Gateway of India is an important tourist destination in Mumbai, where the existing 5 jetties are used for Elephanta, Mandwa, JNPT, harbour cruising and carries around 30 lakhs passengers annually. The existing jetty facilities at the gateway is inadequate for the passengers and cause a lot of problem to the passengers, especially the elderly, women and children. For the convenience of the passenger, construction of the new passenger jetty related to the facility at Radio Club near Gateway of India is proposed under Sagarmala scheme, for which 163 crores is required. The central government in the funds of this current year. The Janjira, the historical port, which is partly submerged in the sea, is in my Raigad district, is an important tourist destination and is visited by 7 to 8 lakhs tourists every year from the Rajpuri, Dighi, Murud, Khora, Bandar. There is no jetty equipped for the boat landing at the Janjira port. Therefore, tourists need a jetty to get off the boat safely at Janjira port. For this 111 crores, it is being submitted, the project is being submitted to the central government for the available of the funds in year 2022. Padma Durga Fort in the Raigad district is an important tourist destination and visited by 20,000 tourists every year. There is no boat equipped jetty at Padma Durga Fort, so passengers, tourists should be provided a well-equipped jetty for safe entry and exit from the boat at the time of entry to the Padma Durga Fort. Accordingly, 20 crores budget estimate is submitted to the central government by date 6/10/2021 for the consideration and the approval. I request Honorable Minister to kindly direct concerned official to release the grant at earliest. Suvarnadurga Fort is an historical site in Dapoli, in my parliamentary constituency in Ratnagiri district. This fort was built during the Shilhar dynasty, was captured by Chhatrapati Shivaji Maharaj in 1660 by defeating Ali Adil Shah. Shivaji Maharaj later rebuilt and strengthened the fort. Due to the vibrant history, Suvarnadurga Fort attracts a lot of tourists. It takes about 20 minutes to reach Suvarnadurga Fort by a boat from the Ahrani port. For the safe movement of the tourists, budget of rupees 18 crores is already been forwarded to the central government. Mandwa to Alibag, passenger travel from Mumbai to Alibag in my Raigad district, various other the place, and make use of their private vehicles through the Ro-Ro service from Bhauta Dhaka, that is Mumbai to Mandwa. This has led to the increased traffic congestion in existing 2-lane road from Mandwa to Alibag. This needs to be made 4-lane further. There should not be no traffic jam. Vijayadurga Fort, which falls in the Sindhudurga district, needs to be upgraded. The existing road from Vijayadurga Fort to Mumbai Goa highways is a need of the hour. Fishing and harbors, fish landing centers under the Sagarmala, a part of the coastal community development under the Sagarmala. The Ministry of the Shipping will provide central finance assistance to the government of the Maharashtra for the development of the modernization of the 9 fishing harbors, 16 fishing landing centers in the Maharashtra. As a project are proposed to take program in 2 phases. Out of these 9 harbors, I would like to kindly consider Ahrani, that falls in Ratnagiri, Jumna, that falls in Shivadan, Agardanda, that falls in also Alibag. Both are in the Raigad district. The total cost is about 560 crores. I would like to suggest to set up marine food park, seafood restaurant, art gallery in the premises of the proposed Sasundag area, providing gas for the infrastructure facility for the Bodni, especially in the Alibag Taluka in my Raigad district under Bhu Liberation Scheme. Government of Maharashtra letter dated 7/1/2020, another letter, reminder letter 3 February 2020 and even 24 July 2020. I would like to draw attention towards the long pending demands of the providing grants for the infrastructure facility at Bodni, Taluka Alibag district, Raigad under the Blue Liberation Scheme. Sir,
revolution for the funds for the Mirkarvana in Ratnagiri in under the Blue Revolution near Karanja jetty, near the Karanja fishing harbour, and upgradation the issues related to the height requirement of the additional channel, degrading, remodeling of PCC soling of quarter parts as well as increased breakwater wall for the operational dry port. This has been also submitted for the safety and the easy movement of the fishing boat. Side and the channel needs to be increased by the 20 meters, that it should be 70 meters in the length, which will ease to fishing. Boat operation 24/7, even in zero tide fishing, boats can be approached Karanja fishing harbour due to widening to the channel. Karanja fishing harbour will become one of the landmark fishing harbour in the India. For above said points considered, it is giving to be the most modern fishing harbour considering the facilities and the transportation connectivity is considered. Karanja fishing harbour is only fishing harbour providing 20 acres of the land for the multi-purpose use, which is developed massive infrastructure in future, pouring more jobs and the fishing-based activities and opportunity in the local area. Because the last but one, considering aquaculture as a part of agriculture, I would like to apprise the August House, the government of Maharashtra through multiple communications and the central government Ministry of the Fisheries, Animal Husbandry has raised subject considering aquaculture as per the agriculture to promote aquaculture in the country to make aquaculture activity more profitable, sustainable. However, nothing has been reported by the central government so far. So I would like to emphasize through you to the government of India, whatever the proposal given by the government of the Maharashtra for the under the Sagarmala project, liberation, and for the fishing, if that should be sanctioned at earliest. Thank you very much, sir, for giving me an opportunity. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you, all members. Thank you, Speaker, sir. I stand here on behalf of the CPIM on the demands for grants for Ministry of Ports and Shipping and Waterways. Sir, the ministry has an important role in handling the cargo traffic in and out of the country. But unfortunately, this government has not succeeded in implementing the vision of making India a preferred investment destination. Sir, it has been 7 years now after launching the Sagarmala project in 2015, and even now nothing sustainable has been changed in India's ports. Sir, this government has claimed that 574 projects would be implemented at a cost of rupees 6.01 lakh crore as part of Sagarmala project. Sir, for this, the government is pertaining with the corporate giants like Adani ports, and already major ports have been transferred to them. And result is that public institutions like Cochin Port are struggling for their existence. Sir, Cochin Port has been badly affected by the skewed vision of the government to hand over the management of International Container Transshipment Terminal at Vallarpadam to the DP World on BOT basis. Sir, not only that, this government unable to transform ICTT in Vallarpadam as a transshipment hub, but the finances for the functioning of Cochin Port are also not made available as per the license agreements. So I request that the agreement with the DP World is terminated at the earliest so as to save both ICTT and the Cochin Port. Sir, another issue I want to bring to the notice of this House is that the acute shortage of containers for exports. Everyday news reports are coming out on how our ports are choking the supply of containers by poor planning. Sir, a lot of shipping companies are avoiding the Indian ports as they are facing immediate delay in getting the containers delayed to mismanagement of our ports by this government. Sir, and what is the result? Sir, the shipping companies have hiked their charges by whooping 400 to 500%, and goods and products are piling up in our ports due to the mishandling of the situation by the ministry. So all this
because of the poor planning on the part of this government while implementing a project like Sagarmala, because your flagship program. Sir, already there is a shortage of containers in the world market, but this government has done nothing to help our exporters, especially of perishable goods. Sir, today we saw the Honorable Prime Minister boasting the India's exporting crossing 40,000 crore US dollars, mainly due to the increase in the exports of petroleum products, engineering, jewelry and chemicals. Sir, why this government is silent about the sectors like seafood exports and color exports, which are facing an unprecedented crisis due to the COVID-19? Has this government taken any measures to help the perishable food exporters at the time of container shortage? I want to remind the government that they are answerable for the ordinary people of the country also, who are the dependent of these sectors. Sir, coming to the waterways, which has the potential to develop as an eco-friendly and cost-effective alternative for cargo transportation with the country, is being ignored by this government. Sir, our LDF government in Kerala had requested way back in 2018 to extend the National Waterways 3 to the south of Kollam up to Kovalam and to the south of Kozhikode up to Bekal, so that entire stretch of 620 kilometers from south to north could be covered by it. But even now, this government has not approved by the request, and the state government is developing these routes from their own funds. Sir, proposal worth almost 1,300 crores is under consideration for funding from Kerala Infrastructure Investment Fund Board, and soon it would become a reality. Instead of helping the Kerala government by approving the extension of national waterway, what this government is doing to destroy the Bharat ports by shifting of officials to Mangalore ports. Sir, this government has the hidden agenda of snatching the traditional link between Bharat and Lakshadweep, and that's why even the exiting facilities in Bharat are curtailed. Sir, is this way to develop the ports and waterways in the country? Why this government showing political vendetta in matters of development? I request the Honorable Minister to shoot narrow political compulsion and forward to help the state government and develop the ports and waterways in Kerala. By these words, I conclude my speech. Thank you, sir. Thank you. Honorable Member Sri Ravindranath Kumarji. So thank you for allowing me to speak on the demand for grants for the Minister of Ports, Shipping and Waterways 22-23. So first, let me appreciate our Honorable Minister of Ports, Shipping and Waterways, Sri Sarbananda Sonawalji, for fast-pacing the initiatives towards implementing the Green Port Policy. At this juncture, I wish to appreciate the initiatives of our government aimed at reducing the logistic cost in India to 10% of GDP within the next 3 years. Sir, our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, envisaged the Maritime India Vision 2030, a 10-year blueprint with the aim of overhauling the Indian maritime sector, an amount of 3 lakh crore investment in port projects that in turn promises to generate employment for 20 lakh persons have been envisaged to further boost performance and productivity of our maritime sector. Sir, at this time, I also wish to place a few recommendations concerning certain specific projects and initiatives with regard to the ministry. Sir, manning of ships with trained, capable and certified seafarers is a rising challenge. We have only one approved pre-sea maritime training institute and one post-sea maritime training institute. The allocation of rupees 1 crore for research and development is grossly inadequate, which I recommend to be enhanced. Sir, I am the member of the Court of Indian Maritime University. Honorable Minister Sri Sarbananda ji was kind enough to personally inaugurate the Merit Workshop in Chennai in last year December. Sir, this key institution importing maritime training and R&D is faced with severe shortage of funds. Students lack hostel facilities. There is
shortage of industrial experts in training, and students' placement opportunities also need further boost. Sir, the institution is managing its annual shortage of nearly 20 crore from the available balance, which will be exhausted in another year. A special request for grants under Standing Financial Committee 3-2 amounting to 495.27 crore is now pending clearance from concerned authority. I wish to request through you, sir, to the Minister to kindly expedite the release of this SFC fund and also to ensure that IMU receives continuous endowment of funds. Sir, a state of the art cruise terminal was inaugurated in Chennai port in 2017. However, the terminal remains underutilized. Sir, I request the Office of Minister to extend focused intervention into the proper utilization of the cruise terminal, especially with the Maritime Vision 2030, aspiring to transform India as a global hub for cruise liner. Sir, as per the data 2022, we have only 468 Indian flagships handling a gross tonnage of 1,15,810. Indian and foreign owners increasingly opt to own vessels outside India. They pay virtually zero tax. Same time as access India's booming international cargo trade through non-Indian ships, the situation has to be changed, sir. Sir, our coastlines and waterways in our country are grossly underutilized. Tamil Nadu has the second largest coastline in India, extending at a length of 1,076 kilometers, in line with the Ministry's port-led development program, Sagarmala. I wish to request Honorable Minister to kindly allocate dedicated programs and funds for Tamil Nadu, creating better infrastructure and promoting coastal shipping for saving logistic cost. Similarly, sir, despite having an extensive network of inland waterways in the form of river, canals, backwaters and creeks, freight transportation by waterways is highly underutilized. Waterways currently contribute only around 6% to the Indian transportation model mix, which is significantly low. A major stretch of 1,094 kilometer long National Waterway 4 between Kakinada to Puducherry passes through Tamil Nadu. I am happy that the key section of this waterway, which is known as the Buckingham Canal starting from Chennai, is being restored as part of the revival project. It is my humble submission this inland navigation route of NW4 22 point may be revived into an efficient mode of freight and passenger transport at the earliest. Sir, I am given to understand that the Directorate General Shipping of India is contemplating a proposal to restrict the age of ships to the maximum of 20 years for being eligible to be registered under Indian flag. Though the move by DG Shipping is laudable, I wish to request that such a move may be brought in only once our Indian fleet has grown to a sizable extent. Sir, steps may also be taken to constitute a maritime development fund to finance India's maritime sector at internationally competitive rates and also execute a time-bound plan of affirmation action. Sir, only one point I finish with, sir. Sir, historically, Tamil Nadu was a land of seafarers. I am proud that for the fact that Tamil Nadu can boast of yet another significant name in the maritime history of India. Sir, the famous freedom fighter, V.O. Chidambaram Pillai, popularly known as Kapalotiya Tamilan, literally means that Tamilan who draws the ship, is the first to start Indian shipping service way back in 1906 under the name Swadeshi Shipping Company from Thoothukudi. Considering his contribution to India's maritime revolution and the challenges to honor his service, I wish to recommend that the statue of V.O. Chidambaram Pillai may be installed in the new Parliament building. Thank you very much. Thank you all members. Srimati Rita Beguna Joshi. माननीय अध्यक्ष, मैं आपके आभारी हूँ कि आपने मुझे वर्ष 2022-23 के लिए पतन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के
नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर बोलने का अवसर दिया है। अध्यक्ष जी, हमारे देश का समुद्री व्यापार बहुत प्रसिद्ध है, हमारा बहुत बड़ी हमारी विरासत है। 5000 साल पुराना हमारा इतिहास है, और चाहे हड़प्पा काल से लेकर और हम आधुनिक काल तक आए तो लगातार हमारा अनेकों महाद्वीपों के साथ व्यापार होता रहा। यहाँ तक कि हमने जो समुद्री सिल्क रूट है, मार्ग है, उसके माध्यम से भी हम लोगों ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रों के साथ व्यापार किया है। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे यूरोपीय देश और व्यापारी आते रहे, समुद्री व्यापार करते रहे, हमारा जो अपना व्यक्तिगत राष्ट्रीय जो एक हमारे जो इनिशिएटिव था वो लगभग समाप्त होता चला गया। और चाहे वो डच रहे हो, पोर्चुगीज रहे हो, ब्रिटिश रहे हो, इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने उस जलिए उन्होंने अपने जहाजों को लाए और हमारी जो इनिशिएटिव थे उनको कम कर दिया। ये तो सत्य है कि पूरे विश्व का 80% व्यापार जलीय मार्ग से होता है, और भारत का भी 95% जो निर्यात है वह जलीय मार्गों से ही होता है। लेकिन और समुद्री क्षेत्र के महत्व को हम कम भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि समुद्री क्षेत्र हमारी सुरक्षा के लिए, स्थिरता के लिए, आर्थिक स्वास्थ्य के लिए, सतत विकास के लिए और सबसे महत्वपूर्ण हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि 50% गैस और 80% तेल का आवागमन हमारे समुद्री मार्गों से ही, जलीय मार्गों से ही होता है। स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा जो जोर पड़ा वो एक तीव्र यातायात के ऊपर, और उसमें रेल और हवाई जहाज इनके ऊपर ज्यादा ध्यान लोगों का गया। समुद्री मार्गों पर या हमारे शिपिंग इंडस्ट्री को, शिपिंग की ओर ज्यादा ध्यान नहीं था। जबकि बड़ा दिलचस्प है, और ये भी दिलचस्प है कि इतने वर्ष हो जाने के बाद भी 75 साल से को हम पहुंच रहे हैं, लेकिन जो रेलवे का जीडीपी में शेयर है वो 9% है, एविएशन का 6% है, लेकिन हमारे बंदरगाहों का केवल 1% है। इसके मतलब सरकारों ने, पूर्व सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। और भले ही इस एक शिपिंग मंत्रालय की स्थापना काफी पहले हो गई थी, 2009 में की गई, लेकिन इस पे काम नहीं हुआ। 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने एक चिंतन में पैराडाइम शिफ्ट किया, और इसमें उन्होंने निश्चित किया कि समग्र विकास तब तक संभव नहीं है जब तक सारे सेक्टर्स बराबर से आगे ना बढ़े। और इसीलिए उन्होंने पहले आत्मनिर्भर भारत की बात कही, फिर उन्होंने मेक इन इंडिया की बात करी, और अब गति शक्ति को आगे बढ़ाया है। ये जो परिकल्पना है गति शक्ति की, इसके अंतर्गत 7 इंजन को या 7 माध्यमों को चिन्हित किया गया है विकास के लिए। इसमें सड़क है, रेल है, इसमें ये ट्रांसपोर्ट पतन है, सामान्य ट्रांसपोर्ट, सार्वजनिक परिवहन है, जल मार्ग है और लॉजिस्टिक अवस्थापना है। उन्होंने का ये विचार है प्रधानमंत्री जी का कि जिस तरह से जैम ने जनाधार, ये जनधन योजना, आधार और मोबाइल ने, जैम ने जिस तरह से क्रांति करी और सामान्य क्षेत्र में, सोशल सेक्टर में, सामाजिक क्षेत्र में करोड़ों भारतवासियों को जो जन कल्याणकारी योजना थी उनको प्राप्त करने का अवसर दिया, उसी तरह से जन गति शक्ति भी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना स्ट्रांग कर देगा, इतना मजबूत कर देगा कि विश्व स्तरीय हमारे पास यातायात के साधन होंगे, जिससे व्यापार बढ़ेगा और देश की शक्ति बढ़ेगी। यहाँ इसीलिए उन्होंने मल्टी मोडल कनेक्टिविटी की बात की, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि एक इतना बड़ा डैशबोर्ड बनाया गया है इसके लिए, जैसा विश्व में कहीं नहीं है। बहुत बड़ा डैशबोर्ड बना है, विश्व का सबसे बड़ा। मेरी जो सरकार है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनका बहुत स्पष्ट विचार है। उनका विचार है कि मशीनीकरण, डिजिटाइजेशन और कानूनों में बदलाव के माध्यम से प्रक्रियाओं का सरलीकरण होना चाहिए। और इसीलिए, और जब ये होगा तभी इन्वेस्टमेंट आएगा, और जब ये होगा तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होगा।
और इसी के अंतर्गत उन्होंने अब सागरमाला परियोजना नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य अपनी योजना का उन्होंने संचालन किया, उसको स्थापित किया है। फ्लैगशिप प्रोग्राम के अंतर्गत इसके जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है भारत के, वो पूरी तरह से पोर्टलेट डेवलपमेंट की बात करता है, पोर्ट आधारित विकास की बात करता है। और हमारी जो नेविगेबल वाटरवेज हैं, जहाज चलने वाले जो योग्य मार्ग हैं, जो पानी है, जल है, वो 14,500 किलोमीटर है, 14,500 नेविगेबल वाटरवेज। अटल जी ने 2003 में प्रारंभ किया था, शुरुआत की थी कि यहाँ पर क्रांति कुछ परिवर्तन होना चाहिए, आधुनिकीकरण होना चाहिए। और अब जाकर 2015 में जब सागरमाला आई तो उनके परिकल्पना को यथार्थ रूप देने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का विजन क्या है? वो चाहते हैं भारत में विश्व स्तरीय पोर्ट्स हो, जहाज का निर्माण यही हो, हम हब बने मरम्मत के, रिपेयरिंग के भी और जहाज निर्माण के भी, व्यापार में बढ़ोतरी हो और तटीय क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास भी हो, क्योंकि हम समाज को छोड़कर आगे नहीं चल सकते। तो इसलिए जो लोग तटीय जीवन बिताते हैं उनके लिए भी रोजगार और विकास की संभावनाएं मजबूत होनी चाहिए। इन्होंने अनेक कानूनों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से करते हैं शुरू। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत जैसे हर क्षेत्र में सरलीकरण किया जा रहा है, वैसे यहाँ भी हुआ। यहाँ पे जो अब हमारी सरकार ने पिछले 7-8 सालों में करीब 1500 से ज्यादा जो ऑब्सोलीट हमारे कानून हैं, जो अनुपयोगी कानून है, उनको समाप्त किया। 25,000 से ज्यादा नियमों को बदला और इसी के अंतर्गत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने अनेकों एक्ट्स को दिया है। अभी तो 5 ही मिनट हुआ होगा, प्लीज। 1963 में पोर्ट्स ट्रस्ट को हटाकर मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट को लाया गया। प्रबंधन, नियंत्रण, व्यापार निर्णय, कॉम्पिटिटिव बिजनेस को आगे बढ़ाया गया। मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट 2021 व्यापारिक विवादों को समाप्त करने के लिए, त्वरित समाप्त करने के लिए आर्बिट्रेशन का राइट और मुआवजा शुल्क राहत, लाइसेंस शुल्क में कटौती करने का अधिकार भी पोर्ट अथॉरिटीज को दिया गया। शिप रिसाइकलिंग एक्ट 2019 आज शिप रिसाइकलिंग में भारत इंटरनेशनल हब बन चुका है और शिप बिल्डिंग में भी उन्होंने ये जहाजों के निर्माण में भी ये नियम बन गया है कि राइट टू रिकॉल इंडियन शिपयार्ड को होगा। जब वो मना करेंगे तभी आप कहीं और इसको दे सकते हैं। तो इस प्रकार सिंगल विंडो के माध्यम से, डिजिटाइजेशन के माध्यम से, ई कॉमर्स के माध्यम से, ई पेमेंट, ई इनवॉइसिंग, कागज रहित व्यवस्था स्थापित करने के और हमारी शिपिंग मिनिस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इन सब का असर ये है कि आज स्मार्ट टाउन्स बन रहे हैं और पोर्ट्स बन रहे हैं और साथ ही साथ खर्चे भी कम हो रहे हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण काम जो हमारी सरकार कर रही है वो 1,19,000 करोड़ की लागत से ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन और CECs यानी कोस्टल इकोनॉमिक जोन को भी स्थापित कर रही है और फोकस है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल के बंदरगाहों पर। यहाँ पर कोशिश है कि जो प्रोडक्शन होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकरण, वो पोर्ट्स के आसपास, पोतों के आसपास हो ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और इसलिए इससे बहुत फायदा हुआ है, रोजगार बढ़ा है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी में भी सरकार बहुत काम कर रही है। 1,37,000 करोड़ बंदरगाहों के इसको सड़कों से जोड़ने का काम हो रहा है। आज 5 लाख करोड़ की लागत से 802 प्रोजेक्ट 2035 तक समुद्री व्यापार को नई ऊंचाई प्रदान करेंगे जो चल रहा है। कंटेनर सर्विसेज परियोजना अगर लागू हो गई तो 35,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष बचेगा। बस आपका 2 मिनट और लूंगी, मेरा समाप्त है। जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट यानी नेशनल वाटरवेज, ये बहुत बड़ी बात है और मैंने जो आज इस मिनिस्ट्री पे बोलने के लिए स्वतः मांग की थी वो इसलिए भी क्योंकि हम लोग जो समुद्रों से दूर रहते हैं उनको अंदाज नहीं है कि हम क्या खो रहे हैं और इसका पोटेंशियल कितना, उनको कितना आगे बढ़ाना चाहिए। ब्लू रेवोल्यूशन
कैसे होगा जब तक यहाँ पर ये काम नहीं होंगे। लेकिन मुझे इसलिए हुआ क्योंकि जो आपका NW1 है वो गंगा पर है और प्रयागराज इलाहाबाद से लेकर और वो हल्दिया तक जाता है, और उसमें जिस तरह से काम हो रहा है तेजी से, बहुत ही मैं सोचती हूँ कि प्रभावशाली है। 1390 किलोमीटर का काम हो रहा है। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 4663 करोड़ रुपए उस पर लग रहे हैं। 3 मल्टी मॉडल टर्मिनल्स बन गए हैं और नेविगेशन प्रोजेक्शन है 1500 से 2000 DWT बार्जेस उस पर चलाने के। आज अगर देखें तो करीब करीब 9.21 MMT 2020 में था, या फिनिशिंग, और अब 2022 में वो बढ़कर 9.27 हो गया है। इसमें भी बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है। मैं बस परिणामों पे आ रही हूँ। इन सब चीजों के जो परिणाम रिजल्ट्स हैं उसमें एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, कैपेसिटी दोनों बढ़ा है। आता है कि टर्नओवर टाइम जहाँ 2012 में मार्च के जुलाई का आने जाने का 107.29 घंटे थे, वही 2022 में 55.27 घंटे हो गया है। मेजर पोर्ट्स में बंदरगाहों में 11,000 MTPA 2017 में था उसकी कैपेसिटी। Just one more 2 points. That's it. You have taken more time. No, just 1 minute. और आज 2021 में वो 16,000 MTPA हो चुका है। रिसाइकलिंग में, ग्रीन शिप रिसाइकलिंग में, मरम्मत में, शिप बिल्डिंग में हम जल्द तेजी से हब की ओर बढ़ने के इंटरनेशनल हब बन रहे हैं। नॉन मेजर पोर्ट्स में भी हमारी कैपेसिटी बढ़ गई है। बस अंत में मैं कहूंगी कि शिपिंग टनेज 1947 में 0.9 मैट्रिक GT था। 2000 जस्ट लास्ट पॉइंट प्लीज, गिव मी 30 seconds प्लीज मैम। 30 seconds। 1947 में 0.9 मिलियन GT था, 2016 में 11 मिलियन GT हुआ, 220 में 13.1 मिलियन GT हुआ। मैं इतना ही कहूंगी कि आज वर्ल्ड रैंकिंग में हम 146 पे थे 2018 में, 2020 में 68 पे हैं। 2035 तक अलग अलग चरणों में लेकर हम विश्व के 10 सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट्स में, बंदरगाहों में हमारे भी देश के बंदरगाह आएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर जय कुमार जी। Honorable Speaker, sir, thank you very much for the opportunity. Sir, right from morning I am observing the deliberations in this House. Member from Kerala has raised a great apprehension about the government policy in promoting the ports and shipping industry in the country. I am also of this, even some other members are also echoed similar views. I am also of the same opinion that the government policy in promoting harbors and ports is mainly to destroy and make defunct of the government established ports. For example, sir, in Tamil Nadu, this a company is coming up, Mrs. Adani and Co. They are establishing a monstrous port in Tamil Nadu, spreading over an area of about 6,000 acres, sir. And the 6,000 acres land is going to be taken by filling the sea with river sand, transporting it over a distance of 60 to 70 meters, destroying the entire 60 meters and 80 meters distance, sir. And apart from that, 3,200 Poromboku land in a land-starved area, sir. This port is coming nearer to Chennai, megacity, and about 3,200 acres of land taking over there is going to make a mess, and the North Madras will get destroyed and decimated if this port comes over there, sir. Not only that, the entire Poromboku land and watershed and a sanctuary in the nearby area, etc., is coming up, and the sand for this 53 million cubic meters of sand to be transported, sir, and rocks of about 50 million tons to be transported through the city, sir. And then there will be a vehicle traffic, now about 40,000 vehicles traffic in that area. It takes 3 hours to pass through
3 kilometers or 4 kilometers distance, sir. Once this port comes over there, the traffic capacity would be about 54,000, sir. Another thing, sir, the capacity of this particular port would be about 320 million tons per annum, sir. Whereas all the ports put together in Tamil Nadu, all the ports put together is only 80% of this capacity, sir. When such large number of ports are already there and they are operating at 30 to 40% capacity, where is the need for this government to encourage a port to go over there and to destroy the existing government ports? What is that? Madras Port Trust, Vauvusi Port in Thoothukudi, and all stretch of about 8 to 9 ports will go out of business once this port is getting established, sir. Sir, even otherwise, the problem here is this particular company is coming up with a huge and large-scale violations. What are those violations, sir? Ports are categorized as red industries. They are not supposed to be there in an area where people are living or where the sanctuaries are there. But in this particular case, sir, in 2006, Ministry of Earth Sciences said the erosion of the sea 50 meters and above, there a port cannot come. It should not be allowed. Our Ministry of Environment and Forest and Climate Change should build a ban on this. And the company in its own technical feasibility report that is called Environment Impact Assessment, that itself has mentioned 5.6 meters is the erosion. What is the upper limit to allow an industry is 1 feet erosion is there. No industry should be allowed in that area. But this industry, this port, this company, the Adani group of company is allowed to go ahead in this area, sir. Apart from that, no industry can come within 10 kilometers of a bird sanctuary or any other natural habitat is there, sir. In this case, a bird sanctuary is there between Andhra and Tamil Nadu at a distance of 2.1 kilometers from Tamil Nadu, which is violating. Within 10 kilometers, industry should not come, but there is a work is happening over there, sir. Sir, I am the MP of that constituency. I am representing that constituency. That is the reason. Another thing, sir, encroachment of watersheds, and it is going to affect that area in a very, very bad manner. Secondly, sir, the very hazardous substances are going to be imported. And it will be detrimental to the people. Any action takes place, take it from me, sir. About 10 kilometer distance will be wiped away like it had happened in Bhopal earlier. Therefore, these are all the and apart from that, the audacity of the company, the atrocity is that they are asking to declare, sir, Madras city, port area, Adani company has written to the government to declare that the area as a no fishing area where 45,000 people are living over there and their families are. Is it not an atrocity and audacity of this company throwing away the habitat people over there and they are coming and sitting? Therefore, sir, I strongly object this. I beg this government, please take my request as a member of the parliament. I appeal to you. This is not an industry to be done. Take it to Gujarat. I am not against anyone this government helping. Take it to Gujarat. Take it to many other coastal areas. There it can be promoted, sir. Thank you. श्री बदरुद्दीन अजमल जी सभापति जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस पोर्ट्स एंड शिपिंग मिनिस्ट्री के बजट के ऊपर बोलने का मौका दिया। चूंकि हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी मिनिस्टर वो हमारे इलाके से हैं, उसी इलाके से मैं एमपी बन के आता हूं, इसलिए उनके बजट में तो मैं खिलाफ कर ही नहीं सकता। इसलिए जो भी बजट है, जैसा भी है, अच्छा है या बुरा है, पूरा का पूरा मुझे उसका सपोर्ट है। जी, आपकी तारीफ कर रहा है, बोलिए जी जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं मिनिस्टर साहब से आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आजादी से पहले धुबड़ी पोर्ट, जहां से मैं जीत के आता हूं सर, ये 3rd टाइम है मेरा इस हाउस में, और मैं बहुत ही अहमियत रखता था क्योंकि वहां से इलाके के लोग अपना प्रोडक्ट दूसरे सूबों और दूसरे मुल्क में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। सर, आसाम के लोग धुबरी पोर्ट से स्टोन्स, वेजिटेबल, जूट, राइस,
वगैरह का एक्सपोर्ट का काम करते थे। इसकी वजह से इलाके में बड़ी खुशहाली थी, चहल पहल थी, वहाँ के लोग माली एतबार से बहुत मजबूत थे, फाइनेंशियल एतबार से। मगर सर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मुल्क की तकसीम के बाद, पार्टीशन के बाद धुबरी और कोलकाता के बीच में शिप्स का रास्ता बंद हो गया, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि वाटरवे का कुछ हिस्सा दूसरे मुल्क में चला गया। उसके बाद धुबरी पोर्ट बिल्कुल बेकार हो गया और वो बंद हो गया। सर मैं आपके माध्यम से इसका असर लोगों की जिंदगी पर पड़ा, उनकी माली हालात खराब हो गई और धीरे धीरे धुबरी और उसके आसपास के इलाके मुल्क के सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ इलाकों में से एक हो गया। सर मेरा क्षेत्र जो है धुबरी उस जमाने में पूरे आसाम का सबसे चहल पहल वाला इलाका था जब ये पोर्ट वहां तक था। उसके बाद वो अचानक बंद कर दिया गया। सर मैं आपके माध्यम से अपने वहां की ये बात करता हूँ कि उसकी वजह ये थी रोड्स एंड रेलवे के बहुत सहूलियात इस इलाके में मौजूद नहीं थी। उसके साथ ही उसके जरिए सामान को दूसरे हिस्सों में पहुंचाना बहुत महंगा हो जाता था, दूसरे मुल्क में भी उसको भेजने की कोई सूरत नहीं थी, इसलिए उनकी माली हालत दिन ब दिन गिरती चली गई। सर मैं आपके माध्यम से 2006 में जब मैंने पॉलिटिक्स में कदम रखा, मैं वहां से सालमारा से पहले एमएलए बना, 3.5 उसके बाद मैं पार्लियामेंट में आया और आज तक आपके सामने मैं हूं। लेकिन ये है कि मुझे इस इलाके की हालत को बहुत करीब से देखने का मौका मिला। सर लोगों की हालत बहुत नागुफ्ता भी है। वहाँ फ्लड इरोशन हर साल आता है, उसकी वजह से उनके 10-10, 8-8 बीघा किलोमीटर उनका बह जाता है, वॉश अवे हो जाता है। सर इसीलिए कमजोर होते जा रहे हैं। सर आने वाले हर साल फ्लड और इरोशन उनको तबाह कर देते हैं, उनके घरों और जमीन को रिवर ब्रह्मपुत्र बहा कर ले जाते हैं। वहाँ जाने आने का कोई सही रास्ता न होने की वजह से कोई भी वहाँ जाकर इंडस्ट्री के लिए अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करता। सर इस हाउस में आने के बाद मैंने जिन चीजों के बारे में मजबूती से मांग किया था, उसमें कंट्रोल ऑफ फ्लड एंड इरोशन, बार बार मैंने इसके ऊपर कहा और आज भी फिर मैं सरकार से कहूंगा फ्लड और इरोशन को बंद किया जाए। ये हमारे लिए देव है, हम लोगों को भिखारी बना रहा है। वहाँ हर किस्म के लोग रहते हैं सर। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ धुबरी फुलबाड़ी ब्रिज, रिवाइवल ऑफ रुपरी एयरपोर्ट, रिवाइवल ऑफ धुबरी पोर्ट, ये सब मेरे डिमांड के अंदर थे। मेरी खुशनसीबी है कि मेरे मिनिस्टर साहब भी मेरे आते ही सर्वानंद सोनवाल साहब तवज्जो चाहूंगा जी। ये हमारे बड़े भाई हैं या मैं इनका छोटा भाई हूँ, हम लोग दोनों जब भी मिलते हैं लगते तो आप ही बड़े हैं वैसे जी। उनको तो कहना पड़ेगा सर, हमारे मिनिस्टर हैं, उनको हम थोड़ा नहीं लगाएंगे तो काम हमारे कैसे बनेगा। इतना तो करने का मौका दीजिए जी। और वो हमारे गांव इलाके के जी। सर इस बारात में इसमें हाउस के इस बार उठाया और मुझे खुशी है कि सरकार ने धुबरी पोर्ट को रिवाइव करने के लिए फंड दिया और फिर उससे बिजनेस एक्टिविटी शुरू हुआ, जो मिनिस्टर सर जानते हैं सर। मगर अभी भी उसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत जरूरत है, वहाँ मजीद सहूलत के लिए फंड की जरूरत है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ मिनिस्टर साहब के आपके माध्यम से कि वो इसके लिए फंड दिया दे ताकि धुबरी पोर्ट एक बार फिर से इलाके के लोगों के लिए बिजनेस पॉइंट बने और इलाके के लोगों की तरक्की हो सके। सर मैं आपके माध्यम से धुबरी के अलावा सदिया, डोला, पांडू, करीमगंज वगैरह के पोर्ट्स को भी मॉडर्नाइज किया गया है और काम जारी है। मुझे उम्मीद है कि हमारे मिनिस्टर साहब की निगरानी में ये सब जगह तरक्की करेंगे और कुछ ऐसा किया जाएगा जिससे वहाँ टूरिज्म को भी के लिए वो मिले ताकि उन इलाकों के लोगों को जी। सर आपने बहुत मौका दिया सब लोगों को, मुझे भी सर मिनिस्टर साहब हमारे इलाके कंक्लूड कीजिए अभी कंक्लूड कर रहा हूँ। तो सर पिछले दिनों ये हुआ कि शायद मिनिस्टर साहब के पास भी रिपोर्ट आया होगा, बांग्लादेश से कुछ जहाज आए थे जो पत्थर लेने जाते हैं यहाँ साहब से धुबरी वगैरह के इलाके से। वो धुबरी में उनके जहाज 4-5 जहाज फंस गए और उसमें बेचारे सैकड़ों मजदूर उसमें फंस गए। उनका ये हाल हो गया, सर्दी का मौसम था बहुत जबरदस्त, तो वो सर्दी की वजह से मर जाएंगे या भूख से मर जाएंगे। तो हमारे लोग कुछ 4-5 जहाज जब अटक गए तो लोग देखने चले गए, तो वो बेचारे रोए। मेरे पास भी टेलीफोन आया,
तो हमने अपने लोगों को भेजा, उनको कंबल भेजा, ब्लैंकेट वगैरह भेजा। जी जी। तो मेरा ये कहना है कि आइंदा मिनिस्टर साहब इसका ख्याल रखे, जहां भी पोर्ट बन रहा है कि इस किस्म के हालात आइंदा ना आए। इमरजेंसी जैसे हमारे एम्बुलेंस वगैरह होते हैं वहां जाए और उसको मदद कर सके। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मिनिस्टर साहब का देखिए 5 बजे के आसपास रिप्लाई होना है। मेरा सभी से निवेदन है कि थोड़ा सा सीमित समय लें। थोड़ा सा समय जी जी जी। Thank you, sir, for giving me an opportunity for participating in the discussion on the demands for grants to the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. Sir, Kerala is blessed with a long coastal line, 76 kilometers right from the southernmost part of Kerala to Parachala to northern part of Kerala, Kasaragod. Kerala is also blessed with 2,560 kilometers long waterways. Of these, the major waterway is West Coast Canal, that is 616 kilometers long. Sir, there are, out of this 616 kilometers, the part of it is declared as National Waterway number 3 and balance is to be developed. Kerala has another 5 small waterways which are also declared as National Waterways. And out of these 5, 3 of them come in my constituency. Sir, the 5 waterways, the small waterways approved as national waterways are Alappuzha, Changanasheri, 28 kilometers, NW8, Alappuzha, Kottayam, Adirampuzha, NW9, 38 kilometers, Kottayam, Vaikam, NW59, 28 kilometers, Udyogamandal, Champakara, then AVM canal, like that, these 5 canals are declared as national waterways. Sir, what I want to describe here is the West Coast Canal is only partially developed. Only 328 kilometers is developed to the level of IWA standards. Balance is to be developed and declared as national waterways. Out of these 328, only 168 kilometers from Kollam to Kottapuram is developed in national waterway, IWA standards. Balance 160 kilometers are to be developed from Kottapuram to Kozhikode. Sir, the government of Kerala has submitted a detailed project report in March 2020 costing around 1,358 crore for development of this national waterway number 3 as well as other 5 smaller waterways, national waterways. But the government of India has not given the sanction for that. I would humbly request that the government may sanction these waterways, development of these waterways which are very important for the state of Kerala. Sir, our former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, made a historic speech in the Kerala Legislative Assembly. I was also a member of the Legislative Assembly at that time. It was made on 28 July 2005. He presented to the legislators 10 missions for development of Kerala, for the prosperity of Kerala. The first priority he has given for tourism. The second priority was for development of waterways. Sir, today the Malayalam Manorama, the largest circulated vernacular newspaper in India, has started writing a series of serial from today describing the need for developing the waterways of Kerala. Sir, all these bring to the core that waterways in Kerala has to be developed, and I would request the Minister to spend more money in Kerala for developing the waterways in Kerala. By developing waterways, we have great benefits.
The first one is only 1/4 of the cost is required for developing waterways as compared to rail or road. Second one, 1/5 of the cost is required for maintenance of the waterways compared to roads and railways. Third, the cost of cargo movement by road is 1 rupees per ton, whereas by rail it is 50 paise. Sir, one more point only. 37, it is only 37 paise per ton by waterways. Sir, there is no carbon emission, and this is best for the tourism development also. Only one point, sir. You should give me permission. The Kottayam port, that is just 15 kilometers away from my own house. It is the first port, container Kottayam Port and Container Terminal Services is the first joint venture minor port and inland container terminal in India. This is the only multi-modal ICD, inland container depot, using inland water navigation. This port is situated by the side of National Waterway number 9. The Kottayam port is using facilities of National Waterway 3 and also 59. This port is promoted by public-private participation and under the assistance of Government of India. Sir, I have only one request regarding this. The Kottayam port has started export and import in full swing. They have till now handled 4,60,000 tons of cargo. Customs has received 61 crore rupees as revenue. The country has earned foreign exchange to the tune of 451 crore. In 2018, Kottayam port started inland waterway. Sir, only one point. Sir, in 2018, Kottayam port started inland waterway operations but discontinued due to the technical glitches in customs EDI. Sir, while filing the IGM and EGM, the only two modes of transport are available in the customs EDI, that is rail and road. While filing this IGM and EGM, these two modes are only available in the EDI. Sir, the port has taken up the issue. The trade and insurance companies are not willing to handle the container through inland waterway. Sir, the port has taken up the issue with the Commissioner of Customs and all other authorities. The office of the Principal Commissioner of Cochin has also requested the Customs Board to declare Kottayam port ICD as Customs Board restarting inland waterways operations. However, this Sir, for promoting and to restart the inland waterway movement from Kottayam port, I request to incorporate inland waterways as transportation mode in the electronic data interchange EDI. Thank you, sir. माननीय डेप्यूटी स्पीकर साहब, पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के बजट डिमांड को समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। सर, देश में हिंदुस्तान का नाम ही और हिंदुस्तान के नाम से ही हिंद महासागर का नाम बना हुआ है। देश में 7,500 किलोमीटर समुद्र तट है, सदियों से है, और यही समुद्र तट का यातायात के लिए उपयोग करके ये देश समृद्ध हुआ करते थे। ये देश की समृद्धि का द्वार यही समुद्र तट थे, और इसका सबूत आज से 5,000 साल पहले हम समुद्र क्षेत्र में कितना सभ्य थे या तो हम कितना डेवलप्ड थे, उसका बेस्ट एग्जाम्पल आज विश्व में कहाँ भी 5,000 साल पुराना कोई पोर्ट जीवित नहीं है या तो कोई एग्जाम्पल नहीं है। लेकिन
आप इंडिया में गुजरात में लोथल में आज भी 5000 साल पुराना डॉक आज भी मौजूद है। देश में इंलैंड वाटरवेज की कोई नई बात नहीं थी। सदियों तक ये देश में इंलैंड वाटरवेज का उपयोग करके यातायात ट्रांसपोर्टेशन होता था। उसका भी एक एग्जाम्पल इंडिया में है धोलावीरा। इंडस रिवर के माध्यम से धोलावीरा होके इंडस रिवर गल्फ ऑफ कच्छ में मिलती थी और ये जमाने में वहां एक अच्छा इंलैंड वाटरवेज के आपने मोहेंजोदड़ो पिक्चर कहीं किसी ने देखा होगा, उसमें इंडस रिवर के माध्यम से धोलावीरा तक, मोहेंजोदड़ो से धोलावीरा तक ट्रांसपोर्टेशन यातायात इंलैंड वाटरवेज से होता था। ये हमारी समृद्धि का रीजन था। लेकिन देश की आजादी के बाद देश के समुद्र तट, देश के पोर्ट वो ज्यादातर उपेक्षित रहा। देश में ट्रेन आई, उसका उपयोग होता रहा, रोड उसका उपयोग होता रहा, उसका एक्सपांशन होता रहा, उसके पर बजट खर्च होता रहा। लेकिन दुनिया का ये भी एक क्रम है, जिन्होंने समुद्र पर राज किया है उन्होंने ही विश्व पर राज किया है और इतिहास उसका सबूत है। यही रास्ते से सभ्यता एक दूसरे प्रांत में, एक दूसरे क्षेत्र में गई, एक दूसरे क्षेत्र से यहाँ आई। 7500 किलोमीटर हमारा समुद्र तट को उपयोग करते हुए आप ईस्टर्न कोस्ट में देखिए, एक समय था जब चालुक्य, मगध और उस वक्त के जो साम्राज्य थे, कौटिल्य सब साम्राज्य से ईस्ट के कंट्री के साथ यातायात होता रहता था, ट्रांसपोर्टेशन होता रहता था। वेस्टर्न कोस्ट से आप देखिए, आप अफ्रीका की कोई भी कंट्री में जाइए, अफ्रीका की कोई भी कंट्री में साउथ वेस्ट कोस्ट पर कोई ना कोई सिटी का नाम, आज ओमान में जाए वहां मस्कती मार्केट है, आप दुबई जाए तो वहां भी सलाया स्ट्रीट है। सलाया गुजरात का छोटा सा पोर्ट है। ये इसलिए है कि क्योंकि यही समुद्र तट से हम दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन करते थे, दुनिया में जाते थे और हमारा बिजनेस और ट्रेड यही समुद्र तट से समृद्ध होता था। लेकिन ये समुद्र तट की उपेक्षा के बाद जब 2014 में हमारी सरकार बनी तब ये पोर्ट सेक्टर की क्या स्थिति थी, और उसके बाद 2014 के बाद 2016 में MOS शिपिंग बना था। मैंने उस समय देखा, अध्ययन किया, तब पता चला कि समय के साथ हमारा पोर्ट नहीं बदलने से हमें क्या क्या दिक्कतें हो रही है, क्या क्या मुश्किलें आई। देश में महंगाई बढ़ने, या तो देश में की कमोडिटी, देश का सारा यूनिवर्सल दुनिया का लॉजिस्टिक कॉस्ट अपने विश्व की जीडीपी के सापेक्ष में 9% है। इंडिया का जीडीपी कॉस्ट अपने जीडीपी के सापेक्ष में इंडिया में 40% क्यों है? जब उसका एनालिसिस होता है तब पता चलता है कि देश में पोर्ट सेक्टर में जो मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट होना था वो नहीं हो पाया। देश में हमारे बाहर मेजर पोर्ट है और अदर पोर्ट है। ये पोर्ट की ड्राफ्ट 10 मीटर, 12 मीटर, 10-12 मीटर, और समय बदल गया। दुनिया में 20-20, 18-18, 19-19 मीटर ड्राफ्ट वाला वेसल, और उसको ध्यान में रखते हुए जब शिप की डिजाइन होती है, जो नए शिप बनते हैं, नए वेसल बनते हैं, तो वो अपने सारे दुनिया का एवरेज ड्राफ्ट क्या है पोर्ट का, उसको ध्यान में रखते हुए ये लोग डिजाइन बनाते थे। तो बड़े बड़े 18-16 मीटर ड्राफ्ट में चलने वाला दुनिया में शिप बनने लगा, और हमारा पोर्ट में 10 मीटर हो तो स्थिति क्या होती थी माननीय अध्यक्ष महोदय? उसको बड़ा शिप दूर रखना पड़ता था, वहां से कार्गो छोटे शिप में डालते थे, ये छोटे शिप फिर पोर्ट में आते थे। पोर्ट में भी मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट होना चाहिए, वो नहीं होता था, इसलिए फिर उसको दिक्कत होती थी। ऐसा करके जब इंपोर्ट कार्गो इंडिया में इतना महंगा हो जाता था और हमारा एक्सपोर्ट कार्गो भी इस दृष्टि से महंगा होता था, तो देश में पोर्ट में ड्राफ्ट ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी। और मैं ये भी सुनता था, और मैं मंत्री बना था उस वक्त, मुझे पता है, मैं यही न्यूज़पेपर बंगाल में जाता था, या तो बंगाल के एम्प्लॉइज का मेरे पास रिप्रेजेंटेशन आता था। लोग आके कहते थे ये कलकत्ता पोर्ट जिंदा तो रहेगा ना, पोर्ट चलेगा ना? घाटा में चल रहा है। मुंबई पोर्ट घाटा में चल रहा है, हमारा कोची पोर्ट घाटा में चल रहा है, सभी पोर्ट घाटा में चल रहे थे। वहां हजारों की संख्या में एम्प्लॉइज थे, उसकी सैलरी का क्या, उसका भविष्य का क्या। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्देश किया कि हमें पोर्ट सेक्टर में तुरंत ही डेवलपमेंट हाथ में लेने की आवश्यकता है, पोर्ट को बचाना है। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, जब कलकत्ता के 150 वर्ष उसके पोर्ट का हुआ और उस वक्त वहां कार्यक्रम हुआ था, उस वक्त
वहाँ के एम्प्लॉइज एश्योर्ड थे कि हमारा पोर्ट आज प्रॉफिट में है। प्रॉफिट में इतना ही नहीं, लेकिन हमारे पोर्ट के सभी एम्प्लॉइज 15,000 रिटायर्ड एम्प्लॉइज थे। उसके मन में चिंता थी, बुजुर्ग थे, एजेड थे, क्या हमें पेंशन मिलेगा, नहीं मिलेगा? जी नहीं, LIC में सभी की पेंशन की रकम डिपॉजिट कर दिया और उसको एश्योर कर दिया, सिक्योर कर दिया कि आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमें नया रास्ता ढूंढा, नई व्यवस्था खड़ी की, पोर्ट में ड्राफ्ट बढ़ाया, ड्राफ्ट बढ़ाने के बाद ज्यादा कार्गो हैंडल कैसे हो, इंडियन वाटरवेज के साथ उसके साथ जोड़ा। यहाँ केरला की बात हो रही थी, कोची केरला का पोर्ट है और कोची पोर्ट घाटा में चल रहा है। क्या करना चाहिए पोर्ट को? पोर्ट का वहां से कार्गो हैंडलिंग में कैसे सुविधा हो? वहां स्टाफ था, वहां कई स्किल मैन पावर थे, वहां इंजीनियरिंग विंग थी। और उस वक्त हमने सोचा कि ये पोर्ट में ड्रेजिंग करने के लिए खर्च लग रहा है, तो ड्रेजिंग मटेरियल तो सैंड है और सैंड का कंस्ट्रक्शन और उसके अलावा कई चीजें में उसका उपयोग हो सकता है। तो उस वक्त हमने एफर्ट लिया कि क्या ये सैंड को बेच के हम इनकम कर सकते हैं क्या? आज देश में सभी पोर्ट में ड्रेजिंग हो रहा है, ये ड्रेजिंग से निकलने वाली सैंड को बेच के 25 से 50 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष भारत पोर्ट मिनिस्ट्री कमा रही है, ये पोर्ट कमा रहा है। उसकी इनकम ये पोर्ट में जाएगी। आज कोची पोर्ट धीरे आगे बढ़ने लगा है, वो स्वयं एफर्ट लिया है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। और उसमें कोई वहां लक्षद्वीप है, वहां का कार्गो हैंडलिंग वहां से होता है, वहां उसका पोर्ट चलाने के लिए क्योंकि यूटी है और यूटी के पास सारी व्यवस्था नहीं है, तो आज कोची पोर्ट उसको सपोर्ट कर रहे हैं और ये सपोर्ट के सापेक्ष में उसको मदद कर रहे हैं, उसका कार्गो हैंडलिंग में मदद कर रहे हैं, उसका पोर्ट मैनेजमेंट में मदद कर रहे हैं, उसकी इनकम कोची पोर्ट को हो रही है। वहां कोची में ही हमारा कोची शिपयार्ड है, शिप बिल्डिंग में आज अच्छा काम कर रहा है, दुनिया में नाम बना रहा है। हमारा विक्रांत ना कोचिन विक्रांत आज इंडिजिनियस आत्मनिर्भर भारत के तहत वो प्लेन हेलीकॉप्टर के साथ समुद्र में जाके देश की सुरक्षा कर सके, ऐसा वेसल, ऐसा आयुध वाले शिप हमारे कोची शिपयार्ड बना रहा है। हमारे लिए गौरव की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके साथ कैसे बदलाव लाने की आवश्यकता थी और क्या क्या हमने किया। एक एडमॉरिटी एक्ट था, वो 1890 में बना हुआ था और 1890 में जब अंग्रेज ने एडमॉरिटी एक्ट बनाया, उस वक्त केवल देश में उसके उस वक्त जो प्रांत होंगे और 4 ही हाईकोर्ट को देश में 4 ही हाईकोर्ट को एडमॉरिटी के लिए केस चलाने का अधिकार था। हमने एडमॉरिटी बिल को 137 इयर्स के बाद रिफॉर्म करके 2017 में उसको रिप्लेस किया और नया बिल लाया। एक्ट टू नेविगेशन बिल, एक्ट टू नेविगेशन लाइट हाउस, वो 1927 का एक्ट था और लाइट हाउस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश के समुद्र तट पर लाइट हाउस सदियों से बना हुआ है और वो यूनिक प्लेस पर बना हुआ है। क्या उसको टूरिज्म के लिए हम उपयोग नहीं कर सकते हैं? ये हमने एक्ट टू नेविगेशन लाइट हाउस एक्ट लाके ये सारा हमारा लाइट हाउस है उसको मॉडर्नाइजेशन और ये लाइट हाउस को PPP मोड से हम टूरिज्म प्लेस के रूप में डेवलप करें। आज ऐसे 12 से 13 लाइट हाउस डेवलप हो चुका है। लोग टूरिज्म पर्पज ऑफ व्यू से वहां जाते हैं, एंजॉय करते हैं। समय के साथ बदलना आवश्यक होता है। ट्रेडिशनल चीजें समय के साथ हम जब नहीं बदलेंगे तो हम पीछे छूट जाते हैं, हमें पीछे नहीं रहना है। इसलिए जो रिफॉर्म करने की आवश्यकता थी वो हमने रिफॉर्म किया। इनलैंड वेसल एक्ट 1917 का था, उसको भी रिप्लेस किया। पोर्ट अथॉरिटी एक्ट, उसको भी रिप्लेस किया। जितने पुराने एक्ट था वो एक्ट को समय के अनुसार बदलने की आवश्यकता थी। उसको बदल के हम हमारे मैरीटाइम सेक्टर को कैसे आगे बढ़ाए, हम हमारे मैरीटाइम सेक्टर को कैसे आगे ले जाए, इस दिशा में हमने काम किया। इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब देश में दुनिया में सी फेरर के लिए, सी फेरर एक रोजगारी का सबसे बड़ा माध्यम है। समुद्र में नाविक के रूप में जाना, इंजीनियर के रूप में जाना, टेक्नीशियन के रूप में जाना, जब समुद्र में अच्छी सैलरी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार उसको सैलरी मिलती है। और दुनिया में करीबन 40 लाख समुद्र में जॉब अपॉर्चुनिटी है। एक छोटा सा फिलीपाइंस कंट्री है, उसका सी फेरर
वो है 8 लाख। छोटे छोटे कंट्री 8, 10, 4, 5 लाख सी फेरर है, और एक स्वीपर के रूप में भी समुद्र में जाते हैं तो उसकी मिनिमम सैलरी $2,000 होती है, यानी कि लाख सवा लाख रुपीज होती है। और वो 6 महीने जाना होता है, 6 महीने घर पे रहना होता है। टेक्नीशियन है तो उससे ज्यादा सैलरी, और उसमें जो कुक है तो उसको इस टाइप की सैलरी, इंजीनियर है तो इस टाइप, बहुत बड़ी सैलरी की अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन 2014 के पहले देश में दुनिया के सी फेरर में हमारा शेयर नगण्य था, केवल 94,000 था। हमने सोचा कि ये सी फेरर के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए क्या कर सकते हैं। उसको बेस्ट ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, बेस्ट सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमारी अच्छी होनी चाहिए, हमारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का एक मानांक होना चाहिए। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पास होने के बाद जब समुद्र में जाने के लिए, ये तो 7,500 किलोमीटर समुद्र तट पर रहने वाले सभी लोग ट्रेडिशनल नाविक हैं, उसमें स्किल है ही, लेकिन उसको फॉर्मलाइज करने की आवश्यकता थी। स्विमिंग करना एक उसमें आवश्यक होता है। तो समुद्र तट पर रहने वाले बच्चे, हमारे मछुआरे के परिवार के लोग, वो स्विमिंग जानते ही है, उसको फॉर्मल सर्टिफिकेशन हो जाए, सर्टिफिकेट मिल जाए, उसको जॉब अपॉर्चुनिटी बनेगी। इस टाइप की ट्रेनिंग देना शुरू किया और इंटरनेशनल बेंचमार्क के अनुसार उसका सर्टिफिकेशन किया, और इस सर्टिफिकेशन से आज सम्मानीय सदन में मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि देश में 2,40,000 सी फेरर आज देश में, दुनिया में समुद्र के माध्यम से रोजगारी के लिए जा रहे हैं, और ये संख्या आगे बढ़े, इस दिशा में प्रयास हो रहा है। वैसे ही कोस्टल शिपिंग, हमारे यहाँ ट्रेन का और रोड का उपयोग होता रहा, लेकिन समुद्र तट पर कोस्टल शिपिंग के माध्यम से हम कार्गो एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं ले जा सकते। तो जब हम स्टडी कर रहे थे तो संज्ञान में आया कि क्या है, तो कि कई पुराने ऐसे रूल्स रेगुलेशन है, ये रूल्स रेगुलेशन को हम जो चेंज नहीं करेंगे तो कोस्टल कार्गो नहीं बढ़ेंगे। कोस्टल कार्गो बढ़ाने के लिए हमने कोस्टल शिपिंग बिल के संदर्भ में विचार किया और कई ऐसे रिलैक्सेशन और प्रावधान किया, जैसे इंडियन वाटरवेज से कोई वेसल आए और उसको कोस्टल मूव करके फिर एक दूसरी जगह से चले जाए। फॉर एग्जाम्पल, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक कंटेनर आया, दिल्ली से कंटेनर निकला है, वो गुजरात में कंडला पोर्ट पर पहुंचा, कंडला पोर्ट से वाटरवेज का उपयोग करके वो कोची जा सकता है, वो कालीकट जा सकता है। वहां पहुंचाने के लिए वो कोस्टल शिपिंग का उपयोग करे, उसके लिए भारत सरकार ने जो कॉम्प्रिहेंसिव सोच के साथ काम किया, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक का उपयोग करके एक जगह से ट्रेन से आवश्यकता हुई तो ट्रेन से रोड, इनलैंड वाटरवेज, जहां भी सुविधा के अनुसार मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन को सुदृढ़ करने के लिए कोस्टल शिपिंग को बढ़ावा देना, उसके ऊपर बहुत काम हुआ। और मुझे बताते एक दूसरे माननीय स्पीकर महोदय, कंटेनर बात छोटी छोटी है लेकिन देश के लिए उसका कितना इंपॉर्टेंस होता है। ये देश में IMO स्टैंडर्ड का कंटेनर ही नहीं बनता था। कंटेनर, और देश में 9 लाख कंटेनर की प्रतिवर्ष डिमांड है। इस बार जब कोविड क्राइसिस के दरमियान कई कंट्री में लॉकडाउन होने से कंटेनर फंस गया, और ऐसी स्थिति में देश में एक्सपोर्ट करना था, कंटेनर नहीं थे, इंपोर्ट करना था, कंटेनर नहीं थे। इंडिया में IMO स्टैंडर्ड का कंटेनर बनता नहीं था, इसलिए वो दूसरे देश में जा नहीं सकता था। और उस वक्त ये देश ने ही एफर्ट लिया और हिंदुस्तान ने एक कंटेनर बनाने, बात छोटी छोटी है लेकिन उसका परिणाम कैसे होता है, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर कितनी इफेक्ट होती है। माननीय स्पीकर महोदय, देश में आज IMO स्टैंडर्ड का कंटेनर आत्मनिर्भर भारत के तहत बनने लगा है, देश में बिकने लगा है, और 97% शेयर, आज 97% शेयर केवल चाइना से ही दुनिया को लेना पड़ता है। आज इंडिया भी कंपटीशन में आ गया है और इंडिया भी दुनिया को एक कंटेनर बना के आज के दिन में दे पाए, ऐसी स्थिति में भारत पहुंच गया है और आने वाले दिनों में उसका भी उपयोग हो सकता है। दूसरा, ये क्रूज टूरिज्म, समय के अनुसार क्रूज टूरिज्म की बहुत बड़ी डिमांड है। लोगों को क्रूज में एंजॉय करने के लिए जाना, वैकेशन है तो चलो बच्चों को लेके हम क्रूज में चले जाए। दुनिया के लोग क्रूज के माध्यम से एक दूसरे के कंट्री में वो मुलाकात लेते हैं, लेकिन भारत में क्रूज टूरिज्म, विदेश का क्रूज, जब कोई दुनिया से क्रूज आता है
टूरिस्ट आता है तो स्वाभाविक तौर पे पैसा लेके आता है। देश में आएंगे तो खर्च करेंगे तो देश में पैसा आएगा, विदेशी मुद्रा आएगी। लेकिन देश में क्रूज टूरिज्म, क्रूज इंडिया में आता ही नहीं था। छोटी छोटी चीजों को रिफॉर्म करने से कितना बदल आता है। माननीय स्पीकर महोदय, जब क्रूज आता है तो उसकी जब वो कोई पोर्ट पर लैंड करते हैं तो उसके साथ एक टाइप का, क्योंकि विदेशी लोग हैं और उसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, तो हमारे यहाँ एक काम दिया गया था, अब ये पुलिस करेगी। वो आते हैं तो पुलिस उसके साथ, पुलिस का तो काम रक्षण करना है, वो उसको कैसे ट्रीट करना है उसके विचार का काम ही नहीं है। तो वो लोग कंप्लेन करते थे। उसकी कंप्लेन बुक में देखो तो आपके ये लोग थे और हमें यहाँ जाना था, हमें ये करना था, क्योंकि उसका काम नहीं था। उसको वहां आके देश के अंदर जाना है तो फिर इमिग्रेशन करना पड़ता था। अरे भाई, इमिग्रेशन के अलावा हमने छोटे छोटा कैसा बदल किया। ये जो एक डिसिसिव लीडरशिप होती है तो कैसा बदल होता है, मैं स्पीकर महोदय बताना चाहता हूँ। हमने कैसा किया कि उसको ट्रीट कौन करेंगे, तो पोर्ट के लोग करेंगे। उसको इमिग्रेशन करना है तो इमिग्रेशन नहीं करना है, वो देश में आएंगे तो उसको एक कार्ड दिया जाएगा और एक कार्ड जितने पोर्ट पर उतरेंगे ये कार्ड बताना और देश में चले जाए और शॉपिंग करके फिर पोर्ट में बैठ जाए। उसकी व्यवस्था खड़ी हो गई। उसके अलावा ये जो टूरिस्ट यहाँ आए तो उसको कोई दिक्कत ना हो, ये सारा प्रावधान किया। उसका परिणाम क्या आया, पहले प्रति वर्ष 2014 के पहले मैं कंपैरिजन करके दिखाता हूं कि पहले केवल 200 कोल इंडियन पोर्ट पर 200 समझना, इंफॉर्मेशन अच्छी मिलेगी। मैं बोल रहा हूं एकदम इंफॉर्मेशन के साथ बोल रहा हूं आपको, डाटा के साथ। 200 क्रूज 200 कॉल करते थे इंडिया में और एफर्ट किया, उसको सुविधा दी, व्यवस्था करी, तो पहले साल में 25-30 हजार टूरिस्ट आते थे क्रूज से। आज ये टूरिस्ट 1.5 लाख से अब 2 लाख तक पहुंच गए। पहले 200 कॉल होते थे, 450 कॉल से अधिक कॉल होने लगे। ये सुविधा, छोटे छोटे बदलाव से क्या क्या परिणाम आता है ये मैं शॉर्ट में बता दूंगा, लंबा समय नहीं लूंगा। आपकी टोकरी लगाने के पहले मैं बोल दूंगा। थोड़ा जान पर धन चला रहा है। और छोटी चीज माननीय स्पीकर महोदय, देश में शिप बिल्डिंग एक रोजगार का बड़ा अवसर होता है और ट्रेडिशनल ये देश में शिप बनता था। और आज भी आप लंदन के म्यूजियम में जाएंगे तो वहां देखेंगे इंडिया में बना हुआ और 80 ईयर्स तक सेल किया हुआ इंडियन मेड शिप उसके म्यूजियम में है। शिप कैसे बनाना, शिप बिल्डिंग हमारी ट्रेडिशनल स्किल थी, लेकिन स्किल चली गई। उसको फिर से लाने के लिए इंडिया में शिप बिल्डिंग को बढ़ावा देना है, रोजगारी को अवसर प्राप्त करना है, तो क्या करें साहब। देख, डिजाइन, पहले शिप बनाने के लिए पहले डिजाइन बनती है, डिजाइन के बाद एक मॉडल बनता है और मॉडल तो इंडिया में बना लिया, लेकिन ये मॉडल को टेस्टिंग करना पड़ता है और टेस्टिंग की फैसिलिटी इंडिया में नहीं थी। तो हमारे यहाँ शिप बिल्डर ने उसको टेस्टिंग कराने के लिए दुनिया के 2-3 कंट्री टेस्ट करती थी, वहां जाना और 6 महीने के बाद वो टेस्टिंग करके आता था, तब तक यहाँ उसका काम बंद होता था। ये शिप बिल्डिंग के लिए मॉडल टेस्टिंग की फैसिलिटी हमने देश में खड़ी की और उसका लाभ देश की शिप बिल्डिंग को मिल रहा है। देश में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन को हमने प्रमोशन दिया और इंडियन शिप, इंडियन फ्लैग, देश के शिप को काम मिले और हमारे ही शिप से कार्गो मूवमेंट हो, इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, इसलिए हमने एक PLI स्कीम लाए और ये PLI स्कीम का लाभ लेके इंडियन फ्लैग भी बढ़ रहा है। इंडियन फ्लैग बढ़ेगा, इंडियन शिप बढ़ेगा तो इंडियन शिपिंग कंपनी को इनकम होगी, इंडियन शिपिंग कंपनी को इंडियन इनकम होगी, रोजगार भी मिलेगा और उसके साथ इंडिया में रोजगारी का सृजन के साथ टैक्स की भी आवक होगी। इस दृष्टि से शिपिंग सेक्टर को हॉलिस्टिक दृष्टि से भारत में मोदी जी के नेतृत्व में डेवलप किया है। माननीय मंत्री जी यहाँ जो बजट डिमांड लेके आए हैं उसको समर्थन करते हुए शशि थरूर जी धन्यवाद करता हूँ। So thank you. Ask. No. Only ask the minister. Now please, it was intervention only. नहीं, जब आप बोले, when you speak, then please put it. No. शशि थरूर जी, अब बैठिए. Please. वो बहुत समर्थ. He is very capable member of parliament. You need not to support him. Please, शशि थरूर जी. You ask anything from the minister only.
It was an intervention only. Yes, please. Mr. Chairman, thank you. Though as you can see, we are surprised that a cabinet minister... And please be brief. You can speak for hours. Give us half the time that he took, sir. The minister took. I just want to say that, in fact, though we are a bit surprised to see a cabinet minister speaking on a subject that is no longer his portfolio, it's nonetheless, he has said a lot of things that I'm very happy to agree with. In fact, ships carry 90% of the world's goods across the globe, and in fact, in India's case, it's even more, because 95% of the volume of cargo that comes to our country comes by shipping, not by any other means, 68% of the value too. So, for us, ports are important. We have this wonderful coastline, one of the most impressive coastlines of the world, and we should have, by rights, developed our ports in a very significant way, which I'm sorry to say, he is right, we have not yet done so. But I have to ask in that case, why is it that the ministry has continuously underutilized the resources that were given to it by this parliament? Year after 2017-18, we're seeing underutilization of resources. Now, so I do want to say that despite India's economic growth and all the prospects, the vast majority of the container ships coming to India, sir, we're not getting them here because our ports aren't good enough. They're being transshipped outside the country, mainly at Colombo in Sri Lanka, Singapore, Port Klang, Tanjung Pelapas in Malaysia, Salalah in Oman, Jebel Ali in Dubai, that you all talked about elsewhere. And the problem is our country lacks a major all-weather deep-water port near the international sea routes to handle large mainline container vessels. This has also given China a tremendous dominance, sir, in the Indian Ocean. We have a situation where Colombo today is transshipping more Indian goods for India, than any of India's major ports. In fact, all of India's major ports put together are not matching Colombo. Now, what's worrying me about this is that there's a serious geostrategic angle for us being dependent upon Colombo for such a large portion of our goods, because it is, after all, a port in which the Chinese are extremely active. A Chinese firm has just been awarded the Eastern Container Terminal at the Colombo port, and we are in the pick-point situation that India prohibits Chinese firms from investing in or building our ports, but in effect we are condoning the transshipment of the lion's share of our cargo via a port operated exclusively by China until recently, and where Chinese Navy vessels and submarines were regularly calling for resupply. Is this entirely wise, sir, for a country like India? I do want to point out that on top of that, there is a particular challenge because increasingly shipping is growing bigger. There is ships of over 20,000 TEUs are the future of sea cargo because they involve lower costs per container shipped. But bigger ships require deeper ports. And this, in our case, has to be, unfortunately, extremely expensively created through dredging because of the very high logistics costs involved. The major shipping lines are not stopping in our ports. There is lack of a significant domestic transshipment port. Even though we have 7,516 kilometers of coastline, nearly 200 ports, even our so-called 13 major ports have a depth of only between 9 to 11 meters, far from the 20 that modern shipping requires. Now, this in effect means that our economy is helping to pay for foreign ports like Colombo, Salalah, Tanjung Pelapas and so on, while our exports remain relatively uncompetitive. Our imports become more expensive entirely because of our lack of a deep water transshipment terminal. So this is where my constituency has the answer. The Vizhinjam port is an amazing place because it is right near the international shipping lines. It is a port which has extremely decent connections which can be improved by the government. It has a natural deep draft of 20 to 24 meters, so we don't need to spend money dredging. Mr. Mandavia talked about selling the sand from dredging, but the sand will not fetch the price, the cost. Yeah, there's mud, and on top of that it costs much more to dredge than to sell. So the problem is that despite what he said, our real need, sir, is to actually avoid the dredging, and Vizhinjam provides the answer to that. We have the geological features that contribute towards preventing excessive spending on dredging operations because we actually have the minimal littoral drift, the depth itself, the turning radius, all that we need. Now what I wanted to say to you, sir, Mr. Chairman, is that given that the 21st century ports require longer terminals, deeper drafts and bigger turning basins, we have an answer in my constituency.
To my surprise, the government has so far not yet acceded to our recommendation to declare Vizhinjam as a major port. In fact, it should be the major port in the country instead of continuing to be a minor port under state government jurisdiction. I wanted to say in particular that given the fact that we have all these challenges, for us to take a port which offers all of this, on top of that minimal operating and maintenance costs, and on top of that the ability to deploy best-in-class equipment that's being built from scratch right now without being burdened by legacy facilities, even though it was a port in the days of the Roman Empire. Today, it has essentially been neglected for such a long time. We're building a wholly new 21st century port. It seems to me we will have, for the first time in India, a port that has the capability to handle the largest ships in the world as efficiently as Singapore, Hong Kong, or Rotterdam for decades to come. For this reason, sir, I have a few specific recommendations to the Minister. Number one, I urge the Minister to declare Vizhinjam as a major port. This is not a very difficult challenge, and the obvious facts speak for themselves. Number two, sir, the construction has been going rather slowly because obviously the central government is not involved, and we had a cyclone Oki and so on which delayed construction, many problems. Anything that can be done by the central government to facilitate the development of the hinterland area of the Vizhinjam port would strengthen the supply chain of shippers and logistics service providers, promote interaction with consumers, and enhance the port-related services, including the cruise ships that Mansukh Mandavia spoke about a minute ago. In addition, we need the central government to declare Vizhinjam as a special economic zone in order to enhance the economic capacity and the operations of the port. Third, there's now talk of restoring the decades-old cabotage rules. Bad idea, sir. The fact is that the government must continue to provide relaxations under the cabotage law to promote free trade and encourage economic activity at major transshipment hubs in India. Who are we protecting, sir? No Indian company has 20,000 TEU ships. Let us not make a cabotage into an obstacle for our own development. And I do want to say, sir, that there is a further problem which, when you had clubbed all the topics together, when you had clubbed all the topics together, I was going to mention it because Mr. Gadkari knows we have a national highway from Vizhinjam all the way to Tamil Nadu that's supposed to carry on to Kanyakumari. It is almost finished up to the Tamil Nadu border, but nothing is happening on the other side of the border. And we urge the government to really crack the whip and ensure that the road carries on all the way to Kanyakumari. So it's the national interest I'm talking about. I've only taken 1/4 of the time of the previous speaker. Time limit. Finally, sir, in inland waterways, I want to support my colleague, Mr. Thomas Chaikardan. We really need inland waterways very seriously, and the Ananta Victoria Marthandam Canal would be an excellent way of opening up the connectivity to Vizhinjam Port as well. I certainly want to support that. Then, there is the equal concern that the Ministry for Inland Waterways has also had a shocking underutilization of funds sanctioned last year. You know, they only spent 20 crores out of 250 crores allocated, sir. So when we are talking about demands for grants, we want them to spend the grants they get. And I would urge the Minister to ensure that he remedies the underutilization of funds in both his key ministries. Finally, I mentioned in Parliament during a question hour that there are some very important legal instruments internationally that India is overdue in ratifying. I hope that he will do that. I also want to stress that there has to be a new legislative framework for the port sector. The Indian Ports, Major Ports Act, the Inland Vessel Act, and so on. The government has to absolutely modernize them. There will be a number of concerns expressed. And I would urge, sir, that the Minister treat this matter with a vision to make India a land of major ports of great significance. देखिए, सागरों की बात हो रही है, गागर में सागर बड़ी प्रसिद्ध कहावत है. Please do that. संक्षेप में, दानिशरी जी. Thank you very much, गागर में सागर साहब, for allowing me to speak on the demand for grants to the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. मेरे यहाँ सागर तो नहीं है, लेकिन हाँ गंगा जी है मेरे लोकसभा क्षेत्र में. और वाकई जो मौजूदा हेल्थ मिनिस्टर हैं और पुराने शिपिंग के मिनिस्टर थे मनसुख भाई मंडाविया साहब ने बहुत एनलाइटन किया हाउस को. वो मैं देख रहा था, पहली बार शायद किसी मिनिस्टर ने इतना लंबा इंटरवेंशन किया, लेकिन एटलीस्ट हम लोगों को जानकारी मिली. सर, ये विभाग बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है. मैं इसकी हिस्ट्री में जा रहा था.
तो पता ये चला कि 1942 में इस डिपार्टमेंट का नाम था वॉर ट्रांसपोर्ट, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ट्रांसपोर्ट। कई बार चेंज हुआ है और ये सच्चाई है कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जमाने में हवाई जहाज के थ्रू युद्ध लड़े गए, फिर थल सेना के थ्रू युद्ध लड़े गए, लेकिन आने वाला वक्त जो है वो पानी का है और हमें अपने जो कोस्टल लाइन है उसकी सिक्योरिटी का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार को सिर्फ ये एक चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूं कि डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर हमारी स्ट्रेटेजिक चीजें जो हैं किसी एक कॉरपोरेट हाउस को ना दी जाएं, क्योंकि अगर किसी एक आइडेंटिटी को, एक कॉरपोरेट हाउस को हम अपने सारे बंदरगाह भी दे दें, हम जो है सारे एयरपोर्ट्स भी दे दें, तो आने वाला कल कहीं ना कहीं असुरक्षा महसूस करेगा। मेरा किसी एक कॉरपोरेट हाउस से कोई पर्सनल वो नहीं है, लेकिन मैं एक स्ट्रेटेजिक व्यू लेते हुए ये बात सदन के सामने रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं कि जब आने वाली जनरेशन पढ़े तो उसको ध्यान में रखा जाए। माननीय सभापति महोदय, ये बात सही है कि हमारे यहाँ जितना कार्गो इंपोर्ट होता है तकरीबन 90-95% पोर्ट्स के ही माध्यम से आता है और इस इंडस्ट्री में वाकई बहुत स्कोप है। तकरीबन 72,000 किलोमीटर के करीब कोस्टल लाइन है हमारे पास। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है। हम भी गए थे पिछले दिनों, क्योंकि ये खाली इनका ही डिपार्टमेंट नहीं बल्कि डिफेंस का डिपार्टमेंट भी ऐसी PSUs हैं, उनको मदद करने की जरूरत है और बहुत स्कोप है उसमें, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपना इंटरवेंशन के दौरान कहा। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आपके माध्यम से यही कहूंगा कि पिछले दिनों एक अखबार में एक खबर आई कि शिप इंडस्ट्री से ही रिलेटेड कि कोई एक कौन सा वो AG शिपयार्ड कंपनी कोई थी, तकरीबन 22,500 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड घोटाला बैंक्स का लेकर के भाग गया। तो ऐसे जो कॉरपोरेट्स हैं या जो कंपनी हैं ऐसी योजनाओं का जो फायदा उठाती हैं, उन पे हमें लगाम लगाने की जरूरत है। आप 22,500 करोड़ वो गरीबों का, टैक्स पेयर्स की मनी है जो बैंक की थी, जिनको लूट करके चले गए। सभापति महोदय, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो वाटरवेज डिपार्टमेंट है, क्रूज की बात हुई यहाँ, अंतर्राष्ट्रीय सर मैं सर अकेला बोल रहा हूँ पार्टी की। कोई बात नहीं, 5 मिनट हो चुके हैं भाई, आपका भी क्षेत्र मेरे यहाँ से मिला हुआ है। 5 मिनट हो चुके हैं। मैं इतना ही कहूंगा सर कि हमारे यहाँ गंगा है, ब्रजघाट और तिगरी धाम। मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि आप मेरे क्षेत्र में स्टडी कराइए। दिल्ली से 1 घंटे का रास्ता है बाय रोड। अगर उस ब्रजघाट तिगरी धाम को डेवलप किया जाए
टूरिज्म के तहत वहां पर नौकाएं चलाई जाए, तो मैं समझता हूं कि दिल्ली के आसपास सबसे बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट वो हो सकता है, क्योंकि हमारे एरिया में दिल्ली के आसपास है, कहीं ऐसी जगह नहीं है। मैं आपके माध्यम से यही उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसका संज्ञान लेंगे और अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के ब्रजघाट और तिगरी धाम में जो है नौका विहार चलवाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। Thank you very much, Chairman, sir, for allowing me to participate in this discussion on the demand for grants for the Ministry of Ports, Ship and Waterways. I'd like to begin my discussion with a quote by the famous British economist and Nobel laureate Ronald H. Holmes. Once said, quote, "If you torture the data long enough, it will confess to anything," unquote. And I find more meaning after listening to the speeches from the members of the honorable members from the Treasury benches. And why I would like to highlight this quote here is, after a lot of trumpeting its own, about boasting its own welfare measures and all policies, only in the numbers on the papers, in the social media, I could see a huge difference between what is showcased by the union government in terms of data and the actual quality of life that citizens are living in the backdrop of economic exploitation and socio-political inequalities. And equality is not a chimera, my dear sir, respected sir. Sir, I would like to point out one important index. In the UN-sponsored Happiness Index 2022, out of the 149 countries, India sadly can occupy the 136th rung in the ladder. And why is it so? Because the union government is just supporting one part of the corporate sector, the big corporate wallas, totally neglecting the weaker section of the society, particularly the native tribes of our country. I'll tell you the reasons for that. With three special issues, I would like to highlight my point. Tamil Nadu has been gifted with 608 fishing villages dot the state's coastline. They harvest over 500,000 tons of marine products every year, making it the 5th largest fish producing state of the country. But look at the plight of our Pulicat fishermen folk. It has been elaborately stated by my fellow honorable parliamentarian Dr. Jayakumar regarding the Kattupalli expansion of the Kattupalli port. But for the persistent resistance by the Pulicat women, also the Tamil Nadu government's resistance, it would have been implemented by this time. And who is the beneficiary? The cat is out of the bag. It is mainly directed for the advantage of the Marine Infrastructure Development and Private Limited, a subsidiary of Adani Ports. Now I can point out to this august house on which side of the scale the union government is trying to push up. The same case is can be pointed out in the development of a new port, the NIM port at the Ramandurai seashore, and I would like to request the Honorable Minister to consider the plight of the fisherman folk. See, if the NIM port is being established there, the project would displace over 50,000 fishermen families. The 6-kilometer long breakwater structure to be constructed as part of the project would cause severe sea erosion affecting 27 villages. The second issue I would like to highlight is, sir, as a strong federalist, our Chief Minister, Thalapathy N.K. Stalin, he is known as a patriot. He is a staunch patriot. But a strong federalist, he has registered disagreement with the new draft Indian Ports Bill 2021 a year ago, since the bill diluted the powers vested with the state. And the state governments will not have any major role anymore. The Ministry of Ports, Shipping and Waterways has framed the draft bill to modify the current management mode of minor ports, and thus our Chief Minister took up the issue with the Ministry for Ports and Shipping, strongly opposing such steps to reduce the autonomous role of states in regulation and management of minor ports. Our Honourable Minister was proudly saying that in London Museum, Indian ship is being displayed. As a proud Tamilian, we have a rich heritage history of Rajaraja Chola, King Rajaraja Chola, who had a fleeting warriors conquering the world with having the Tamil Nadu, the coast is a major shipping port, but he was called the Sapta Samudreshwar. Exactly. Please. Thank you, Chairman, sir. And he has
No, he was reigning supreme against, when Ashoka was here, he never submitted to him. Against Chandragupta Maurya, against Aurangzeb, Rajaraja Chola was there. And as a proud Tamilian, I'm proud to quote him here. The third important issue is, say, the Sagarmala project. Much has been trumpeted about that. The ministry had projected the total requirement of rupees 690 crores under the broadhead Sagarmala. However, only rupees 412.79 crores has been allocated. Even these 412.79 crores is not for the Sagarmala alone. This amount also includes allocation of rupees 52.789 crores for Andaman Lakshadweep harbour works for development of minor ports. What it effectively means is that against the projected demand of rupees 619 crores, of which every treasury bench member has been trumpeting about, the allocation made, sir, 1 minute, to the Ministry of Shipping, Ports and Waterways flagship program Sagarmala is nearly 360 crores. It is just 52.17% of its projected requirement. Sir, when multimodal transportation and Gati Shakti were the buzzwords of the finance minister's budget speech, this reduction in Sagarmala reeks of hypocrisy and lack of real intent on the government's part. Our Prime Minister has tweeted about the country's economical, industrial progress with all the numbers, rosy numbers, but I would compare it with the Goyabel's data. Out of the 44 Sagarmala projects under various stages of development, no funds have been released for as many as 31 projects. Sir, I would like to conclude with a quote by C.D. Burns. I quote, "There is a vast difference between giving out of benevolence and supplying a legitimate demand." There is a vast difference between giving out of benevolence and supplying a legitimate demand. I would request the Honorable Minister and the Union Government both should balance both these two aspects, benevolence as well as supplying a legitimate demand, and deliver it good to the public, not merely as a benevolence, but as a due right of the people. Thank you. Shri Narendra, please be brief. Honorable Speaker, sir, thank you very much for giving me an opportunity for discussion on the demand for grants of the Ministry of Ports, Shipping and the Water Ministry. At the outset, I would like to congratulate the Minister, Sri Sarvanabanda Sonawale ji, for inaugurating just last month a Center of Excellence in Maritime and Shipping Building in Visakhapatnam with an aim to provide skilled manpower for coastal community development. Sir, I sincerely hope that the project attracts a talented youth from across the country and builds the ecosystem of maritime education. Sagarmala projects in Andhra Pradesh have been moving quickly. Sagarmala port-led development is synonymous to Andhra Pradesh, with almost 50% of all Sagarmala projects concentrated in our state. This is possible due to the cooperation between the central ministry and state government that have common objective to receive the economy with the mega infrastructure projects, that being inclusive growth under served regions. 50% of the 119 projects identified under Sagarmala project in Andhra Pradesh have already been completed. Some of these include fishing harbors, port road connectivity, four-laning highways, coastal berths, and many more spread across Krishna, Nellore, Kakinada, Visakhapatnam and East Godavari districts. Visakhapatnam Port Trust, while Visakhapatnam Port Trust is receiving loans amounting 207 crores this year for various projects to develop the port, we request the government to consider an element of budgetary support in addition to the loans Port Trust raises, invest in major ports, make them to world class. Regarding green ports, the Andhra Pradesh government is developing greenfield port at Bhavanapadu, Machilipatnam, Ramayapatnam under landlord model for increasing port traffic from 150 MTPA to 250 MTPA by 2025 and 400 MTPA by 2030. The Andhra Pradesh government has urged to center to provide grant of any the
3 non-major ports and sought to at least 20% of the total outlay of rupees 14,000 crore as central assistance. This ministry did not take any demands regarding the same. Capacity boost. Non-major ports in Andhra Pradesh such as Gangavaram Port and Kakinada Deepwater Port are functioning at suboptimal efficiency. The cargo handled in such ports is below the rated capacity. This has been made by worse COVID-19, where the global exports and imports were drastically affected. Central support is needed to boost functioning and need for a coherent policy to improve our exports and imports through waterways is needed. This requires sensitivity towards the rising transport costs due to fuel prices and better port and road connectivity. Vacancies in Visakhapatnam Port Trust, sir. It was found that in 2021 there were 1,112 posts vacant out of total 4,003 posts in Visakhapatnam Port Trust. The ministry stated that the vacancies would be filled after the number of vacant posts was revised since digitization and mechanization had decreased the need of some posts. It is unclear whether this has been done as it and when it will be done if it is had not already been done. I request the Honorable Minister to support the state of Andhra Pradesh in all initiatives and sanction the above mentioned demands in the earliest. Thank you very much, sir. Thank you. Shri N.K. Premchandran ji. Thank you very much, Mr. Chairman. Sir, I fully support the observations made by my learned friends, Sri Shashi Tharoor ji and Madam Sumri ji, regarding the shipping sector or the demands of grants for the year 22-23. Sir, my question which I would like to put at the time when the Honorable Minister for Health and Family Welfare was regarding when, yes, I fully respect you when you are the Minister for this shipping and waterways, you have convened a meeting on 30/9/2020 in which the project was the Ministry of Shipping is preparing a Sagardhat Samruddhi plan for the overall development of the coastal community and the coastline. And it was a video conference since it was COVID-19 pandemic. We have all participated, all the MPs from the coastal area, we have participated and we have made much research and submitted a detailed plan for the coastal development of our constituency, and I myself also have submitted a very detailed project plan submitted to you as the project called Sagardhat Samruddhi plan for the overall development of the coastal community. But unfortunately, I would like to say, even the minutes of the meeting has never been received by the MPs from the coastal state, and nothing is done on the basis of the conference which you have held. I would like to know from the Honorable Minister, what is the fate of it? What is the future of it? Anything has been done on the basis of the discussion on 30/9/2020 held by your predecessor, Honorable Minister Mansukh Mandaviya ji. Now he is the Honorable Minister for Family and Health Welfare. That is the question which I would like to put. Sir, coming to the demands for grants, I fully support the observation which I have already mentioned. The ports, shipping and waterways plays a significant role in the future transportation sector. So all these three sectors are cost-effective, eco-friendly and more safe compared to the road traffic and also the air traffic. So the flagship program of this government, NDA government, is the Sagarmala project which was declared in the year 2015. Sir, you may please see, the Ministry of Shipping has prepared and announced this National Perspective Plan in the year 2016. And this National Perspective Plan 2016, you have identified 500 Sagarmala projects and earmarked 3.55 lakh crores of rupees for the construction of these or for the development of these Sagarmala projects. Out of it, so far you have expended 0.88 lakh crores
and completed 143 projects. Sir, out of the 500 projects, Sagarmala projects, since then you have only completed 143 projects, and that too out of 3.55 lakh crores of rupees, you have only spent 0.88 lakh crores of rupees. Means what is the performance of the ministry? Is it the best performance of the shipping ministry? Because of the Sagarmala projects and the utility and the spending of the money which have already been allocated during the financial year 21-22 has not been expended or not been spent. The expenditure of the concerned department of the ministry is one of the criteria by which the performance of a ministry is evaluated. If in such a sense we are evaluating the performance of the ministry during the last financial year, we have to say that it is quite unfortunate that the performance of the Ministry of Shipping is not up to the mark. Even the allocated fund has not been spent by the ministry, for which the minister has to owe an explanation to the Honorable House, and again you are demanding money. And when you are demanding grants from this house, for what purpose? If you are not able to spend the money which we have already allocated, the house has already allocated, and not able to spend the money, and further grant is being demanded, means definitely the government and minister has to give a logical explanation to the house why the money which was allocated to the ministry was not being spent in a full way. So the performance and announcements, and always this government's one of the major program is the making of big announcements in the names of, most of the names are in the Hindi names. Even so, people like us, it is very difficult to understand. Even pronunciation itself is very difficult as far as the people from the south is concerned. And you are announcing so many programs and projects, and compared to the announcement of the programs and the projects and the implementation, both are disproportionate, or the announcements are not in tune with the implementation. There is a disproportionate matching is there. So the project was initiated to have, and what is the entire purpose of the project was to have a blue economy. Sir, how the blue economy has to be achieved? The development of the inland waterways and intensifying the fisheries and developing the new economic source. I would like to know what's the result of which you have achieved during the last 7 years. Sir, coming to, not 7 years, now the 8 years. Sir, coming to the inland waterways, I would like to appreciate, since Nitin Gadkari ji was the Minister for Shipping and Inland Waterways, we had only 5 national waterways. One of the waterways is in my constituency, National Waterway number 3, from Kollam to Kottappuram. It is beginning from, sir, it was announced in the year 1991, when Mr. K.P. Unnikrishnan was the Minister for Roads and Surface Transport. Sir, 30 years have elapsed. When you are talking of the performance, 30 years, I am not blaming the NDA government alone, both UPA and NDA government. 30 years, 3 decades have gone. Nothing is done. So far the project is not completed. National Waterway from Kollam to Kottappuram is not completed. Even after 30 years, means what is the performance of the Ministry of the Shipping or Waterways has to be examined. And now we have announced, sir, please 2 minutes. And we have announced more than 111 projects are also, waterways also have been announced. I would urge upon the government, please complete the project which have already been declared. That is the project. Regarding the port also, sir, in my constituency there is a port which is called Kollam Port. It is also a traditional port, and it is, completion is over, but the immigration facility has not been received so far because of so many technical difficulties. I urge upon the Honourable Minister to get the immigration facility at the earliest. And also I would like to demand to the Honourable Minister, it is having big scope of having passenger traffic can be from Kollam Port to Minikoi in Lakshadweep. There is every feasibility of having passenger traffic from Kollam Port to Minikoi in Lakshadweep, and also the cargo traffic from various ports, including the Vizhinjam port, which is yet to be commissioned, and in other foreign ports also that development has to be taken place. And the last demand which I would like to make to the Honourable Minister is regarding a Maritime Institute is there. It is under the control of the Department of State Government. I would like to urge upon the Honourable Minister, please declare the Maritime Institute of Nindagara in my constituency may be declared as an institute of national importance with statutory backing. With these words I conclude. Thank you very much. सभापति महोदय, सदन में आज पोर्ट जहाज जलमार्ग मंत्रालय अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है। सबसे बात सही है कि किसी भी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए समुद्री परिवहन एक महत्वपूर्ण अवसंरचना होती है। इससे विकास की गति, ढांचा और रूपरेखा प्रभावित होती है।
आज विदेशी व्यापार की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नौवहन उद्योग को स्वदेशी जलयानों के मार्ग पर समुद्री व्यापार के अधिकतम हिस्से की ढुलाई करने योग्य बनाया जाना अत्यंत जरूरी, इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। कल मुझे 11 फरवरी 2022 को लोकसभा में इस मंत्रालय के सवाल के जवाब में पढ़ा था, जिसमें मां पत्नों द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत व्यय की गई राशि का ब्यौरा दिया गया था। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करूंगा कि CSR के तहत जिन जिन पत्नों द्वारा जो जो राशि व्यय करना दर्शाया गया था उसका भौतिक सत्यापन कराया जाए। उस इलाके में वो CSR फंड कहाँ खर्च कर रहे हैं, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, मछुआरों के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका भी आप दें। पर 2021-22 की आर्थिक समीक्षा पढ़ा था, उसमें लिखा था बंदरगाहों का विकास अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। बंदरगाह भारत में आयात निर्यात कारकों का लगभग 90% मूल्य के हिसाब से 70% संभालते हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि मैं विगत वर्ष एक समाचार पत्र की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि कंटेनर कार्गो ले जाने वाले बड़े विदेशी जहाज माल की लोडिंग और अनलोडिंग में कठिनाइयों के कारण भीड़ भाड़ वाले भारतीय बंदरगाहों से बच रहे हैं। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि हमें हमारे देश के पत्नों की कार्गो संचालन क्षमता को और अधिक बढ़ाना होगा। सभापति महोदय, क्योंकि भारतीय बंदरगाह बुनियादी ढांचा संरचना के विकास में माल ढुलाई, आवाजाही आदि के मामले में काफी पीछे है और वर्तमान में निर्यात व्यापार का जो हिस्सा समुद्री मार्ग से होता है उसको देखते हुए हमें इस तरफ गंभीरता ध्यान देना। और ये सही है कि इसके लिए वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा सागरमाला परियोजना शुरू की गई, लेकिन मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसके कितने सकारात्मक परिणाम इस क्षेत्र में आए, इस परियोजना से जुड़े कितने कार्य लंबित है। मुझे उम्मीद है कि आप जब जवाब देंगे तो जरूर इस बात को बताएंगे। आज जब आप ये मान रहे हैं कि वर्तमान समय में वैश्विक समुद्री व्यापार की महत्ता बढ़ रही है, अकेले हिंद महासागर द्वारा दुनिया के तेल व्यापार का 2/3 हिस्सा संचालित किया जाता है। कंटेनर द्वारा तकरीबन 50% व्यापार हिंद महासागर द्वारा होता है, तो आने वाले दिनों में इसके बढ़ने की संभावना है। इस सब को लेकर आपने सागरमाला योजना लेकर आए, इसमें सरकार ये कह रही है कि योजना के क्रियान्वयन से 1 करोड़ नए रोजगार सृजन होने की संभावना है, तो जिसमें 40 लाख प्रत्येक रोजगार सृजित होंगे। ऐसे मंत्री जी से जानना चाहता हूं अब तक कितने लोगों को आपके दावे के क्रम में रोजगार दिया जा चुका है, ताकि देश की जनता जान सके। मंत्री जी, सागरमाला परियोजना के अंतर्गत जैसलमेर से कांडला बंदरगाह तक रेलवे लाइन हेतु राजस्थान की सरकार ने जमीन दी या नहीं, यदि दे दी है तो उसके बाद विभाग ने इस परियोजना को आगे बढ़ाने के क्या क्या कदम उठाए, उसका विवरण आप जरूर दें। समझ मुझे जालोर के अंदर सरकार की एक घोषणा थी कि जालोर में एक इनलैंड शिपिंग पोर्ट प्रस्तावित था, जिसमें पश्चिमी राजस्थान में आर्थिक विकास होता, लेकिन ये कागजों के अंदर ही रह गया। मेरी सरकार से मांग है कि इसे जल्द से जल्द आप बनाएं, जिससे एक मिनट साहब, जिसे जालोर, बाड़मेर, नागौर, सिरोही और आप जितना भी इलाका है वो इनको इसलिए करते हैं, इनको बड़ा अनुभव है मंत्री जी को, इनकी तरफ इसलिए करते, तो जिससे वहां पे विकास हो सके और लाइमस्टोन, जिससे लाइमस्टोन, जिप्सम, सीमेंट फैक्ट्रियां बाड़मेर, जालोर इन जिलों के अंदर लग सके। समझ मुझे हाल ही में देश के एक प्रमुख समाचार पर राजस्थान पत्रिका में बंदरगाहों पर कल पुर्जों की कमी का जिक्र आया था, इस पर भी सरकार ध्यान दे। लास्ट खत्म कर समझ मुझे अंत में मेरी मांग ये है कि इस क्षेत्र से हजारों लोगों का जीवन जुड़ा हुआ है, उनके परिवार के लोगों का आर्थिक व सामाजिक सुदृढ़ीकरण हो सके। इस शिपिंग के क्षेत्र में सरकारी नौकरियों का नया अवसर कैसे सृजित हो सके, समुद्र में जो प्रदूषण है उसको कैसे कम किया जा सके, उसके लिए सरकार को गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद। जी केवल 2 मिनट प्लीज। सर हम 2 मिनट। चेयरमैन साहब, हमारे पंजाबी में कहावत है, मेरी बारी आई पतीला खड़ गया, मेरी बारी आई तो अब 2 मिनट तक समेट के रख दीजिए। सर 5 मिनट तो कम से कम। सर, ports, shipping, waterways are critical for our social and economic development of the country. This ministry has within its fold many infrastructure creating arms: shipbuilding, ship repair, major ports, national waterways, inland water transport. After manufacturing, agriculture, IT, tourism, there is a strong need to develop our blue economy. India has almost 7,500 kilometers of coastline and almost 15,000 kilometers of potential navigable waterways, but India's share in global market has declined to less than 1% in shipbuilding. Total 5,500 container ships are in the world and
in 2021, while carrying capacity of global merchant fleet crossed approximately 2 billion deadweight, and there are around 5,500 merchant ships, and China alone built more than 100 such ships each year, and as per estimate, world fleet will grow by 6.4% in next 5 years. There is need to create state-of-art, world-class shipyards, ports with cutting-edge technology, but in the budget we have allocated just 1 crore for research and development of ports, which is very less. India has abundance of nature, be it forest, mountains, grassland, rivers, beaches, which are loved by tourists all over, but we lack in infrastructure planning and marketing. Chairman sir, currently there are 314 cruise ships in operation worldwide with combined capacity of 5,37,000 passengers and around 2,219 cruise ports. But apart from government-run cruises in India, there are only four luxury cruises, while in year 138 ships called on Indian ports carrying around 1.76 lakh passengers. This is a sector which needs a push, which needs focus, and will complement and add to growth of our blue economy. Sir, now we are developing 25 national waterways, but my state Punjab, which has got a wonderful dense network of canals and river dams and barrages, but unfortunately not even a single waterways in Punjab has been included in these 25 waterways. I request Honorable Minister through you to please, sir, to you to add one of the major Punjab rivers so that there is lot of capacity, cargo as well as for tourism purpose, which can be harnessed to the full. Sir, I'm just going to come to Prime Minister's constituency, sir. Sir, India, there are only few cruise ships which are being operated. One such ship is from Calcutta to Varanasi. Varanasi is the constituency of our Honorable Prime Minister, sir, and it is also a religious and cultural center. Sir, we need at least 6 feet of depth to operate these cruises, which are not large enough. They have 40 to 50 rooms. And for one trip from Calcutta and back to Varanasi, people pay around $5,000, which is a huge amount. This is the potential of these ships. I request Honorable Minister Sahab to work on it, provide them with the 6 water depth and night vision, Thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity. Sir, many issues are there, but I confine only my constituency, Kakinada, regarding Kakinada port. For establishment of MMD office at Kakinada, I am requesting the Honorable Minister to establish a MMD at Kakinada. Sir, Andhra Pradesh is the second largest sea coast in India, but not having a PO office. The second highest manpower supply to the world seafarer community in India is Andhra Pradesh. But all these seafarers of Andhra Pradesh are suffering for many issues. Sir, maritime service, any maritime service, either they have to run Chennai or Kolkata or Mumbai by spending a lot of expenses for their hard-earned money. Sir, establishment of MMD at Kakinada will serve the Godavari Basin and Krishna Basin oil field needs. Sir, our people are not only having the burden due to
And also due to language problem, they are getting cheated by the intermediate wrongful agents at Chennai, Kolkata and Mumbai. Due to this reason, our shipping industry is not getting developed, even having longest sea coast and long way of Krishna, Godavari rivers. After division of the state, we left with a sea coast only for the development. Only foreign vessels are visiting our ports, but Indian vessels are not coming much due to non-availability of DGS services. Sir, for registry of vessels, our public have to run to Chennai PO office, even though the same is registering our vessels at MMD Vizag. Our Directorate of Ports at Kakinada, the Maritime Board is recently established at Kakinada. Sir, as per the DGS Shipping Mumbai, dated 5/3/2004, new MMDs at Kandla, Mangalore, Haldia and Paradip were established. But request of the MMD Kakinada kept aside inadvertently. Our request also recommended by Honorable Vice President of India, Sri Venkaiah Naidu Garu, but not at sanctioned the MMD office at Kakinada. I request the Honorable Minister to establish MMD office at Kakinada. Thank you, sir. Shri K. Sureshji. Thank you, sir. Give me opportunity to participate this Ministry of Ports and Shipping and Waterways Demand Scans 2022-23. Sir, I would like to limit my speech on the matters pertaining to development of inland waterways and issues related to the same due to the shortage of time. Mr. Chairman, sir, in India only 3.5% of domestic surface transport is accounted by the inland water transport, even though India has abundant navigable waterways comprising of rivers, canals, backwaters, creeks, lagoons, etc. My state Kerala and my Lok Sabha constituency Mavelikal in particular has immense potential for complementing the PM Gati Shakti Master Plan and to contribute the overall growth of inland water transport for commercial and passenger transport, etc. Kerala state has a network of inland waterways and navigable canals extending over the length of 1,680 kilometers. West Coast Canal, the main arterial waterway route, 558 kilometers long, used to be the primary navigation route until a few decades ago. So till 2016, only 5 waterways were declared in national waterways in April 2016. Government of India has declared another 106 waterways, 106 waterways spreading all over the country as national waterways, which include 3 more waterways in Kerala. A 2% growth in GDP is anticipated with the development of these waterways. So I would like to add the government needs to think beyond the declared waterways. In the case of Kerala, if it is serious about making the inland water transport as the alternative cargo and people movement in the state with the possibilities. Sir, I would request that the government of India must make substantial investment in Kerala and declare waterways and feeder routes and sub-canals so that they can be developed to complement the existing declared waterways efficiency. I would like to point out there are about 1,687 km inland water transport road network in Kerala state consisting national waterways, 3 from Kollam to Kottappuram, which is maintained by Inland Water Authority of India, and other feeder canals maintained by the Coastal Shipping and Inland Navigation Department, State Irrigation Department. I would remind that cargo transportation through mechanized barges existing national waterways 3, but most of the feeder canals and waterways are facing difficulties arising from inadequate modernization, causing shallow depth and narrow width of the waterways. Issue arising from excessive siltation, bank erosion, absence of infrastructure facilities like jetties, terminals and inadequacy of navigational aid are also challenges faced in the rivers and tributaries that flow in the state as well as through my Lok Sabha constituency. Sir, there are major rivers such as Pamba, Achangovi, Manimala, Meenachal, Muatuvira
reverse discharge into Vembrana Lake and flow into Arabian Sea, as well as Ashtamari Lake in the Kannada River, its inlet channel and Shastangota Lake, a Ramsar site and largest freshwater body that pass through my constituency Maverikara and play a significant role in the lives of the people and the welfare. I would invite your attention through you. I will invite attention, Honourable Minister, through you, sir. The following matters pertaining my constituency seek your earnest support and assistance in resolving the same. Kutanad Taluk, a unique below sea level location with a population of 1,93,700 spread in 14 villages, that is replete with the backwaters in the dire need of infrastructure, augmentation and assisted development. Sir, towards this purpose, I'm concluding, sir. Last point. Towards this purpose, I will request you to formulate a Kutanad Waterways modernization Punarjani package with allocation of 500 crores with a view of achieve comprehensive restoration, reconstruction of river banks, concession of the culverts to ease movement of people residing in the banks, and full-fledged exercise and deepening river beds and tributaries must be carried out. Also, I would bring the attention of the fact that the local inland water fishermen who engage the fishing in these water bodies are facing several challenges. These fishermen also get a benefit. With these words, sir, I am very thankful to you, sir. Thank you. Honourable Minister, please. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आपके माध्यम से मैं हमारी मंत्रालय की डिमांड फॉर ग्रांट के सिलसिले में जिन जिन सम्मानीय सांसदगण ने भाग लिया उन सबको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारी इस मंत्रालय की मंत्री एमपी मनसुख भाई मंडिया जी, TN पटापन जी, दिलीप सैकिया जी, DV कलानिधि जी, प्रतिमा मंडल जी, कृष्णा दवा रायालू लाभू जी, राजेंद्र डी गभी जी, डॉक्टर आलोक के सुमन जी, ET मोहम्मद बशीर जी, अनुभव महांती जी, फ्रांसिस्को सरदीन हाजी, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, सुनील दत्तराय तटकरी जी, एडवोकेट AM आरिफ जी, P रविंद्रनाथ जी, रीता बहुगुणा जोशी जी, डॉक्टर K जय कुमार जी, अजमल बदरुद्दीन जी, थॉमस साजिही कादिन जी और श्री शशि थरूर जी, कुमार डेनिस अली जी, श्रीमती सुमाथी थंगा पांडियन जी, जसबीर सिंह गिल जी और कोई सुरेश जी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सबको धन्यवाद, सबको मैंने धन्यवाद दिया। स्वास्थ्य में विशेष रूप से आप सबको मालूम है डिमांड फॉर ग्रांट के सिलसिले में आप लोगों ने बड़े खुल के अपनी बात रखी और एक बात हम सबको हृदय से सहमत
जताने चाहिए, खास करके हमारे देश के आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मार्गदर्शन से, उनकी विजन से आज इस मंत्रालय जो काम पिछले 7 साल के अंदर कर पाए हैं, इसका आंकड़ा मैं आप लोगों को आपका पास पेश करूंगा, क्योंकि आज जलमार्ग में जो शक्ति बसा हुआ है, इस शक्ति को पहले लोगों ने ठीक से देखा ही नहीं था, सिर्फ पानी समझा था। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये उपलब्धि, ये अनुभव जगाया देशवासियों को। पानी में शक्ति है, पानी के बिना कोई प्राणी जी नहीं सकती। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें अपने सपने से उजागर किया, जागरूक किया और अलग अलग हमारे कोस्टल लेड डेवलपमेंट के सिलसिले में, हमारे इंडियन वाटरवेज की प्रगति के सिलसिले में उन्होंने इंडिया मैरीटाइम विजन 2030, सागरमाला 2035, ये 20 साल का जो परियोजना देशवासियों के लाया है, इसके वजह से आज, जैसे मनसुख भाई ने अपने इंटरवेंशन में बोल रहे थे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने, इसके वजह से आज हमारे देश की जो भी 95% एक्जिम और डोमेस्टिक ट्रेड के सिलसिले में हमारा जो भूमिका रहे, ये विषय आप लोगों को मालूम है। तो आज मैं आप सबको एक विशेष विषय पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इंडिया हैज ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 7,517 किलोमीटर्स, और हमारे इनमें से 11 मेजर पोर्ट है और 200 नॉन मेजर पोर्ट है, जिसको डेवलप स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। और आप सबको मालूम है कि पोर्ट की जब भी हम बात बोलते हैं तो आप सबको ऐसा लगता है कि देशवासियों को सब पोर्ट हमारे अधीन में है। ऐसा नहीं है। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर हमारे पोर्ट लेड डेवलपमेंट के सिलसिले में अपनी भूमिका लेते हैं। तो इसके वजह से आज आप लोगों ने देखा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य हमें दी थी, एक्सपोर्ट का मात्रा $400 बिलियन तक आप लोगों को ले जाना होगा। तो कल हमारे माननीय मंत्री, वरिष्ठ मंत्री पीयूष गोयल जी ने अपने जो पत्रकार को संबोधन करते हुए जो बात रखी है, पहली बार के लिए हिंदुस्तान ने इतना बड़ा सफलता प्राप्त किया है, वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में ये संभव हुआ है। अगर उन्होंने लक्ष्य नहीं दिया होता तो हम मेहनत नहीं करते। मेहनत करने के लिए उन्होंने हमें हिम्मत दिया, साहस दिया, ताकत दिया और लक्ष्य दिया। मुझे लगता है कि ऐसा देश का प्रधानमंत्री जिन्होंने ईमानदारी से, निष्ठा से, भक्ति भावनाओं से भारत माता को सेवा किया है, इसके वजह से हर कार्यक्रम सफल हो रहा है। जो भी कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को दिया है, इसी कार्यक्रम को आज देशवासी सफल बनाने में सब लगे हुए हैं। यही सबसे बड़े महत्वपूर्ण चीज है। मुझे लगता है कि आज हमें इस विषय पर आप लोगों ने जो जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की, अपनी स्टेट की बात रखी है, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, हर विषय पर ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का बात हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। सागरमाला का जो लक्ष्य है 805 प्रोजेक्ट किससे मिला है? राज्य सरकार के द्वारा ये प्रपोजल भेजे गए हैं और हम लोगों ने एक साथ मिलकर इस प्रपोजल को सफल बनाने के लिए, और पीपीपी मोड का जो सरकार का नीति है, इसी के आधारित हम हर परियोजना को सफल बनाने के सिलसिले में लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि जो आप पोर्टलेस इंडस्ट्रियलाइजेशन, कनेक्टिविटी और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे टूरिज्म, हमारे फिशिंग हार्बर, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट इत्यादि इत्यादि जो भी हो रहा है, मुझे लगता है कि अगले दिनों में हर प्रदेश को इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। आप देखिए इनलैंड वाटरवेज, लोगों का मानना था ये चलेगा नहीं,
क्योंकि नदी का गहराई है ही नहीं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने कहा सब कुछ संभव है। मां गंगा को नमन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट उन्होंने करने के लिए जो उन्होंने निर्देश दिया विभागीय हमारे मंत्री को, और उसी समय जलमार्ग विकास फेज 1, जलमार्ग विकास फेज 2 और 8 गंगा फेज 2 के अधीन और 8 ब्रह्मपुत्र, ऐसे ही मनसुख भाई जब मंत्री थे उसी समय पे इन चीजों को आगे बढ़ाने का काम किया। और आज मैं इस सदन में इस बात को रखते हुए बहुत गर्व महसूस करता हूं, पहली बार के लिए लंबे समय की इंतजार की बात, मां गंगा पटना से कार्गो वेसल, वो वेसल का नाम भी एक महान व्यक्ति के नाम पे रखे गए हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी की। मैं यहां से हृदय से बहुत ही कोटि नमन करता हूं। लाल बहादुर शास्त्री उसी कार्गो वेसल से एफसीआई की 180 मीट्रिक टन कार्गो हमारे पांडु के लिए रवाना हुई 5 फरवरी को, जिस कार्यक्रम में बिहार सरकार ने बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका लिया और वहीं से बांग्लादेश होके गुवाहाटी के पांडु तक पहुंच गए हैं सफलपूर्वक। और पहली बार के लिए 2350 किलोमीटर रास्ता ये उन्होंने पार किया। और इसी हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में पहली बार के लिए बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद कार्गो वेसल वहां पहुंच गए हैं। अभी वापस आने के समय में उन लोगों ने कोयला लाने का काम भी शुरू किया है। तो उसी दिशा पर हल्दिया से 1800 मेट्रिक टन टाटा स्टील सॉरी टाटा स्टील गुवाहाटी तक, अच्छा गुवाहाटी तक ले जाने का भी काम किया। और गुवाहाटी से वापस आने के समय में वहां से भी अलग का कार्गो उन्होंने लाने का शुरू किया। इससे साफ यही है, पहली बार के लिए नॉर्थ ईस्ट का मतलब है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का स्थलस्मी बताया, इसलिए बताया नॉर्थ ईस्ट संपदा, शक्ति और संभावना से बसा हुआ है। तो इसलिए उसको उजागर करने के लिए कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन डेवलप करना बहुत जरूरी है। इसलिए माननीय मोदी जी ने पहले रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और अभी इनलैंड वाटर्स कनेक्टिविटी का काम भी उन्होंने सफलपूर्वक आगे बढ़ाया, जिसके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट का हर प्रदेश की जो किसान है, जो एंटरप्रेन्योर्स है, उनको लगने लगा है हम देश के अलग अलग बाजार में अपने कदम रख सकता है और दुनिया का बाजार में अपना जगह बना सकता है। तो इतना तक लोगों का मन की जो भी भावना शक्ति को आगे बढ़ाने का माननीय प्रधानमंत्री ने काम किया है। तो इसके वजह से आज हमारे मंत्रालय की तरफ से आप लोगों ने जो भी कहा है, इन चीजों को हमारे मंत्रालय ध्यान से उसको एग्जामिन करेंगे। और हमारे माननीय सुश्री ठाकुर जी ने जो बताया है, आपने विजिंगकाम जो पोर्ट के बारे में बताया है, इसमें संभावना है, ये नहीं है कि नहीं है, ये संभावना दुनिया का बड़ा एक पोर्ट बन सकता है, सिर्फ मेजर पोर्ट ही नहीं, दुनिया का बड़ा बन सकता है। और भारत सरकार के द्वारा आपको भी मालूम है, DEA डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा वायबिलिटी गैप फंडिंग का सिलसिले में भी भूमिका पालन किया गया है। इसलिए भारत सरकार का भूमिका है, केरला जो भी मैरीटाइम बोर्ड का भी भूमिका है। तो हम लोग एक साथ मिलकर इस पोर्ट का काम आगे बढ़ाने का काम में हम लोग लगे हुए हैं। ये भी बात आपको मैंने आपका ध्यान के लिए बताया। तो इसलिए मैं आप लोगों को आग्रह देना चाहता हूं, खराब मत पाइएगा, प्लीज टेक इट स्पॉटिंगली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड व्हाट वाज बिफोर 2014? आप देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आप इंडेक्स देखिए, रैंक 2014 में इट वाज 134, नाउ इट इज 68।
Capacity of major port, million metric ton. 2014 में it was 800.52. Now it is 1,560.61. Capacity of non-major port. हमारे कार्यकाल में परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कुशल नेतृत्व में आज 2004 तक 600 यानी कि 689 थे और अभी 1,224 कंटेनराइज्ड कार्गो हैंडल एट वेरियस मेजर पोर्ट। ये लोग हंस रहे, इतना अच्छा चीज बता रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए। अबे सुनना जरूरी है, अच्छा चीज बता रहे हैं। ये आंकड़ा मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, आपके लिए है, क्योंकि आप लोगों को एक बात आप लोगों को मान लेना चाहिए। जो हकीकत है, जो सही है, उसको सुनना ही चाहिए और स्वीकार भी करना चाहिए। सिर्फ सुनने से नहीं होगा, स्वीकार करना होगा। कलम कागज लेके नोट भी करना होगा। तो इसलिए आप लोग विश्वास रखिए, हमारे नेता ऐसा है जो करके दिखाता है, क्योंकि वो ईमानदार है, इसलिए कर सकता है। जो ईमानदार नहीं वो सिर्फ बोलेगा, करेगा नहीं। जो ईमानदार है, जो निष्ठावान है, वो कर सकता है और मोदी ने करके दिखाया। तो इसलिए मैं आपको, धन्यवाद आपको। आप सुनते जाइए। इतना अच्छा चीज बता रहे हैं आप लोग, अच्छा तो सुनना चाहिए, हंस रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज इनेक्टेड रिफॉर्म। हाँ, ये बात सही है, नॉर्थ ईस्ट को आपने कभी भी इज्जत नहीं दिया, देखने का कोशिश नहीं किया। आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया का नहीं, साइकोपेंसी नहीं, ये हकीकत है। आप देखिए, आप कौन बोले आप साइको नहीं, नॉर्थ ईस्ट, आप नॉर्थ ईस्ट देखिए, आज नॉर्थ ईस्ट देखिए, आप गया है कभी? प्लीज विजिट नॉर्थ ईस्ट, देन यू विल डिस्कवर द ट्रुथ of happening in the reality of life. Every state is now prospering. Every state is now growing. Why? Every Northeasterner is getting the, self-confidence. Why? Everyone is getting an opportunity to perform at the national platform and global platform. Who has provided this opportunity? It is Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. तो इसलिए मुझे लगता है कि आप सबको हकीकत को मान लेना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। हर प्रांतों को अगर किसी ने साथ लिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मोदी जी ही कर दिखा सकता है। क्योंकि मोदी जी का दिल में हिंदुस्तान, भारत माता का मेप बसा हुआ है। भक्ति भावना से आप इसको नहीं देख सकते, क्योंकि आपके पास नीति थे, नियत नहीं थी। और हमारा पास नीति है और नियत भी है। नेता है, इसलिए तो बोल रहा हूं। इसलिए आप लोग देखिए, एक बात मैं पहली बार के लिए, मुझे नॉर्थ ईस्ट से पहली बार के लिए पोर्ट शिपिंग वाटरवेज का इस बड़ा मंत्रालय का विभाग का दायित्व परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने हमारे कंधों पे सौंपा है। पहली बार के लिए स्वतंत्रता की 75 साल के अंदर आप लोगों ने कभी नॉर्थ ईस्टर्नर को ऐसा इज्जत दिया था? नहीं दिया था, क्योंकि आपका दिल बड़ा नहीं है, आप कभी भी हमें जगह नहीं पाया। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी ने हमें वो जगह दी है, इससे नॉर्थ ईस्टर्नर उनके साथ है और हमेशा रहेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत, यही हमारा मूल नीति है, देश सेवा का मूल मंत्र है। तो इसलिए हमारे विभाग इनके यहाँ कदर नहीं थी, इनके अंदर क्वालिटी थी, हमने इसको कदर किया। सुनिए, आप लोग
बहुत बहुत साल तक आपने चिल्लाया, प्लीज। रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, रिवीजन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। हम लोगों ने कानून में भी काफी बदलाव लाया, ताकि हमारी क्वालिटी परफॉर्मेंस बने और हम फैसिलिटी डेवलप कर पाए हर पोर्ट में। अभी आपने जो डाकरा सुना, इससे साफ जाहिर है हमारी पिछली 7 साल का मेहनत का ये फल है, इसलिए हर पोर्ट परफॉर्म कर रहा है। आपके कार्यकाल में अधिकतर पोर्ट लूजिंग कंसर्न थे, अब अधिकतर पोर्ट प्रॉफिट मेकिंग बन गया है। आत्मनिर्भर भारत और इसी मोदी जी का कार्यकाल में आप देखिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने कितना बड़ा काम किया है। आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा लड़ाकू जहाज, उसका जो वेट बताया उन लोगों ने 41,000 मेट्रिक टन। कहाँ बना? वो बना कोचिन में, केरल में बना है, कोचिन में बने हैं। और हमारे इंजीनियर देखिए, आप सुनिए, आप सुन तो लीजिए। और भी एक अच्छा खबर है, अभी देखिए, और भी एक अच्छा खबर है, सुन लीजिए। अच्छी खबर और भी है कि कोचिन में, उसी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने पहली बार के लिए, सुनिए, लिसन टू मी ऑनरेबल स्पीकर सर, listen to me, honorable speaker sir, listen, सुनिए, please listen to me, this is my turn, you please listen to me। ऐसा है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने अभी ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन इंडिया का साथ एक MOU किया है, और नेदरलैंड, हॉलैंड का रॉयल जो एशिया है, तो उसी का टेक्नोलॉजी का सपोर्ट से देश में पहली बार के लिए 12,000 क्यूबिक मीटर सक्शन होपर ड्रेजर बनाया जाएगा। पहली बार के लिए हम जितना भी ड्रेजर खरीदते थे, विदेश से खरीदते थे, पहली बार के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व ने ये मनोबल दिया है। आत्मनिर्भर भारत का नमूना है। तो इसलिए ये सब कोई मामूली सफलता नहीं है। इन चीजों को आप लोग उपलब्धि कीजिए। प्लीज ट्राई टू रियलाइज नाउ कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इज गेटिंग द ऑर्डर फ्रॉम द फॉरेन कंट्री ऑल्सो। सो दिस इज द पावर ऑफ Modi's government. This is the example of good governance and quality government and performing government. So, Honorable Speaker sir, so in case of creating quality manpower as a seafarer, earlier in 2014, up to there were only 1,17,090 seafarers. Now it has went up to 2,05,787 by 2021. So this is how the quality manpower is being produced in the country for the global consumption, for the global, kind of involvement. So this is how the young generation is encouraged, and also young generation is given a way to earn their livelihood with dignity and power and ability. So this is how the department is growing, and also the department is performing in the sector of inland waterways, in the sector of port, in the sector of shipping, in all the sectors. Because of the reformation brought under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister, all this visible growth is happening, and all this visible growth is being well demonstrated through action, and it is witnessed by the people of the country. ये तो भी ट्रेलर है, सिनेमा देखना पाएंगे। तो इसलिए मैं यही चाहूंगा कि आप लोगों ने जैसे एक गंभीर विषय है, आप लोगों ने कहा है कि फिशरमैन के सिलसिले में आप लोगों को मालूम है, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना
प्रधानमंत्री, इसमें 20,000 करोड़ का प्रोविजन रखा गया है और हमारे शिपिंग मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ फिशिंग, वेटरनरी एंड लाइक अनदर दिस थिंग, रूपाला जी का साथ एक साथ मिलकर हम लोगों ने अलग अलग पोर्ट में हार्बर डेवलप करने का काम शुरू किया है। So far, Sagarmala, under the project of Sagarmala, we have developed 31 fishing harbors on the coastlines. So this is how we are going to facilitate our fishermen. They are the dearest citizen of the country. We respect the fishermen, and that is why, to provide deep sea fishing vessels, we are in consultation with the Ocean Shipyard Limited and asking them, please develop deep sea fishing vessel so that we can provide this kind of vessel for our fishermen to have better fishing and also to improve their income and lead a life of quality, dignity and prestige. This is the commitment of the Honorable Prime Minister to the fishermen in the country. So this is how this particular ministry is working, and now you have been, everyone is talking about the facility, the infrastructure to be provided in their respective constituency. As you know, Honorable Prime Minister has always been telling us that inland waterways and coastal waterways, these are the two very, very key sectors where we should engage our youngsters, our youth, by providing better vessels for passengers and developing cruise tourism, and this is how large number of skilled youth can be engaged to earn their livelihood. So this is the way we got the direction. Accordingly, we are developing community jetties, multimodal terminal on the bank of the river as well as on the coastline, so that like large number of youth and also large number of entrepreneurs can be accommodated in terms of economic generation. So, Honorable Speaker, sir, this is how port shipping and waterways is functioning, and I am a new man in this particular sector, and I seek your support, and I seek your very, very meaningful suggestion without any prejudice and hatred. We are all in the same house. We have rightly he has pointed out that we are in the same seat. We are in the same boat, brothers. We should behave like this. And you are all lucky enough. The country is lucky enough to have a leader of high stature, honesty, equality, commitment, captain of the ship, Narendra Modi ji, our Prime Minister. So इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके जरिए सब लोगों के ही मैं दरखास्त करता हूं, आप लोगों ने जो भी विषय रखा सभी विषय को ध्यान में लिया जाएगा। ये बात नहीं कि हमने अपने जवाब में नहीं बोला, उल्लेख नहीं किया, ऐसा नहीं है। सभी विषय को ध्यान में लिया जाएगा और मैं ये भी कह सकता हूं आप लोगों को, आफ्टर दिस सेशन विल हैव ए सेपरेट सिटिंग फ्रॉम आवर मिनिस्ट्री, विल ऑर्गेनाइज ए सेपरेट सिटिंग ऑफ द ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सो दैट वी कैन डिस्कस every issue minutely. And for your information, I am telling you, the budget nowadays no ministry single-handedly operate their commitment to the people of the country. Honorable Prime Minister has given us a right way to put our thought and also to put our effort with better planning. That is Prime Minister Gati Shakti National Master Plan, multimodal connectivity, यानी कि हम सबको इंटीग्रेटेड अप्रोच लेना होगा। अभी हम लोग सागरमाला हो, हमारी मंत्रालय से जो भी काम किया जा रहा है, हम प्रदेश सरकार को और प्राइवेट प्लेयर्स को, अलग अलग स्टेक होल्डर को हम साथ में लेके, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है सबको साथ लेके चलो तब देश मजबूत होगा। इसलिए पीएम गति शक्ति का मतलब यही है कि इट इज ए इंटीग्रेटेड अप्रोच। वी हैव टू वर्क टुगेदर। सेंस ऑफ टुगेदरनेस इज द प्रिंसिपल टू द की ऑफ दिस प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति प्रिंसिपल। आई बिलीव दिस शुड बी रियलाइज्ड बाय एवरीवन। इतना बड़ा उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, जिस रास्ते से हम अगर चले तो सब मंत्रालय का, अब
अब हम जब भी पोर्ट डेवलप करते हैं तो पोर्ट डेवलप करने के समय में हम ये हमेशा ख्याल रखते हैं कि रोड कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी और पाइपलाइन, पेट्रोलियम के पाइपलाइन और वाटर सप्लाई के पाइपलाइन और बिजली की पावर लाइन्स, all these kind of, line ministry and infrastructure ministry will have to integrate to each other so that we could develop better facility for the people of the country to generate their income, to have their better income, to compete the rest part of the world. So this is the attitude of our competitiveness being developed by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. I'm really thankful to all of you today. And Honorable Speaker, sir, I have few minutes more. I believe I'm just looking at the watch. आप सब लोगों ने अगले दिनों के लिए आप भी तैयार हो जाइए। मेरा ही आप लोगों से आग्रह है, आप लोगों के जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, इन चीजों को हम लोग निश्चित रूप से अगले दिनों में ध्यान में लूंगा। और हमारी लक्ष्य यही है कि अभी ऑल टुगेदर देश के अंदर 111 नेशनल वाटरवेज है। 111 नेशनल वाटरवेज में हमारे टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक जो भी रिवर्स को हम लोगों ने फिजिबल पाया है, उसी हिसाब से उसको डेवलप करने में लगे हुए हैं। तो इसलिए आप लोगों से यही आग्रह है कि आप लोग धीरज रखिएगा और देश के अंदर और भी कोई पोटेंशियल रिसोर्सफुल कभी वाटर बॉडी है, नदी है, उसको भी डेवलप करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और रहेंगे। तो इसलिए मैं यही चाहूंगा कि हमारे परम आदरणीय संसदगण और माननीय अध्यक्ष जी, आपके जरिए मैं सबको फिर से धन्यवाद देते हुए और मैं समझ कर सकता हूं तो प्रेमचंदन जी का जवाब देना एक बार। चलो प्रेमचंदन जी, आपको सब लोगों को यही आग्रह है कि माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमें डिमांड फॉर ग्रांट्स ये किया गया है तो उसको आज समर्थन दे हाउस, यही मेरे सब लोगों से अनुरोध है। Thank you. Thank you very much, Mr. Speaker, sir, for the emotional reply by the Honorable Minister. Sir, I fully agree with the Honorable Minister. I am the Union President of this Cochin Shipyard. Yes, I absolutely agree with the government that it is one of the model for the public sector undertakings by which how it can be performed. And it is since 25 years it is being there. Even the previous governments have also supported. This government is also supporting. Okay. So we fully appreciate and the work culture and the trade union culture of that establishment has to be appreciated. And when we are privatizing the ports, when we are privating the shipbuilding industry, it is to be keep it in mind that the public sector undertakings are able to work in the international level. That is the example of the Cochin Shipyard. That has to be appreciated. That is the point which I would like to highlight. माननीय अध्यक्ष जी और माननीय प्रेमचंदन जी को मैं यही कहना चाहता हूं कि आपने जो भी आग्रह किया है, भविष्य में इस विषय को देखा जाएगा। सभा अगर सहमत हो तो सभा की कार्रवाई 7 बजे तक बढ़ाई जाती है। ठीक है, सहमत है साहब। पतन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग पर माननीय सदस्य श्री एन.के. प्रेमचंदन, श्री हनुमान बेनीवाल, श्रीमती अपूरा पोद्दार और श्री अब्दुल खालिक द्वारा कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। मैं अब सभी कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान हेतु रखता हूं। प्रश्न है कि माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए। अब मैं पतन, पोत, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि
अनुदानों की मांगों की सूची के स्तंभ 2 में पतन, पोत, परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 78 के सामने दर्शाए गए मार्कशीट के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाली खर्चों की अदायगी करने हेतु अनुदान की मांगों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधी राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में पतन, पोत, परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग पारित हुई। माननीय सदस्यगण, अनुदान की बकाया मांगों के संबंध में अनेक कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं। समय अभाव के कारण मैं सभी कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया हुआ मान रहा हूं। माननीय सदस्यगण, जैसी की परंपरा रही है, अब मैं सभी कटौती प्रस्ताव एक साथ सभा के मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न ये कि अनुदान की बकाया मांगों के संबंध में प्रस्तुत किए गए हुए माने गए सभी कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, निर्णय ना वालों के पक्ष में अनुदान की बकाया मांगों के संबंध में प्रस्तुत हुए माने गए सभी कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए। माननीय सदस्यगण, अब मैं मंत्रालयों, विभागों से संबंधित अनुदान की बकाया मांगों को सभा के मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न ये कि अनुदान की मांगों की सूची के स्तंभ 2 में निम्नलिखित मंत्रालयों, विभागों से संबंधित मांग संख्याओं के सामने दर्शाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में संधाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनुदान की मांगों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधी राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए। 1. कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 1 और 2, परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित मांग संख्या 3, आयुष मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 4, रसायन उर्वरक मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 5 से 7, कोयला मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 9, संचार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 12 और 30, उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 15, सहकारिता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 16, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 17, संस्कृति मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 18, रक्षा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 19 से 22, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 23, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 24, शिक्षा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 25 और 26, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 27, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 28, विदेश मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 29, वित्त मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 30 से 38, 41 और 42, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 43 और 44, खाद्य
प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 45, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 46 और 47, भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 48, गृह मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 49 से 59, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 60, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 61, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 62 और 63, श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 64, विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 65 और 66, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 68, खान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 69, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 70, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 71, पंचायत राज मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 72, संसदीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 73, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 74, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 76, योजना मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 77, विद्युत मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 79, लोकसभा से संबंधित मांग संख्या 81, राज्यसभा से संबंधित मांग संख्या 82, उपराष्ट्रपति का सचिवालय से संबंधित मांग संख्या 83, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 87 और 88, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 89 से 91, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 92, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 93 और 94, अंतरिक्ष विभाग से संबंधित मांग संख्या 95, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 96, इस्पात मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 97, कपड़ा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 98, पर्यटन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 99, जनजाति कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 100, महिला बाल विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 101, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 102। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। वर्ष 2022 और 23 के लिए मंत्रालयों और विभागों से संबंधित अनुदानों की बकाये मांगे पारित हुई। आइटम नंबर 23, माननीय वित्त मंत्री जी। I rise to move for leave to introduce a bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2022 and 23. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. आइटम नंबर 24, माननीय मंत्री जी। Sir, I rise to move that the bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2022-23 be taken into consideration. प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें,
जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न ये कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये कि अनुसूची विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में अनुसूची विधेयक का अंग बनी। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए। I rise to move that the bill be passed. प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। शून्यकाल की जो लिस्टेड सूची है वो ली जाएगी। डॉक्टर बीवी सत्यवती। Speaker sir, the Anakapalli Jaggery market has been in existence since the 18th century. Anakapalli Jaggery market is the second largest market in India and it is known for its unique taste, aroma, hygiene, and also it is pure and precisely processed and it has high nutrition value and long shelf life. Therefore, Speaker sir, getting a geographical indication, GI tag to Anakapalli Jaggery would add to credibility to Jaggery and improve the livelihood of opportunities to all those who depend on it. Speaker sir, GI would help increase the Jaggery market in India and increase the quantum of Jaggery exports from Anakapalli. The GI tag for the Jaggery will generate demand for the product. Hence, through you, Speaker sir, I request the Ministry of Commerce and Industry to take steps towards issuing a geographical indication tag for Anakapalli Jaggery and help promote and market the product on a global scale. Thank you very much, sir. श्री दाल सिंह बिसेन महोदय, अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण प्लीज बैठिए, जो जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और इस देश में एक बहुत बड़ी आबादी कृषक परिवार की है, परंतु हमारा एक तरह का कहें कि दुर्भाग्य है कि जितनी शिक्षा एजुकेशन हमारा कृषि के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में होना चाहिए वह नहीं होने के कारण से बच्चों को कृषि शिक्षा में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में संचालित सभी शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों में कृषि संकाय प्रारंभ किया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं को कृषि आधारित शिक्षा की प्रारंभिक जानकारी मिल जाए, जिससे जो छात्र कृषि की पढ़ाई ना कर पाते हैं उनके लिए लाभदायक होगा और उन छात्रों के लिए भी लाभप्रद होगा जो कृषि की उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आगे पढ़ना चाहते हैं। इसके साथ ही आपसे आग्रह कि प्रत्येक जिले में कृषि महाविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए ताकि जो युवा कृषि की उच्च शिक्षा ग्रहण करने में अपनी रुचि रखते हैं और वे कृषि की उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं, वे छात्र अपने जिले में ही कृषि विषय पर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही प्रत्येक जिले में कृषि महाविद्यालय स्थापित होने से युवक युवती कृषक संबंधी अच्छी शिक्षा लेकर आधुनिक खेती कर स्वयं को एवं देश को खाद्यान्न, फल, तिलहन आदि फसलों को लेकर आत्मनिर्भर भारत बनाने में सहयोगी होंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में आपसे आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत मेरे गृह जिला सिवनी में नवीन कृषि महाविद्यालय स्थापित किए जाने का शासन से अनुरोध करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तम कुमार रेड्डी जी। Chairman sir, Honorable Chairman sir, on behalf of the
paddy farmers of Telangana, I wish to bring a matter of urgent public importance to the notice of Government of India through you, sir. Sir, right now in the Rabi paddy crop of Telangana, in Telangana state, 35 lakh acres of paddy is now coming up for harvest. The harvest has begun. Sir, very unfortunately, due to the chaos, confusion and incompetence of both the state and central governments, both the central and state governments are trying to escape the responsibility of procurement of paddy of this Rabi crop in Telangana state. Sir, they are both blaming each other. Today, Union Minister Mr. Piyush Goyal gave a statement that they are willing to procure raw rice. Sir, in the Rabi crop in Telangana, in the paddy, what is viable is only the parboiled rice. Sir, I appeal to Government of India to buy both paddy, both raw and parboiled rice, and also the Government of India and the Government of Telangana should explore the possibilities of export of rice, and this present stalemate should be solved, and the paddy farmers of Telangana in a crisis, the Government of India should step in and procure both raw rice and parboiled rice immediately, sir. Thank you. श्री आलूवालिया जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में एक विशेष बात रखना चाहता हूं। जैन मुनि आचार्य महाश्रमण जी जिन्होंने 9 नवंबर 2014 को लाल किले से अहिंसा यात्रा शुरू की और वो पैदल चलते हैं, उनके साथ में करीब 100-150 जैन मुनि साथ चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जैन मुनि गाड़ियों पर, जहाजों पर नहीं चढ़ते हैं, पैदल चलकर यात्रा करते 18,000 किलोमीटर की यात्रा की। वो बांग्लादेश गए, वो नेपाल गए, म्यांमार तक गए और मेरे को उनका सानिध्य प्राप्त हुआ जब वो दार्जिलिंग जिले में घुसे तो मैं करीब लाखों कदम उनके साथ में 24 फरवरी से 1 मार्च और फिर 27 जनवरी से 12 फरवरी तक अपने पिछले लोकसभा केंद्र में उनके साथ वो यात्रा की। और वो एक ऐसी यात्रा जो अहिंसा के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ अहिंसा का प्रचार करते हुए नशा मुक्ति समाज और सौहार्द बढ़ाने के लिए, और कर्म ही तुम्हारी पूजा है, इस चीज को सामने रखकर उन्होंने ये प्रचार प्रसार किया। गर्व महसूस तब होता है जबकि नेपाल में वो गए तो नेपाल सरकार ने उनके नाम का एक डाक टिकट जारी किया। अब 18,000 की यात्रा कंप्लीट करके ये 27 मार्च 2022 को इसका समापन है। मेरी आपके माध्यम से मांग है, आपके माध्यम से सरकार से ये मांग है कि अहिंसा यात्रा के नाम पर कोई बड़ी सड़क मार्ग का नाम जिन रास्तों से वो गुजरे उसका नाम रखा जाए और साथ साथ एक डाक टिकट इस अहिंसा यात्रा के नाम पर जारी हो, जो कि पूरे समाज को पता लग सके कि अहिंसा यात्रा और नशा मुक्ति समाज के लिए जैन मुनि आचार्य महाश्रमण जी ने इतने लोगों के साथ जुड़कर ये काम किया है। धन्यवाद सर। श्री आर.के. सिंह पटेल जी। मैं अपने संसदीय क्षेत्र बांदा चित्रकूट बुंदेलखंड के यूनिट 35 जो झांसी से बांदा चित्रकूट और प्रयागराज से मिर्जापुर और बनारस तक ये मार्ग जाता है, इसमें हमारा चित्रकूट का
जो प्रमुख हमारा धार्मिक स्थल है, भगवान राम की तपोस्थली है, वहां से गुजरता है ये मार्ग। और अतर्रा बीच का जो हमारा एक नगर पालिका टाउन एरिया है और बांदा, तो इनमें बाईपास बनाने के लिए मैंने मांग किया है। और ये माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से इस मार्ग में ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, ये भी हमारा इसी मार्ग में चित्रकूट के पहले जाकर के जुड़ता है। तो वहां से जहां से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जुड़ता है, वहां से इसको प्रारंभ करके और ये हमारा मार्ग जो राम वनगमन मार्ग आता है अयोध्या से चित्रकूट तक, उसको क्रॉस करके और करबी बूढ़ा राजापुर को क्रॉस करके ये आगे प्रयागराज की तरफ जाने वाले के मार्ग पर अगर बाईपास चित्रकूट में बना दिया जाए और इसी तरह तर्रा में बाईपास बना दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि ये चित्रकूट के आने वाले धार्मिक हमारे जो भी पर्यटक हैं उनको सुगमता होगी और जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जाम की स्थिति रहती है चित्रकूट में, वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस NH 35 पर जो यहाँ से ये गुजरता है, तो चित्रकूट में और अतर्रा में बाईपास बनाए जाने की कृपा करें। धन्यवाद। Mismatch of healthcare demand and supply, especially the paucity of qualified medical professionals, has been dogging this country for a long time. Fake doctors is a countrywide phenomenon. But I just wanted to mention the WHO report of 2016, when it was pointed out that more than half of the doctors in India practicing allopathy lack medical qualification, almost 57% of the doctors. And the sample registration system survey in 2018 also say that 20% of all deaths during treatment in India have a fake doctor's involvement. So this problem is also very acute in the state of Assam and the northeastern states, especially in our tea plantations. Tea plantation, there is paucity of qualified medical professionals is really is phenomenal. And as per the WHO report, 6 of the 30 districts which lowest densities secondary school pass allopathic doctors are in the state of Assam itself. So you could understand that this is the pattern. The government must address the low supply of qualified doctors in the northeast. I've given few suggestions. I hope the concerned ministry and the government of India would take note of it by improving incentives for qualified doctors to work in these areas, especially in the tea plantation areas of Assam, urgently ensuring a standardized recruitment process for doctors in the tea gardens, timely filling up a post of medical inspectors. There's a post of medical inspectors who are supposed to have supervised all these, but there are a lot of vacancies. So medical inspector plantations to ensure proper oversight. At both the state and national level, it is imperative that the government must track the number of fake doctors and devise preventive measures against the menace that poses great risk to the individual and public. Thank you. Thank you. Thank you. श्री जसवीर सिंह गिल जी। सर, मैं आज यहाँ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। ये मुद्दा एक स्टेट का नहीं है, पंजाब से लेके हरियाणा लेके दिल्ली, आज मैं अपने कुछ साउथ के मित्र दक्षिण से जो भारत से आते हैं उनसे भी बात कर रहा था। ये मुद्दा वहां का भी है। ये मुद्दा है रनवे ब्राइड्स का। सर, आजकल जो लड़कियां आइलेट्स वगैरह क्लियर कर लेती हैं और उनका रिश्ता कर दिया जाता है, एंगेजमेंट कर दी जाती या शादी कर दी जाती है, जो लड़के वाले होते हैं वो उसकी सारी यूनिवर्सिटी की, फॉरेन यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो देते हैं, लड़की को वहां भेजते हैं। वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करती है, उसके बाद उसको PR मिल जाती है। जब PR मिल जाती है, वो लड़कों को अपने पास बुलाते नहीं, स्पॉन्सर नहीं करते, जिससे बड़े घर टूटे हैं। अभी रिसेंटली पंजाब में ऐसे 3 लड़कों ने सुसाइड किया जिनको जो उनकी बीवियां बिल्कुल उनको यहाँ पे बरकता छोड़ गए थे। सर, इसका एक सामाजिक
और फाइनेंशियल तो जो नुकसान होता है, एक सोसाइटी में बहुत बड़ा लॉस होता है, लॉस ऑफ फेस, लॉस ऑफ रेपुटेशन, जो बहुत कम लोग सहार पाते हैं। सर, अगर लड़के कुछ ऐसे करते, उनके लिए कानून में प्रावधान किया गया है, उनको सजा दी जा सके। मेरी गुजारिश के आपके माध्यम से सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, मिनिस्टर साहब बैठे हैं, कि कृपा करके इसके ऊपर भी एक कानून लाया जाए जो लड़कों का फाइनेंशियल जो दिमागी साइकोलॉजिकल शोषण होता है, इसको रोकने के लिए, इसको समाज में और जो निगरता ना है, इसको रोकने के लिए नया श्री सुरेश पुजारी जी। Of Odisha is very rich in mines and minerals. In addition to that, Odisha has huge potential for human resource development. But in spite of huge potential, sir, the state has many underdeveloped areas, particularly the western part of Odisha. Sir, in the very close proximity of world's famous Hirakud Dam, the first engineering college of Odisha was formed, which is in the name of University College of Engineering, Bulla, in the year 1956. And presently it has been a state unitary technical university named as Bir Surendra Sai University of Technology since 2009. And it has UGC recognition too, sir. The present student strength of this institution is 5,000 plus, sir. And the top rankers of the state are preferring this particular university for their technical education. It offers 11 undergraduate courses, sir, 34 postgraduate courses, and 16 PhD programs, sir. It has produced 30,000 alumni who are serving the nation and abroad in a responsible way. Since its inception, the institute is within the vicinity of the industrial belt, mines and other institutions of higher learning like the Samalpur University, the Medical College, the Indian Institute of Management, IIT, NIT and Agricultural University. It is well connected by road, rail and air, sir. We have a airport also near the institution. My submission is that, sir, it has scope to become a multidisciplinary engineering research university, MERU, as mandated by the National Education Policy 2020, sir. Many a times we have approached the appropriate authority for upgradation of this institution to CFPI, and Government of Odisha has also recommended that. Through you, sir, I request the Union Minister of Education for upgradation of this institution Vishut Bulla to CFTI in the line with the Central Institute of Technology Kokrajhar in Assam to act as a catalyst to the socio-economic and overall development of the 17 underdeveloped districts of western part of Odisha. Thank you, sir. कुमार सुमन जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं इस सदन का ध्यान आपके माध्यम से बिहार को 4 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो कि भारत माला फेज 2 के तहत दिया गया है उसके तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। महोदय, भारत माला फेज 2 के अंदर 29,000 करोड़ रुपए जो कि 6 लेन गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिसकी लंबाई बिहार में 416 किलोमीटर है के लिए आवंटन किया गया है। उसी प्रकार 19,000 करोड़ रुपए बनारसी कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए तथा 20,000 करोड़ रुपए रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए आवंटन किया गया है और पटना आरा सासाराम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए 361 करोड़ आवंटन किया गया है महोदय, ताकि एक्सप्रेसवे के निर्माण से बिहार की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और व्यापार एवं रोजगार में वृद्धि हो। अतः महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री श्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग जी से आग्रह करता हूं कि बिहार से गुजरने वाले 4 एक्सप्रेसवे पर काम को तेजी से शुरू करने के लिए आवंटित राशि को यथाशीघ्र रिलीज किया जाए ताकि काम जल्दी शुरू किया जा सके। Thank you, Speaker, sir. Sir, I represent the city of Bengaluru, which is one of the most fastest growing economic engines in the country.
The Bengaluru airport, sir, is located on the Bengaluru-Hyderabad highway, a place called Devanahalli, which is almost 40 to 50 kilometers distance from the center of the city. And for people of Bengaluru South, commuting and reaching the airport is almost a 3-hour exercise. And also, sir, this airport is one of the busiest airports in the country. Before the COVID pandemic, the airport serviced more than 3 crore passengers in just 1 year. In a way, it is the gateway to the south of India, and the number of international flights is only increasing every day. My request with the Honorable Minister for Civil Aviation, sir, is to start another terminal of the Bengaluru International Airport by reoperationalizing the already existing airport infrastructure at the HAL airport facility, and also perhaps consider opening another terminal in the south of the city like Bidadi, Anekal and this part, which will create another economic center in the city. Sir, currently the policy to open a new airport is that the distance between two airports must be more than 120 kilometers. This policy, sir, however, does not consider the density of the traffic in an airport. Therefore, sir, my request, sir, is under the Honorable Prime Minister's leadership, more than 66 airports have been opened in the country in just the last few years. And even the most common man is today affording air travel, sir. On behalf of people of Bengaluru South and people of Bengaluru, I request the Honorable Minister for Civil Aviation to make necessary changes to this policy to restart the HAL airport or create a new terminal in Bidadi or Anekal. Namaste. Thank you. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान भारत नेपाल सड़क सीमा परियोजना की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। महोदय, वर्ष 2010 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने भारत नेपाल सड़क सीमा परियोजना के अंतर्गत 1377 किलोमीटर रोड की स्वीकृति प्रदान की थी, जिसके तहत 552.9 किलोमीटर रोड का निर्माण बिहार राज्य में होना था। मेरा संसदीय क्षेत्र वाल्मीकि नगर भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर इस परियोजना का कार्य बहुत ही धीमी गति से हुआ है। भू अर्जन का सुचारू रूप से भुगतान न होना विलंब का मुख्य कारण है। इस सड़क के निर्माण से दोनों देशों के बीच व्यापार और आपसी भाईचारा को बढ़ावा मिलेगा। 11 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी यह परियोजना पूर्ण नहीं हो पाया है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इंडो नेपाल भारत सड़क का निर्माण जनहित में यथाशीघ्र कराया जाए। धन्यवाद। Sir, thank you, sir. I would like to point out here heating issue in my constituency. National Highway 544 Mannuthi Vadakkuncheri stretch has a new toll plaza at Panniyangara, and the company began to collect toll since March. It is really unjust that the company collecting high toll and did not permit even local people who depend on this road for their daily routine and hospital cases to pass without toll. The rate fixed for private and school institutions buses are very high comparing to adjacent toll plazas. So private buses and school buses left off their service along this road. Palakkad District Collector summoned an emergency meeting to discuss this issue, and I myself participated in that meeting. The company officials were not ready to solve the existing problem, so the meeting was fertile. Sir, I point out in meeting words of Honorable Highway and Transport Minister Nitin Gadkari ji that there will not be another toll plaza within a distance of 60 kilometers on a highway. But the company officials were not ready to accept this, saying this is not applicable to this highway. Sir, there is another toll plaza at Paliekara within 31st kilometer on this same highway. Moreover, NHAI and the company did not complete the service road and just opened the tunnel at Kudiran.
the company today started their toll collection, again challenging public. It creates turmoil and people are on strike here. So I humbly request the government and highway and transport ministry to interfere in this matter and solve grievances people. श्री छेदी पासवान जी। संसदीय क्षेत्र सासाराम को धान का कटोरा के रूप में जाना जाता है। धान की उपज तथा चावल की बहुलता एवं इस क्षेत्र के जिला रोहतास, कैमूर के साथ साथ जिला बक्सर, तीनों जिला के किसान एवं जनता के सुविधा को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2017 में अथक प्रयास से भारतीय खाद्य निगम का मंडल कार्यालय को सासाराम में स्थापित किया गया। सभापति महोदय, सासाराम मंडल कार्यालय को बक्सर में स्थानांतरित करने का कोई औचित्य ही नहीं है। बताना चाहूंगा कि विभाग के इस निर्णय से रोहतास एवं कैमूर का बाहुल्य इलाका इसके लाभ से वंचित रह जाएगा तथा सरकार को भी काफी आर्थिक क्षति का बोझ उठाना पड़ेगा। जबकि बक्सर में पहले से ही 25,000 एमटी का FCI का गोदाम अवस्थित है। इसके अलावा बक्सर जिला के प्रमुख मुख्यालय इटारसी में साइलो गोदाम का निर्माण किया जा रहा है। इसके बावजूद भी मंडल कार्यालय सासाराम को बक्सर में स्थानांतरित करना रोहतास एवं कैमूर के साथ घोर अन्याय प्रतीत होता है। अतः सदन के माध्यम से विशेष अनुरोध है कि भारतीय खाद्य निगम के मंडल कार्यालय सासाराम को यथावत रहने दिया जाए। बहुत कृष्णपाल सिंह यादव जी। धन्यवाद सभापति महोदय, जो आपने मुझे शून्यकाल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है। माननीय मेरे लोकसभा क्षेत्र गुना के अशोकनगर जिले में राजघाट बांध मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित इंटर स्टेट बांध है। इस बांध की आधारशिला 1971 में रखी गई थी और इसका निर्माण 1975 में प्रारंभ होकर 2006 में पूरा हो गया था। माननीय यह परियोजना विधिवत रूप से संचालित हो रही है। यह बांध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित बेतवा नदी पर 375 करोड़ की लागत से बनाया गया था। इसकी ऊंचाई 43.9 मीटर है। इस बांध का कैचमेंट एरिया 17,000 स्क्वायर किलोमीटर है और यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 90,000 एकड़ क्षेत्र की सिंचाई इस बांध से होती है। वर्तमान में इस बांध से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के साथ साथ भारत सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से जल पहुंचाने की परियोजना भी स्वीकृत हुई है। माननीय इस बांध से मध्य प्रदेश की पानी की आपूर्ति भी करते हैं। इसके साथ साथ इस बांध से 15 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन होता है। परंतु महोदय, इस राजघाट बांध का आज तक लोकार्पण नहीं हुआ है और इसके समीप ग्रेनाइट और पत्थर की खदानों को भी स्वीकृति मिली है, जिसमें कि ब्लास्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है और इसके कारण निरंतर इसे क्षति पहुंचने की आशंका बनी रहती है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से और जल शक्ति मंत्रालय से ये निवेदन है कि इस परियोजना को जल्द से जल्द विधिवत तरीके से इसका लोकार्पण किया जाए और इस परियोजना का ताकि बुंदेलखंड की और इस क्षेत्र की जनता को लाभ मिल सके और उस क्षेत्र की जनता की और मेरी मांग है कि इस बांध का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई परियोजना रखा जाए। माननीय पटेल, ये एक राष्ट्रीय धरोहर है और इसके विकास और निरंतर रखरखाव से दोनों प्रदेश के हर घर को लाभ मिलेगा और माननीय चंदेरी पर्यटन नगरी भी इसके समीप है, तो पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और मेरे क्षेत्र की जनता को रोजगार भी उपलब्ध होगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में जो चहुमुखी विकास देश में हो रहा है, उसमें देश के पर्यटन स्थलों और क्षेत्रों पर भी गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत बौद्ध और विरासत परिपथ का निर्माण पर्यटन विकास में नए आयाम जोड़ रहा है। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मेहसाना में
जहां लोक आस्था से जुड़ा बैसराजी धाम है। इसके अलावा मेहसाणा का मोढेरा लगभग 900 साल पुराने सूर्य मंदिर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ तारंगा, मोढेरा, पाटन, शंखेश्वर और महुड़ी जैन मंदिरों के लिए लोकप्रिय है। जिले का ऐतिहासिक नगर वडनगर हाटकेश्वर महादेव मंदिर के लिए चर्चित है। फोल वन्यजीव अभयारण्य अहमदाबाद से 40 किलोमीटर दूर स्थित अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थल है। जीव जंतुओं और वनस्पतियों की विविध प्रजातियां यहाँ देखी जा सकती है। मैं माननीय पर्यटन मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि मेहसाणा में विरासत परिपथ बनाया जाए, जिससे यहाँ के पर्यटन को और भी अधिक बढ़ावा मिल सके। श्री कंदन जी। Respected sir, the price increase made now on cooking gas, petrol and diesel forced the life of the people miserable, unaffordable and beyond their reach. The price on cooking gas has attained a historic level. The prices were untouched for the last 4.5 months, keeping in view the just concluded assembly election. The people are struggling to meet both the ends. The continued price increase on this petroleum products is an injustice act towards poor people. Therefore, it is urged that the anti-people and anti-poor steps of the government be stopped and the increased price on cooking gas and fuel be withdrawn urgently. Thank you, sir. श्रीमती अपरूपा पोद्दारी। Thank you, Chairman, sir, for giving me an opportunity to speak in 0 hour, sir. Sir, approximately 2.2 million people in West Bengal are directly associated with bidi making industry, and 90% of the population is, and 95% of the total population of the state in other states. Sir, 65 bedded Tarapur Central Labour Hospital in Jangipur was set up by the Union Ministry of Labour in 2000, and it was inaugurated by our former President Pranab Mukherjee ji. It was built in 40-acre land, sir, and possesses about 50 beds. Gynecology and pediatric unit were there. 7 doctors were there. There were operation theatre, laboratory, etc. All machineries were there. And after that, later 2003, 15 from 52 or 15 more beds were added, and bidi workers and their families were able to avail treatment free of cost against their identity card issued by the Ministry of Labour, sir. But day by day the condition of the hospital deteriorated, and still now only 2 doctors are left, and the people and the bidi workers who were availing treatment in this hospital, particularly in this hospital, they are not getting any good treatment over there, and for that reason they have to go to the state hospitals, which is 30 kilometers away from Jangipur, and which is subdivisional hospital there, and Malda Medical Hospital, which is 40 kilometers away. So they have to travel a very... Okay, make your request, please. So sir, I urge the ministry through from your end that to grant funds for the revival of the ESI hospital and upgrade it to super facility hospital for the benefit of the bidi workers who have a contribution to the rural economy of West Bengal. Thank you, sir. श्रीमती रीति पाठक। धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, मैं मेरा आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से निवेदन है और उनके समक्ष मैं अपना विषय पहुंचाना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी की वर्षों से लंबित सड़क परियोजना सीधी सिंगरौली सड़क जो राष्ट्रीय राजमार्ग 39 कहलाती है, उसका कार्य जो माननीय मंत्री जी ने इसमें विशेष रुचि ली थी और बहुत ज्यादा एफर्ट रहा था उनका, अभी तीव्रता से प्रारंभ हो गई। इसके लिए मैं इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से उनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। लेकिन धन्यवाद के साथ
मैं आग्रह भी करना चाहती हूँ कि सिंगरौली जिला हमारा औद्योगिक इकाई वाला जिला है और यहाँ पर लगातार भारी वाहन, जो वाणिज्यिक वाहन होते हैं, उनका आवागमन बना रहता है और अत्यधिक आवागमन होने के कारण ये जो रीवा रांची रोड है हमारा, जो NH39 ही कहलाता है, इसका 4 लेन होना अध्यक्ष महोदय पर्याप्त नहीं है। इसलिए यदि मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि यदि इस बजट में रीवा रांची रोड को 6 लेन के निर्माण हेतु सम्मिलित कर लिया जाता है तो मेरे पिछड़े संसदीय क्षेत्र सीधी के विकास की दिशा में यह कदम मील का पत्थर साबित होगा। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अंत में इतना ही अनुरोध है कि रीवा रांची राष्ट्रीय राजमार्ग की स्वीकृति अगर 6 लेन हेतु प्रदान कर दी जाती है तो इस राजमार्ग के वृहदीकरण से न केवल मेरे संसदीय क्षेत्र अपितु 3 राज्यों के विभिन्न संसदीय क्षेत्रों को विकास की गति मिलेगी। श्री मुकेश राजपूत जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सड़क परिवहन राज्य मंत्री जी से का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने देखा कि सड़क परिवहन मंत्रालय की अनुदान मांगों के समय पर सभी सांसदों के द्वारा एक स्वर से माननीय मंत्री जी का, सभी सांसदों के द्वारा माननीय मंत्री जी का सभी ने आभार व्यक्त किया। मैं इसी के साथ आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि माननीय मंत्री जी ने वर्ष 2017 में यूपी स्टेट हाईवे 29 को नेशनल हाईवे 730 में 730C में परिवर्तित किया था। इसके बाद 2018 में इसकी DPR भी बन गई, परंतु आज तक नेशनल हाईवे 730C का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। ये नेशनल हाईवे बहुत ही जीर्ण है। स्थिति हमारे यहाँ ये है कि सड़क जो हाईवे है वो गड्ढे में तब्दील हो गया, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 730C को अविलंब बनवाने की कृपा करें, तथा मेरा एक सुझाव और है माननीय मंत्री जी से कि ग्वालियर, भिंड, इटावा, बेवर तक NH90 को बेवर, फर्रुखाबाद, टनकपुर तक NH 730C को जोड़कर एक सामरिक महत्व के इस नेशनल हाईवे को एक एक्सप्रेस वे के रूप में बनवाने का कष्ट करें, जिससे भारतवर्ष की बड़ी बड़ी सैनिक छावनियां एक ही मार्ग पर होंगी, जिससे कि हम चाइना बॉर्डर तक आसानी से पहुंच सकेंगे तथा भारत को दक्षिण भारत से उत्तरी भारत को जोड़ने का एक नया एक्सप्रेस वे भी मिल जाएगा। ये एक्सप्रेस वे लगभग 400 किलोमीटर लंबा होगा तथा ये भारत के प्रमुख एक्सप्रेस वे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। श्री राहुल कसमा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मेरी लोकसभा क्षेत्र और राजस्थान के युवाओं की एक बहुत बड़ी चिंता है, जिसके बारे में मुद्दा उठाना चाहता हूं। बीते हुए 2 साल से कोरोना काल के कारण आर्मी की भर्ती राजस्थान के अंदर हुई नहीं है। मेरी लोकसभा क्षेत्र शेखावटी बेल्ट का हिस्सा है, जिसमें बहुत से हमारे युवा साथी देश की सेना के अंदर कार्य करते हैं और देश के लिए जान देने का भी काम करते हैं। लोकसभा क्षेत्र चूरू, गंगानगर हमारा है, हनुमानगढ़ है, जालोर, सिरोही, सभी ऐसे जिले हैं जहां पे पिछले 2 साल से भर्ती नहीं हुई। मेरे आपसे अध्यक्ष ये कहना है कि 2 साल से भर्ती होने के कारण कई बच्चों की एज भी ओवर हो रही है। मैं आपके मार्फत सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिन बच्चों की एज का जो फर्क आएगा उनको रिलैक्सेशन देना चाहिए, और साथ ही साथ में जो अनिश्चितता है कि भर्ती कब होगी, क्योंकि युवाओं का समय जाता जा रहा है, 2 साल हो गए हैं और आने वाले समय में भी अध्यक्ष महोदय मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सरकार कम से कम एक 2 साल 4 साल का गैप दे, क्योंकि बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, कोई क्लियरिटी नहीं हो पाती और आज भी सर क्लियरिटी नहीं हो पा रही है। 2 साल से पूरे राजस्थान में भर्ती बंद पड़ी हुई आर्मी की, बच्चों को भर्ती कराने का आप एक मौका सरकार दे, मेरा आपसे यही निवेदन है। मैं सूची पे बाहर के नाम ले रहा हूं, कृपया 1 मिनट में बात रखें जिससे अधिकतम मान्य सांसदों को अवसर मिल सके। श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी।
मैं अपने लोकसभा क्षेत्र की बात करूं या पूरे प्रदेश की बात करूं, आज जिस गरीब आदमी के पास पीएम आवास की योजना नहीं मिल पा रही, उसका मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, लगभग 30 से 40% लोग राजस्थान की ढाणियों में बसते हैं, और जो लोग ढाणियों में बसते हैं वो या तो सवाई चक की जमीन में बसे हुए हैं या चरागाह की जमीन में बसे हुए हैं, लेकिन उनके पास पट्टा नहीं है। पट्टे देने की पावर सवाई चक की जमीन की तो कलेक्टर को है और चरागाह की पावर प्रदेश सरकार को है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने आज तक न तो कोई सवाई चक जमीन में किसी कलेक्टर ने पट्टा दिया और न ही कोई चरागाह की फाइल प्रदेश गवर्नमेंट को भेजी। इसलिए आज 30 से 40% लोग बिना पीएम आवास के कच्चे मकानों में रह रहे हैं। प्रदेश सरकार ने कार्यक्रम चलाया था प्रशासन गांव के संग, लेकिन उसमें सिर्फ जो लोग आबादी में बसे हुए थे और पक्के मकान थे उनको पट्टे दिए, ना कि उस गरीब आदमी को मिला। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री की जो सपना है कि गरीब आदमी को मकान मिलना चाहिए, इसके लिए दोबारा से अध्यक्ष महोदय इसकी दोबारा से सर्वे किए जाए। और Thank you very much, sir, for allowing me to raise an important issue here. So marriage is a crucial institution in the society, reinforcing several societal structures, not all of which are based on equality. Several models of marriages have been adopted by communities from time immemorial, but way back 50 years ago, the most revolutionary iconic leader of self-respect movement, Thandai Periyar, has advocated self-respect marriages juxtaposed against the Hindu marriages which were solemnized by a priest in the Sanskrit language, because it is an alternative feminist, providing a feminist dialogue, giving equality between man and woman. Marriage is made in heaven, they say, but Periyar insisted that marriages should be decided both by a man and a woman, which is enshrined as a fundamental right in the Constitution. So Tamil Nadu was the first government to make it as a legalized one. And the credit goes to our founder leader, Peraringer Anna. What I would ask here is to consider the Union government to make please. to become a legalized one from the country. 1 minute. अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से काला नमक चावल जो गौतम बुद्ध के कार्यकाल में वो एक बुद्ध के प्रसाद के रूप में भगवान गौतम बुद्ध दिया करते थे, और आज वो काला नमक चावल न केवल उसकी मांग उत्तर प्रदेश या देश में है, बल्कि उसकी मांग अब सिंगापुर में, नेपाल में, और यहाँ तक कि उसको अमेजन अपने डिपार्टमेंट स्टोर ने भी ले लिया है। और आज उस चावल में न्यूट्रिशन वैल्यू बासमती से ज्यादा है, पानी भी कम लगता है, और इससे किसानों की आय भी दुगनी हो सकती है, उससे भी ज्यादा, क्योंकि बासमती से भी ज्यादा इसकी कीमत है। इस चावल में महक है, इस चावल में न्यूट्रिशन वैल्यू है। और पिछले साल 20 टन इसका सिंगापुर में हुआ था एक्सपोर्ट, और इसी तरह से इस साल 30 टन हुआ और नेपाल में भी गया और डिपार्टमेंटल स्टोर पे भी गया। तो आज उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में लिया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और वाणिज्य मंत्रालय से चाहता हूं और कृषि मंत्रालय से कि ये जो काला नमक की पैदावार नेपाल की तलहटी में है, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर या श्रावस्ती, बहराइच, इसको एक एग्री सपोर्ट जोन बनाने की जरूर निर्णय ले भारत सरकार, और इसमें ये सपोर्ट बनाना चाहिए। धन्यवाद सर। जी चेयरमैन साहब, धन्यवाद, थैंक यू। हम तो थोड़ा 2 मिनट में बात बताएंगे आपको। बेहतर से सर स्पोर्ट्स मिनिस्टर को कुछ बोलना चाहते हैं, इसलिए हम रिप्रेजेंट करते हैं स्पोर्ट्समैन, उसीलिए हम हमारे लिए नहीं, सब इंडिया का जो स्पोर्ट्समैन है वो लोग को थोड़ा बहुत सपोर्ट करने के लिए, वो लोग सपोर्ट मिलते भी, बहुत गरीब है सर। फर्स्ट पॉइंट है जो ओलंपिक जो गए सबको हम लोग इधर से हमारा गवर्नमेंट से पेंशन देते हैं सर। पेंशन इतना कम थी सर, 1000-2000 में खाना नहीं मिलते सर। हमारा रिक्वेस्ट है करीब 20,000 दे दो, कोई तकलीफ नहीं, जरूरत पड़े एमपी का पैसा लेके दे दो, हम लोग को 20,000 दे दिए, खाना नहीं मिलते लोग, इतना तकलीफ में है ओलंपियंस लोग। अनदर थिंग इज देयर सर, अनदर थिंग इज देयर, जो अभी ओलंपियन लोग अभी छोड़ के
पैसा खाने का नहीं, थोड़ा कुछ नहीं है। आप लोग मिनिस्टर साहब करिए। सेकेंड पॉइंट सर, लास्ट जो अर्जुन अवार्ड मिले पूरा भारत में स्पोर्ट्स में अर्जुन अवार्ड मिले, तो वो लोग ट्रेन का एक पास मिलते थे सर, ट्रेन का एक पास दोनों का, हस्बैंड वाइफ का, बाकी किसी का, वो बंद हो गया। तो गरीब आदमी थोड़ा ऑल प्लेयर बहुत गरीब है पुराना सर, हमारा विनती है, हमारा लिए नहीं, ये जरूर आप लोग करके दीजिए जी। धन्यवाद। श्री सीपी जोशी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपसे विषय परिवर्तन की भी अनुमति चाहूंगा। राजस्थान में जिस प्रकार से महिलाओं पर, बच्चों पर अत्याचार हो रहा है, उस प्रकार से धर्म को कुचलना का भी काम राजस्थान की सरकार कर रही है। मेरे चित्तौड़गढ़ जिले में एक शिव जी का और हनुमान जी का मंदिर तोड़ा गया। सालासर में हनुमान दरबार, हमारे राम दरबार का गेट द्वार तोड़ा गया। और अभी भीलवाड़ा जिले में देवनान मंदिर, जिनको गो पूजक के रूप में माना जाता है, सभापति महोदय मेरे आपसे विनती है कि भीलवाड़ा जिले में वो देवनान मंदिर है, उसको तुष्टीकरण की नीति के कारण वहां द्वार नहीं खोले जा रहे और तुष्टीकरण की नीति वहां की सरकार अपना रही है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांगे कि वहां धर्म को कुचलने वाली सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई करें और जिस प्रकार से वो द्वार बंद है उनको द्वार को खोलने की अनुमति प्रदान कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष। Sir, in 2014, Sanskrit was introduced in the Kendriya Vidyalaya school curriculum and it was made compulsory instead of optional subject. And now the regional languages are not taught in the Kendriya Vidyalaya schools, and the rules say that when a minimum of 20 students opt for the language, temporary teachers will be appointed to teach the regional language in Kendriya Vidyalaya schools, and there is no assessment also. So I request the government to ensure that regional languages are made compulsory and taught in Kendriya Vidyalaya schools, because the government supports the Kendriya Vidyalaya schools. Thank you, sir. महोदय, मैं आपका ध्यान मेरे लोकसभा क्षेत्र करनाल के जो रेलवे स्टेशन है, मैं माननीय रेलवे मंत्री जी से आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये 130 साल पुराना स्टेशन है और राष्ट्रीय धरोहर भी इसको बनाया गया है, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इसको जंक्शन नहीं बनाया गया, जिसके कारण आधे से ज्यादा ट्रेनें, लगभग 125 ट्रेनें चलती हैं। दिल्ली चंडीगढ़ का सबसे व्यस्त रेल मार्ग है ये, लेकिन आधे से ज्यादा ट्रेनें यहाँ पर रुकती नहीं है। आपके माध्यम से ये मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि इसको जंक्शन का दर्जा दिया जाए ताकि यहाँ ट्रेनें रुके। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसी के साथ ही रेलवे से जुड़ा हुआ है कि करनाल यमुनानगर की एक लाइन हमारी पास हुई थी, पीछे उन्होंने बोला कि 3-4 सालों में ये बन जाएगी, उसका कोई ऑब्जेक्शन लगाकर काम को डिले किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि उसको भी जल्द शुरुआत की। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जब भाखड़ा नंगल डैम का निर्माण हुआ था तो पंजाब एक सूबा हुआ करता था। उस डैम का एक हिस्सा नंगल मेरे संसदीय क्षेत्र में पड़ता है और दूसरा अनुराग ठाकुर जी के संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। 1967 में जब पंजाब का विभाजन हुआ तो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड बनाया गया। जो सेक्शन 79(5) है इस कानून का, इस भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड को चलाने का पैसा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और कुछ पैसा हिमाचल प्रदेश देता है। इस प्रोजेक्ट का सबसे ज्यादा फायदा आज भी पंजाब और हरियाणा को होता है और औपचारिकता रही है 1967 से कि जो मेंबर पावर है वो पंजाब से रहते हैं और मेंबर इरिगेशन है वो हरियाणा से रहते हैं। अभी सरकार ने नए रूल्स नोटिफाई किए हैं और इन रूल्स में ये जो डी फैक्टो पोजीशन है उसको डी जूरे नहीं किया गया। तो मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये जो नए रूल्स नोटिफाई किए गए हैं पंजाब से डिस्क्रिमिनेट करते हैं और इन रूल्स को वापस लिया जाना चाहिए, इन पर दोबारा पुनर्विचार करने की जरूरत है। श्री अबू ताहिर खान जी प्लीज। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सभापति महोदय, প্রায় 5 বছর যাবৎ ভারত সরকারের যে বিএডিপি এলাকা উন্নয়নের টাকা সেটা পাওয়া যায়নি। দীর্ঘদিন সেই রাস্তাগুলোর অত্যন্ত বেহাল অবস্থা।
পশ্চিম বাংলার সীমান্তবর্তী এলাকা, বাংলাদেশ যে সীমান্তবর্তী এলাকা, সেই সীমান্তবর্তী এলাকার আমার কনস্টিটুয়েন্সি মুর্শিদাবাদ প্রায় 120 কিলোমিটার রাস্তায় অত্যন্ত বেহাল অবস্থা। সেই রাস্তাগুলো চলার উপযুক্ত নেই এবং যে ব্রিজগুলো ছিল সেগুলোর অবস্থাও অত্যন্ত করুণ এবং অত্যন্ত খারাপ। আপনার মাধ্যমে ভারত সরকারের বিভাগীয় মন্ত্রীর কাছে দাবি করছি যে বিএডিপি এলাকা উন্নয়নের যে টাকা, সেই টাকায় অন্তত বিগত 5 বছর এই এলাকা উন্নয়নে কোনো কাজ হয়নি, রাস্তাগুলো অত্যন্ত খারাপ। তাই অতি সত্ত্বর দ্রুততার সঙ্গে টাকা মঞ্জুর করে সেই এলাকার 120 কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা, সেটা জলঙ্গি, রানীনগর বিস্তীর্ণ এলাকা, ভগবানগোলা, করিমপুর, নদিয়ার সীমান্ত এলাকা এবং বিশেষ করে বিএসএফদের যাতায়াতের অত্যন্ত দুরবস্থা হচ্ছে। সুতরাং অতি সত্বর এই রাস্তাগুলো মেরামত করা হোক এবং নতুন নতুন যে রাস্তাগুলো আছে সেগুলো মঞ্জুর করার জন্য দাবি রাখছি। धन्यवाद की कार्यवाही शुक्रवार 25 मार्च 2022 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।